13 जोड़ी नई सेवा शुरुआत की है, 14 जोड़ी सेवा विस्तार किया है और 6 जोड़ी ट्रेनों को फ्रीक्वेंसी बढ़ाई दी गई है। इन रेलगाड़ियों का सेवा मैंने आपको दिया है। अध्यक्ष, हमारा सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है खरगोन बड़वानी के बारे में। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि खड़वा धार वाया खरगोन बड़वानी आदिवासी बहुल क्षेत्र है। नई ब्रॉडगेज लाइन के लिए सर्वेक्षण 2010-11 में पूरा किया गया था। तत्कालीन योजना आयोग ने परिवर्तन को सैद्धांतिक अनुमोदन नहीं दिया था, इसलिए आर्थिक रूप से व्यावहारिक होने के कारण से आगे नहीं बढ़ाया जा सका। हालांकि इस नई लाइन के लिए फिर से सर्वे की मंजूरी मिली है। सप्लीमेंट्री। मेरा माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से पुनः एक प्रश्न था कि मध्य प्रदेश में ट्राइबल बाहुल्य जिले हैं और ये आकांक्षी जिले में आता है बड़वानी और धार और खंडवा भी, और इसलिए ये नई परियोजनाएं इसकी स्वीकृति दी जाए और ये प्रस्ताव में भी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंदौर मनमाड़ का भूमि पूजन भी किया है, जो पिंक बुक में भी दर्ज है। कृपया उसके बारे में वस्तुस्थिति बताई जाए। क्या हो गया इनको? क्वेश्चन नंबर 242 प्रताप राव पाटिल। माननीय मंत्री जी, सीएन अन्नादुराई, हर्षमित कौर, सब मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि मानसा शहर के बीच में जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रेलवे की साइडिंग है सर, वो शहर के बिल्कुल बीच में है और वहाँ पे सारी रेक्स, चाहे एफसीआई की लोडिंग अनलोडिंग होती है, सीमेंट के रेक्स आते हैं या वहाँ पे फर्टिलाइजर, सीमेंट जो कुछ आता है, ये सब उधर मानसा शहर के बीच के साइडिंग में होती है, जिस करके शहर में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। किसी ने अस्पताल, स्कूल जाना है तब भी वो ट्रकों के बीच में से। सर मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या इसको एक फॉरवर्ड मूवमेंट, एक नरेंद्रपुरा जो गाँव है वहाँ पे इस चीज को शिफ्ट किया जाए ताकि ये शहर को ये सहूलत मिल जाए और ये एक्सीडेंट्स हमारे रुक जाए। ये शहर में बहुत बड़ा मांग है। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न मध्य प्रदेश के बारे में है, इसके लिए अलग से प्रश्न पूछना पड़ेगा। मान बेनीवाल जी। अध्यक्ष महोदय, ये पर्सन संख्या 253 जो मेरा, इसको मैं इसके अंदर कल्प कर रहा हूँ। क्या रेल मंत्रालय के मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि रेल मंत्रालय के विजिलेंस विभाग ने रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा KRCL नामक कंपनी द्वारा तुलना से अधिक हुए वे सहित पूरे प्रकरण की जांच CBC के आदेश अनुसार आप भूल गए शायद। यदि हाँ तो इसका क्या निष्कर्ष निकला, हमारा आप जवाब दें। और सरकार इस मामले में 1600 करोड़ की राशि की हेराफेरी को देखते हुए ईडी से जांच करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? यही है कि मैं मध्य प्रदेश के बारे में है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 243 श्री भागीरथ चौधरी, संख्या 243। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के बारे में काफी मुझे आश्वस्त किया है और उन्होंने कहा कि सकारात्मक रूप से हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। परंतु मेरा इतना निवेदन है कि RUB और FOB मेरे जैसे नाला निर्माण है 293 नंबर मालियों की ढाणी के अंदर, वहाँ 30,000 की जनसंख्या उत्तर की दिशा में रहती है और दक्षिण की दिशा में पूरा शहर बसा हुआ है। वहाँ आने जाने में बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके बारे में आप जरूर कृपा करें, ताकि वो एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे ही मेरे विजयनगर, अजमेर, सुभाष नगर में, नसराबाद क्रॉसिंग और मसूदा बांदरवाड़ा में भी ये समस्या है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके
मार्फत में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये ज्वलंत समस्या है, इसको आप जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, देश भर में रेलवे की लाइन जहां से भी क्रॉस करती है, विशेषकर शहरों से, जहां पे उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाने की जरूरत है, जिसको हम रेलवे की भाषा में रोड ओवर ब्रिज बोलते हैं या रोड अंडर ब्रिज बोलते हैं, जो कि अंडरपास होता है। इसके बारे में देश भर में एक नया पॉलिसी का डिसीजन लिया जा रहा है अध्यक्ष जी, जो अभी विचाराधीन है कि जहां पर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है वहां पे यथासंभव रेलवे ही अपने फंड से उस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले ले, न कि राज्य सरकारों के ऊपर निर्भरता रखे। दूसरी बात, जो 3 लाख टीवीयू से ज्यादा वाले एलसीज हैं, उन सबको प्रायोरिटी बेसिस पे लिया जा रहा है और सिंगल एंटिटी बेसिस पे काम करने की कंप्लीट प्लानिंग हो रही है। और साथ ही साथ जिन जगह पे, कई जगह पे ऐसी जगह जहां पे रेलवे ने अपना ढांचा बना लिया है, लेकिन राज्य सरकारें उसमें बैलेंस जो पोर्शन बनाना वो नहीं बना पा रही है, वहां पर भी राज्य सरकारों के साथ बातचीत चल रही है कि कुछ प्रोजेक्ट आप ले लो, कुछ प्रोजेक्ट हम ले लेंगे, ऐसे मिलके हर प्रोजेक्ट में एक सिंगल एंटिटी बना के काम करें। अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना आपके मार्फत से मेरा मंत्री मोदी जी से निवेदन है कि 3 वर्षों में उक्त स्थानों पर बहुत बड़ी समस्या है, तो ओवरब्रिज, अंडर ब्रिज और फुट ओवरब्रिज, इसका निर्माण आप राज्य सरकार वो तो काम रोड़ा अटकाने का काम करती है, परंतु आप विशेष तौर से ध्यान देकर इस मेरे समस्याओं निदान करें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत सही बात कही है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो विकास के नाम पे राजनीति करते हैं। अध्यक्ष जी, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, कुछ लोग विकास के नाम पे राजनीति करते हैं। तो जरूर ऐसे जैसे भी जितने भी मसले ऐसे होंगे, वहाँ पे माननीय सांसद महोदय के साथ बैठ के हम इसका, आप जरूर पधारें मेरे यहाँ, हम इसका मिलकर समाधान ढूंढेंगे। तेज पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। रेलवे फुट ओवरब्रिज और ओवरब्रिज के कंस्ट्रक्शन में माननीय मंत्री जी, मेरे यहाँ कई जगहों पे कुछ विनियमताएं देखने को मिलती है, चाहे रेलवे द्वारा और चाहे जो प्राइवेट कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। कटहरी विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में 1 फुट ओवर ब्रिज के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था रेलवे में, जिसमें से मजदूर गिर करके नीचे जो तार लगे हुए थे इलेक्ट्रिक के, उस पर गिर करके उसकी मृत्यु हो गई। उसको अभी तक मुआवजे को लेकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं है और मेरा मंत्री जी से ये प्रश्न है कि इसके मुआवजे के लिए आपने क्या किया है और आगे चल करके पूरे देश में अगर ऐसे मुद्दे हो रहे हैं तो लेबरों की सुरक्षा और सेफ्टी के लिए क्या प्रावधान किया जा रहा है और कैसे इसको सुनिश्चित किया जाएगा? अध्यक्ष जी, जिस तरह से बड़े पैमाने पे काम चल रहा है, उसमें एक बड़ा परिवर्तन इस तरह से लाया जा रहा है कि जितने भी सेफ्टी प्रैक्टिसेस हो, उन पूरे के पूरे सेफ्टी प्रैक्टिसेस को रिवैम्प किया गया है। और जो डिजाइन है सिस्टम्स का, एक तो आरओबी के स्टैंडर्ड डिजाइन बनाने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि कई जगह ऐसा हो रहा है कि डिजाइन में वेरिएशन के कारण फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो स्टैंडर्ड डिजाइंस बनाई गई है और विशेषकर जो अंडरपासेस हैं, अंडरपासेस के लिए भी स्पेशल एक डिजाइन बनाया गया है। तो इस तरह की जो भी जानकारी आएगी, इस तरह का जो भी विषय आएगा, उसके ऊपर जरूर उसका यथोचित कार्रवाई होगी। और माननीय रितेश जी के तो बहुत सारे विषय थे उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनके ऊपर अभी हाल ही में बंगा विश्वनाथम भी लिया गया। श्रीमती बंगा विश्वनाथम। Chairman sir, I would like to know from the Honorable Minister, as safety remains the focus area of railway operations, what measures is the government taking with respect to mechanized maintenance and inspection for overbridges, underpasses and foot-over bridges? In order to ensure safety and prevent accidents, unmanned level crossings, could the minister state whether the government has installed Kavach automatic train protection system in all trains being operated by the Indian Railways? I would like to know from the Honorable Minister, sir. Sir, day by day habitations around the railway lines are there, sir. Waterways should be altered according to go to even ambulances, sir. Thank you so much, sir. Honorable MP has raised a very important point, Honorable Speaker, sir.
point that she has raised, there are actually 4 points in this. I'll address one of them. Definitely, wherever the waterways and the path of the underpass is actually causing issues in the inhabitations around it, we have taken up a very detailed survey of each and every underpass, Honorable Speaker, sir. And wherever there are problems, we are redesigning the entire underpass. We have also come up with a new design for the RUBs, the underpasses, because somehow, because of the terrain, there are places where water is really getting inside the underpass, and there we have put motors, but motors is not a very sustainable solution. So we are redesigning the entire RUB, sir. श्री श्याम सिंह यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वैसे तो माननीय रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर माननीय गडकरी साहब की बड़ी कृपा है कि उन्होंने अपने विभाग से एक स्कीम के तहत जौनपुर के 7 फ्लाईओवर सैंक्शन कर दिए हैं, लेकिन माननीय रेल मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि मार्च में उन्होंने एक फ्लाईओवर जौनपुर से इलाहाबाद वाली रोड पर नईगंज को बनाना स्वीकृत किया था मुझसे व्यक्तिगत रूप से, और एक ट्रेन अकाल तख्त एक्सप्रेस को जौनपुर सिटी में रोकने का वादा किया था। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी क्या प्रगति है और ये काम कब तक होगा। माननीय रेल मंत्री जी, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स देश में आज करीब 1200 से अधिक फ्लाईओवर बन रहे हैं। मैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के बारे में लाके लिस्ट भी दे सकता हूं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद महोदय से, कार्यालय में मैं हमेशा मिलता हूं शाम के टाइम में, तो एमपी साहब के लिए कोई अपॉइंटमेंट की भी जरूरत नहीं होती, कभी भी पधारे, और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का इंडिविजुअली उनको मैं वहां पे जवाब देता हूँ। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Tough. On the diplomatic front also see that Chinese ship does not indulge in spying and other activities which would compromise our national security. I would demand that the minister should make a statement on the floor of the House about this serious matter. Thank you. Thank you. Whoever want to associate, please send their names. I do agree it's a serious issue. Sri Vinay Viswam. Thank you, sir. Sir, the Pradhan Mantri Poshan Yojana is a good scheme which is meant to assist the children from the poor families to have a healthy growth. That scheme is really good. But in many cases, the new direction by the government to link it with Aadhaar is causing problems. In many families in villages and poor families, the mothers or the parents don't have Aadhaar cards. That means those children of those families, those parents, they are denied of this right. So please see that linkage of Aadhaar in this case is a wrong step and it should be repealed immediately. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Good. Sri Brijlal.
धन्यवाद सर। मैं आपके माध्यम से कई राज्यों में राजकीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के मापदंड पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, यूजीसी की गाइडलाइन है कि अगर पीजी में सामान्य वर्ग का है तो 50%, ओबीसी 45% और अनुसूचित जाति और जनजाति का है तो 40% अंक जरूरी है। अगर इतना है तो उसके पास और डिग्री है, पीएचडी है, एमफिल है तो अप्लाई कर सकता है। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ये मापदंड ग्रेजुएशन पर भी लागू किया है कि आपको ग्रेजुएशन में भी सामान्य है तो 50, ओबीसी है 40 और अनुसूचित जाति है ओबीसी 45 और एससी हैं तो 40% मार्क लाना जरूरी है। ये लोग अगर कोई गलती से ग्रेजुएशन में 40% या जो मापदंड है नहीं ला पाया तो भले वो पीजी में टॉप किया हो, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, जो यूजीसी गाइडलाइन के अगेंस्ट है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत सरकार को एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि जो यूजीसी की गाइडलाइन है वो सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के जो प्रार्थना पत्र अप्लाई किया जाता है वो मापदंड हर जगह लागू होना चाहिए। धन्यवाद ब्रिजलाल जी। संत बलबीर सिंह पंजाबी में बोलेंगे। सर, आपका ध्यान पंजाब के मालवा सेम के इलाके दिलाना चाहना। पंजाब के मुक्तसर ते फाजिलका 2 जिले है जिहड़े इस वेले सेम की मार दे विच है, जिथे बहुत बारिश हो गई है, पानी जिहड़ा हैगा इकट्ठा हो गया ते जिथे लोग बेबसा सी। 23 जुलाई नूं उन्हां 4 पिंडां विच जाके आए, मिड्डा पिंड, बाम पिंड, तरखान वाला, लखीरे वाला, लकड़ वाला ते महापद्धर। इन्हां पिंडां दे विच फसलां डुब गईयां ते नरमे की फसल मर गई है, झोना मर गया ते एक इहो जिहे परिवार है कि उन्हां कोल पशु चारा है नहीं। उन्हां दे कोल उन्हां दे एक गद्दा पिंड डोब दा पिंड एक किसान रंजन सिंह जी ने, वो पंचायत मैंबर भी है, उन्हें खुदकशी कर ली है। माल विभाग के अनुसार मुक्तसर जिले में 1 लाख एकड़ के करीब पानी दे विच फसलां डुब गईयां। फाजिलका दे विच 40,000 एकड़ पानी दे विच डुब गई। उत्थे हालात इन्ने माड़े हैं कि लोगों के सिर कर्जा चढ़िया, कईयां दे 4-4 साल हो गए उन्हां दे फसलां नहीं होईयां। सो एक सब तो वड्डी समस्या जिहड़ी है फाजिलका दे विच कि जिहड़ा पाकिस्तान दा बॉर्डर जिहड़ा है वो नाल लगदा ते 22 ट्रेनां जिहड़ियां है वो फाजिलका दे विच जाके इकट्ठियां हुंदियां, पानी लेके जांदियां। मोहरे पाकिस्तान वाले बन्ने बंन लगा होया, वो पानी नूं पाकिस्तान दे विच एंटर नहीं होण दिंदे। सो वो एरिया सारा ही सेम दे विच मरिया होया। उन्हां इलाकों की इन्नी हालात माड़ी है क्योंकि एक तां पानी गंदे भी है, प्रदूषित भी है, उहदे नाल पानी इकट्ठा होने दे नाल उस इलाके दे विच इन्नियां सीरियस बीमारियां वा जिन्हां दा देख के हैरान होंगे। पिंड दे विच अपंग बच्चे जिहड़े है वो पैदा हो रहे हैं। बहुत वड्डी प्रॉब्लम है जिहड़ी इस वेले उत्थे उस एरिया दे विच। सो उत्थे असीं बेनती करदे हां कि तुहाडा सरकार दा ध्यान दिवाउणा चाहुंदे हां कि एक तां पानी जिहड़ा हैगा पाकिस्तान वाले पासों उहनूं खोलिया जावे, उन्हां दे नाल गलबात कीती जावे ताकि उस इलाके नूं राहत मिले। दूसरे जिहड़े पीड़ित किसान आ जिन्हां दीयां फसलां डुब गईयां उन्हां नूं राहत दित्ती जावे। उहदे नाल ये लगातार सेम दी समस्या जिहदे वास्ते कल्ला पंजाब सरकार नहीं सेंटर सरकार भी अपना योगदान पावे क्योंकि जिहड़े रेगूलर परिवार जिहड़ा हैगा जिन्हां दीयां फसलां मर जांदियां गुलाबी सुंडी दे नाल पिछले साल जिहड़ियां फसलां मर गईयां। जदों एक जिमींदार इस तरह जिहड़ा है ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ नहीं हुंदी अखीर दे उत्ते खुदकशियां ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। पंजाब दा पानी मुक रहा, पानी सुक रहा, किसान जिहड़ा है वो खुदकशियां कर रहा। सो असीं बेनती करांगे कि उन्हां किसानां दी उस इलाके दी जिहड़ी है बांह फड़ी जावे ताकि जिहड़ा ये मसला हल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तुसी चंगा बोलिया है, आपको अभिनंदन। श्रीमती ममता मोहंता। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। ओडिशा के मयूरभंज जिले में जातीय उद्यान शिमलीपाल है। जंगल और परिवेश विभाग इस उद्यान को जातीय उद्यान की मान्यता नहीं दे रहे हैं और इस जंगल में जो शिकारी लोग जानवर को मारते हैं
हर रोज जानवर मरते हैं और देखा जाता है कि जो वन्य प्राणी भटककर सब गांव के इलाके में आ जाते हैं। कुछ साल में देखा जाता है कि यहाँ वन्य प्राणी के शिकारी लोग शिकार करते हैं और बड़े बड़े पेड़ को काटकर बाहर चालान करते हैं। जंगली प्राणी गांव में शहर को भटक चल आ रहे हैं। साल में हर बार पश्चिम बंग झारखंड के हाथी शिमलीपाल को आते हैं। शुरू में हाथी के लिए कॉरिडोर बनाया गया था, लेकिन अब इसी हाथी कॉरिडोर को मरम्मत नहीं किया जा रहा है। इसीलिए जंगली हाथी रास्ता भटककर गांव और शहर इलाका को आ रहे हैं। ज्यादातर मयूरभंज जिला के राजगोविंदपुर, बेतनोटी, सुलियापदा, बांगरीपोशी, चित्रोड़ा, सारसकोना, बिसोई ब्लॉक के जन बस्ती में इलाके में आकर घर तोड़ते हैं और कृषि क्षेत्र नुकसान करते हैं, प्राण हानि करते हैं। उदाहरण स्वरूप इस साल 10 से ज्यादा लोग का जान गया है। लेकिन हाल ही में NH-49 में हाथी चले आने के कारण लोगों को बहुत दिक्कत हुआ था। हाथी गुस्से से आकर एक चलती हुई बस और कार को आक्रमण किया था। आपको बताना चाहूंगी कि पिछले 12 साल में ओडिशा में 954 हाथी का मृत्यु हुआ है। केवल 2019 के आज तक 254 हाथी मरे हैं और पिछले 3 सालों में हाथी ट्रैक के लिए 8 करोड़, हाथी को भगाने के लिए 70 करोड़ खर्च हुआ था। 2019 से आज तक हाथी के आक्रमण से 342 लोग का मृत्यु हुआ है और 369 शारीरिक आघात हुए हैं। जंगल और परिवेश विभाग को मेरे अनुरोध है कि शिमलीपाल में हाथी कॉरिडोर का मरम्मत करे, वन्य प्राणी और लोगों का जीवन रक्षा करे और शिमलीपाल का जातीय उद्यान का मान्यता दे। धन्यवाद। श्री रुजिनो वैक्यूम फेडरल। Thank you, Mr. Chairman. I wish to inform that prior to the liberation of Goa, 1961, Goa's economy was a money order economy because virtually every Goan was working abroad. Every alternate house, there was a seafarer who was working abroad. And I'm very happy that the seafarers community in Goa has played a very immense contribution not only for the economy of Goa, but for the economy of the country, because they used to remit foreign exchange, which are very precious for the country. During COVID-19, we are very proud that the Goan seafarers has played a yeoman service all over the world. They work hard. Today, what pains me, that even though every alternate house in Goa are seamen, their condition is very bad. Because overall economic meltdown, there is rampant unemployment, and there is hardly any system to give them pension. Today, I request to Honorable Chairman that the Shipping Ministry looks into the matter. They were getting a pension of 200 rupees per month. That also has stopped. It is a shame that these people who have played such a great role in the history of this country are today not having any pension scheme, not having any ex gratia. The 200 rupees ex gratia is also stopped now. So I request that please either enhance this amount or bring an honorable pension scheme so that they and their families can live a life of honor and dignity for having contributed so immensely for the economy of this country. Thank you, Federaji. Sri Rajamani Patel, whoever want to associate, send your name by slip. माननीय सभापति जी, मनरेगा योजना के तहत मध्य प्रदेश के कार्यों में किए गए भ्रष्टाचार के संबंध में
मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मनरेगा योजना अंतर्गत रीवा में सभी गौशाला निर्माण का कार्य मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था। निर्माण एजेंसी भी पंचायत को बनाया गया था, लेकिन जनपद के अधिकारियों द्वारा बिना किसी अधिकार और कानून के अधिकांश गौशाला का निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों से छीनकर प्रदेश के तथा जिले के बाहरी व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें आवास भारद्वाज राजाराम कुशवाहा की टीम को दिया गया। इसमें कई व्यक्तियों का गिरोह काम कर रहा है। गिरोह के लोगों द्वारा बेरोजगार युवकों को रोजगार का लालच दे करके आभास की टीम एनजीओ ने रोजगार युवकों से सुरक्षा राशि के नाम पर 1.5 से 2 लाख रुपए तक वसूल किया है। गौशाला का खाका सरकारी इंजीनियरों द्वारा बनाया गया, जिसमें से लेकर के जनपद तक के अधिकारियों का हाथ रहा है। पेटी ठेकेदारों को बेरोजगारों ने हनुमाना, मऊ, सिरमौर, जवा में काम भी शुरू किया गया, उसका भुगतान नहीं किया। कुछ का भुगतान ग्राम पंचायतों के बिना अनुमोदन के माननीय सभापति महोदय, बिना उनकी जानकारी के मूल्यांकन के अभाव में दीनदयाल ट्रेडर्स को भुगतान कर दिया गया, जो पूर्णतः अवैधानिक है। कई बेरोजगारों को ठगा गया, करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया। बार बार मंत्रियों से आग्रह किया गया कि जांच की जाए, कार्रवाई की जाए, बेरोजगारों को न्याय दिया जाए, लेकिन आज तक उनको न्याय नहीं मिला, इसकी जांच नहीं हुई। मैं सदन से आग्रह करना चाहता हूं, माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच कराई जाए, बेरोजगारों का लंबित राशि का भुगतान किया जाए तथा विधि विरुद्ध काम करने वाले सदस्यों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और बेरोजगार युवकों को जिनका शोषण हुआ है उनको न्याय मिल सके। धन्यवाद राजामणि जी। श्री अजय प्रताप सिंह। अजय प्रताप सिंह, मेरा स्पेशल आपका 0 आवर 0 स्पेशल मेंशन में लगाया था। हाँ, डिमांड टू प्रोवाइड होम डिलीवरी, वो स्पेशल मेंशन में लेना चाहते हैं आप? बोल देता हूं, बोल दीजिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व सैनिक एवं सेवारत सैनिकों को सस्ते दर पर विभिन्न वस्तुएं प्राप्त हो, इसके लिए भारतीय सेना द्वारा सीएसडी कैंटीन की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। ये कैंटीन सामान्यतः विभिन्न रेजिमेंट के पदस्थी के स्थान पर स्थित रहती हैं अथवा देश के ऐसे प्रमुख शहर जहां पर सेना के जवान या अधिकारी निवास करते हैं, वहां पर ऐसी ये कैंटीन विद्यमान है। लेकिन इन कैंटीनों के माध्यम से जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको सेवा पर्याप्त नहीं मिल पाती है। आज तकनीकी का जमाना है, बाजार का स्वरूप बदल रहा है। बाजार अब बाजार से निकलकर लोगों की मुट्ठी में पहुंच गया है और इसीलिए उस तकनीकी का प्रयोग करते हुए जिस तरीके से फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियां अपने उत्पादों की होम डिलीवरी करती हैं, उसी तरीके से ये जो सीएसडी कैंटीन की सुविधा है, इस सुविधा का अधिक से अधिक सैनिक उपयोग कर सके, भूतपूर्व सैनिक उपयोग कर सके, तो इस सेवा का भी डिजिटलाइजेशन हो, ऑनलाइन के माध्यम से ये सेवा सैनिकों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि देश के सुदूर कोने में भी निवास करने वाले सैनिकों को इस सेवा के माध्यम से सस्ते दर पर विभिन्न उत्पाद प्राप्त हो सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अजय प्रताप जी। श्री संतोष कुमार। Thank you, Chairman, sir. It's a harsh Indian reality that we are facing medical inflation. So no one can deny this fact. It's a matter of fact that India is the 3rd largest manufacturer of medicines, and we have the lowest production cost also. But unfortunately, the medical inflation in this country is very high, and it is 14% if we compare with other Asian countries. And secondly, according to the report of the Ministry of Statistics, in this year itself, it was shot up by 7.21%. There is no point in making elaborate details on these percentages, but the reality is that an ordinary Indian it is very difficult for an ordinary Indian to afford medical costs.
So we have 355 essential medicines which are listed in the national list of essential medicines, and the prices of all these medicines were steeply hiked. So, and 63% of expenditure is for medicines also. I mean, as far as the lower middle income groups are concerned. So what I request is that we need to rethink about our medical policies. We need to deposit more on, spend more on healthcare, and pharma companies must be controlled at any cost. There is a recent Supreme Court verdict. I don't know on which date it was exactly pronounced, but it says that medical companies they are giving freebies to doctors, which are banned by law, but even then they are claiming tax exemption also. So these medical companies, no one is opposing medical companies to earn profits, but they are getting abnormally high profits. So these are the realities. Therefore, I urge to make health a fundamental right. Secondly, these companies must be controlled, and we have to spend more on healthcare. Thank you, Santosh Kumarji. See the advantage of smooth running of the House. Sri Harbhajan Singh. Sri Harbhajan Singh. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे आज मौका मिल रहा है यहाँ बोलने का और आप सबके बीच में आया हूं। तो माननीय महोदय जी, मैं अफगानिस्तान में गुरुद्वारे और सिखों पर हो रहे हमले के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने न केवल दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हर सिख की भावना को आहत किया है, बल्कि ये एक सिख होने की पहचान पर हमला है। इस तरह के हमले हमें कई सवाल करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि ये हमले हमारे ऊपर ही क्यों हमें निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया भर में गुरुद्वारे, चाहे वो कोविड के दौरान या गुरुद्वारे ही नहीं थे, वो भोजन और हर तरीके की चीज, ऑक्सीजन को लेकर के उन्होंने हर तरीके की चीज लोगों के लिए उपलब्ध की थी। स्वतंत्रता के बाद के समय की बात करूं तो देश के सिखों के योगदान के बारे में हम सबको पता है। जीडीपी की बात करूं, रोजगार की बात करूं या दान धर्म की बात करूं तो सिख हमेशा सबसे आगे रहा है। सिख समुदाय भारत और अन्य देशों के बीच संबंधों में एक मजबूत कड़ी रहा है। वो अपने साहस, प्रक्रम और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। और ये सब होने के बावजूद हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों? 18 जून को काबुल में गुरुद्वारा दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह करता पवन में कई धमाके हुए। परिसर की ओर जाने वाले किले और दरवाजे के बाहर उग्रवादियों ने गोलियां चला दी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई और कई घायल हुए। 25 मार्च 2020 को आईएस के बंदूकधारियों ने आत्मघाती हमलावरों ने काबुल के गुरुद्वारों पर राय साहेब पर हमला किया। बताया जाता है कि इमारत में 200 लोग थे, जिसमें बच्चों समेत 25 सिखों की मौत हुई। राय साहेब गुरुद्वारा हमले में मारे जाने वाले जो लोग थे, उनके अंतिम संस्कार के अगले दिन फिर और एक हमला हुआ। 2018 में एक आत्मघाती हमलावर के पूर्वी शहर जलालाबाद में एक सभा पर हमला किया गया। उसके बाद सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान कभी हजारों सिखों और हिंदुओं का घर था, लेकिन दर्शकों के संघर्ष के कारण ये संख्या कम होकर मुट्ठी भर रह गई है। 1980 के दशक में अफगानिस्तान में 2,20,000 सिख और हिंदू रहते थे। 1990 के दशक की शुरुआत में ये आंकड़ा गिरकर 15,000 और 2016 में गिरकर 1,350 हो गया है। जलालाबाद के हमले के समय 1,500 सिख थे। अब उसके बाद लोगों ने ये सोचा कि हम यहां नहीं रह सकते। तालिबान के सत्ता में लौटने से 300 लोग और कम हो गए, 300 सिख और कम हो गए हैं। अब केवल वहां पे 150 के आसपास। प्लीज हरभजन जी 0 और को 3 मिनट ही टाइम देते। आपने अच्छा महत्वपूर्ण विषय उठाया, मगर नहीं मैं अलाउ करूंगा, मगर वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। तो स्टॉप होता है। राइट राइट हरभजन जी,
हरभजन जी हमारा जाने माने क्रिकेटर है, सबको मालूम है। जो इन्होंने विषय उठाया वो महत्वपूर्ण विषय है, तो मेरे ख्याल से विदेश मंत्री उसके ऊपर और ध्यान देंगे। श्री जौहर सरकार, डॉक्टर अमी याज्ञिक। Thank you, sir, for giving me this opportunity to raise a very important issue. Sir, the issue relates to cancer patients. Sir, recent report of the Indian Council for Medical Research shows that number of Indians suffering from cancer is projected to increase to 29.8 million in 2025, which was earlier 26.7 million in 2021. So there's also a question that was asked in the Lok Sabha, and the then Health Minister had replied to that question and said that out of 1,40,67,894 cases of cancer in the world, in 2012, India reported 10,57,204 cases, and that means that 7.5% of global cancer burden was shared by India. That means that every 13th cancer patient is an Indian in the world. So this is a very, very gross situation, and this also shows that we need access for the cancer treatment, and the facilities should be a major issue affecting the nation's health. Sir, every year 1.5 million new cases are diagnosed. Cancer centers are, sir, mostly in cities, and people coming from villages have to travel far and wide to see that the patient gets cancer care. Sir, that is also expensive. They jeopardize their livelihoods to see that care continuity is there for the patient. Not to talk about the trauma of the patient and the relatives. I think, sir, I would request to the government, through you, sir, and especially urge that there should be more investment in the infrastructure for cancer patients. There should be radiotherapy units, radiation therapy units, and chemotherapy units so that they can access these facilities. Sir, the 325th report of the Parliamentary Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forest and Climate Change also pointed out this fact also, that there should be availability of adequate facilities in local regions so that people do not suffer from not getting cancer care, sir. Sir, there is another aspect which needs to be looked into by the Health Ministry, that there should be affordable and equitable care for cancer patients. So it's a very traumatic situation when we talk about cancer. The trauma is emotional, the trauma is within the family, the trauma is also economic. The report also pointed out that 6 crore people are pushed below the poverty line because of incurring these costs. Sir, I would urge the government to take this issue seriously. Thank you very much. Thank you, Dr. Ami. Dr. Lakshmikant Vajpayee. माननीय सभापति जी, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए युवाओं से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय मैं यहां उठाना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार समाज के अनुसूचित वर्ग को और पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सुविधा संविधान प्रदत्त प्राप्त थी, उसी प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की थी। लेकिन उस आरक्षण की व्यवस्था में एक बात की चूक हो गई कि जिस प्रकार अन्य आरक्षणों में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है, वो 5 वर्ष की छूट इस आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों के आरक्षण में दी जाए, ये व्यवस्था होनी चाहिए थी। इसके लिए लगातार युवा मांग कर रहे हैं। देश के 7 राज्यों ने अपने यहाँ प्रशासनिक आदेश जारी करके ये सुविधा प्रदान कर दी है, लेकिन अन्य राज्य इसको नहीं दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय पर यह प्रार्थना करना चाहता हूं सरकार से कि कृपा करके जिस प्रकार आपने आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को आरक्षण देकर उनको भी ऊपर उठने में मदद प्रदान की है, उसी प्रकार उनको अधिकतम आयु सीमा में छूट 5 वर्ष की छूट देने के लिए केंद्र सरकार आदेश जारी करे, ये मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी। श्री संजय सिंह। धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय जो रेलवे के श्रमिकों से जुड़ा हुआ है वो सदन में रखने का मौका दिया। मान्यवर, रेलवे की सबसे बड़ी आय माल भाड़ा के माध्यम से, माल की ढुलाई के माध्यम से होती है। मान्यवर,
और माल गोदाम जो रेलवे के हैं उसमें से पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों से बहुत सारे श्रमिक लाखों की संख्या में वहां पर काम करते हैं, जो माल की ढुलाई करते हैं, माल को लादते हैं। उन श्रमिकों का लंबे समय से जो ठेकेदार होते हैं सर, वो शोषण कर रहे हैं, उनको उनकी मजदूरी नहीं देते, उनकी मजदूरी का कोई एक नियत राशि निर्धारित नहीं है। ये प्रक्रिया वर्षों से चली आ रही है और कल मेरे पास उनका जो यूनियन है उसके एक नेता मनोरंजन जी और तमाम श्रमिक आए थे सर। उनकी एक ही मांग है कि रेलवे के जो माल गोदाम में काम करने वाले श्रमिक हैं, जो रेल के माल भाड़े को बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, ऐसे लोगों को कम से कम ठेकेदारों के शोषण से बचाया जाए और जो ठेकेदार श्रमिकों को उनकी मजदूरी नहीं देते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस ओर उनका ध्यान जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। एसोसिएट प्रेसिडेंट श्री नारायण कोरगप्पा। Thank you, Chairman. Given opportunity. People of Karnataka, particularly from Mangalore, are grateful for Honorable Road Transport Minister Nitin Gadkari for announcing while laying foundation stone for 15th National Highway project in Karnataka in February this year. That highest priority would be given the Siradi between Bangalore and Bangalore National Highway 75. Sir, Bangalore is the second largest business center in Karnataka with more than 75% of country's timber, cashew nut, coffee, export, food processing and other port-related activities, and being one of the 5 cities in the country to have a major port and the international airport. Bangalore is an important and second fastest growing non-metro cities after Kochi in Karnataka. Steel and fertilizers are also major export product from Bangalore port. There is a huge potential and scope of pushing economic activity to a new horizon in Bangalore, thereby create a huge employment opportunity for the people in this region. But all these would become a standstill, more particularly during monsoon season. For example, during this monsoon, Siradi Ghat, which is the major link between the coast and the capital, was closed for vehicle downhill and at other places due to landslides. The problem is landslides at various places in the Ghat road becomes a order of this day during monsoon, impacting economic activities, disturbing vehicular movement. There is only one solution for all these ills, and it is no take up Siradi Ghat road between Bangalore National Highway. The government proposed to expand the highway to 6-lane combination to tunnels and high pier arch bridges in the Ghat section. Sir, feasibility come geotechnical study for Siradi Ghat bypass was already done, and it is the team of international experts has found that are the technical difficulties building long tunnels. So now there is a need to prepare the DPR for the tunnel bypass, and was estimated rupees 14,000 crores would be required to complete this project, the MRG. Sir, I assure to GO, as behalf of government of Karnataka, that is the state Karnataka will be assured to. धन्यवाद श्री नारायण कोरगप्पा जी। मैं सबको बताना चाहता हूं, 0 आवर में पढ़ना नहीं, बोलना चाहिए। घर में पढ़ के हाउस में बोलना चाहिए। So 0 hour you are not supposed to read, you are supposed to speak. Special mention you can read because a detailed text has been already. Please keep it in mind. Mr. Roy Pandey. थैंक यू सर। माननीय महोदय, मैं आज छत्तीसगढ़ में स्थित कोरबा में
भारत एल्यूमिनियम कंपनी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। भारत एल्यूमिनियम कंपनी आज भारत देश की सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है और सबसे बड़े उत्पादकों में उसकी गिनती होती है। सन 2000 में भारत की विनिवेश नीति के तहत स्टरलाइट कंपनी को इस कंपनी का 51% हिस्सा बेच दिया गया था। आज 51% उसकी हिस्सेदारी है। मैं कहना चाहती हूं कि इस 51% जब इनके पास में पहुंचा, इस भारत एल्यूमिनियम कंपनी का जो 51% इनके पास पहुंचने के बाद उस समय उत्पादन 1 टन था और आज 5 लाख टन उत्पादन होने के बाद भी यह कंपनी वहां के स्थानीय लोगों के साथ में अन्याय कर रही है। इस कंपनी का जब विस्तार हुआ तो विस्तार में जो जमीन था उस जमीन पर भी इनका कोर्ट में, आज सुप्रीम कोर्ट में विषय लंबित है। इन्होंने स्थानीय प्रशासन को अंधेरे में रखकर जमीन का आवंटन कराया। मैं सरकार से मांग करना चाहती हूं कि सरकार ने इन्हें जो जमीन का आवंटन किया, वहां के स्थानीय प्रशासन को जो इन्हें अनुमति दी गई, वो अनुमति अवैध तौर पर दी गई है। स्थानीय लोगों को उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है और इस कंपनी की जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, वहां के लोगों को आईटीआई के तहत ये प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें काम पर नहीं रखा जाता, उन्हें काम पर से हटा दिया जाता है। जो वहां पर दैनिक कार्य होते हैं, उन दैनिक कार्यों को भी इन्होंने निजी के ठेके पर दिया हुआ है। इस कंपनी के द्वारा जिस प्रकार का विस्तार किया गया है और वहां पर सीएसआर के तहत इन्हें जो काम करना चाहिए, ये बार बार अपनी ऑडिट रिपोर्ट में घाटे पर अपनी कंपनी को दर्शाते हैं और 1 टन से 5 लाख टन उत्पादन होने के बाद भी मैं ये जानना चाहती हूं कि आखिर ये कंपनी घाटे में कैसे है। और लगातार अगर घाटे पर है और अगर घाटे पर है 5 लाख टन होने के बाद भी, तो सरकार इनकी जांच करे। मैं आज ये सरकार से अनुरोध करती हूं कि बाल्को के द्वारा की गई अनियमितताओं पर तत्काल जांच होनी चाहिए और उस पर एक्शन होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सरोज जी। स्पेशल मेंशन मोहम्मद अब्दुल्ला फास्ट टैग। Sir, thank you, sir. The FASTag, which is issued by various banks, was unilaterally mandating a minimum amount value of the FASTag account or wallet in addition to the security deposit amount. As a result, many FASTag users were not allowed to pass through a toll plaza in spite of having sufficient balance in their FASTag account. This results in delay at the toll plaza. In order to increase the FASTag penetration to ensure seamless movement to traffic and to reduce avoidable delay at the toll plaza, the National Highway Authority of India has recently decided to remove the mandatory threshold amount for the FASTag account or wallet, which was paid by the users in addition to the security deposit for the passenger segment. But due to the infrastructure and management issues of the FASTag service, in most of the toll plaza, the users got wrongly charged double for insufficient balance. Hence, I request the Union Government to immediately look into this issue with utmost priority and take the necessary steps to rectify the issue, sir. Thank you. Thank you, Abdullaji. Next is Sir Manoj Kumar Jha. Manoj. Then next is Sri Suken Sekhar Rai. As per notification number 01/2017, Customs of the Department of Revenue, Ministry of Finance, as amended from time to time, imposition of definitive anti-dumping duty on imports of jute yarn, twine, Hessian fabric, and jute sacking bags originating in or exported from Nepal and imported into India has been recommended. As per the said notifications, anti-dumping duty on Hessian fabric is either nil or lower than anti-dumping duty on sacking bags. To circumvent the actual levy, a section of traders in Nepal are reportedly resorting to the unfair practices of passing of jute sacking bags as Hessian fabric, as a result of which our domestic jute industry is not only suffering, but also our government is losing huge revenue
on account of legitimate duty. I would therefore urge upon the Honorable Finance Minister to have the matter inquired into for appropriate remedial measure. Thank you, Kenji. Sri Ajit Kumar Bhuyan. Ajit Kumar, please. Thank you, Chairman, sir, for giving this opportunity. Sir, the Rangya Railway Division is one of the 5 railway divisions under the Northeast Frontier Railway Zone of Indian Railways. So I would like to draw your kind attention to a decade-long pending issue of an additional stoppage of 12424 Rajdhani Express at Rangya Junction. Sir, people are compelled to go to Guwahati station by hiring cars, losing hard-earned money, and spoiling their precious time. Some elderly people even being compelled to stay one extra night at the nearby hotel of Paltan Bazar, Guwahati. Sir, as you know that Assam is a frontier state, and its people are to spend much more time reaching New Delhi by train. At present, there is only one daily service of Rajdhani is 12423/424. Due to some faulty arrangements, users are to face many hurdles and lose hard-earned money as well as precious time. It is also known to you all that Rangya station is the junction point of rail connectivity of Dhemaji, Lakhimpur, Biswanath, Sunitpur, Udalguri, Baksa, Kamrup, Nalbari districts of Assam, and East Kameng, East Siang, West Siang, East districts of Arunachal Pradesh. In the absence of an additional stoppage at the Rangya junction, people of nearby areas are facing a huge problem in catching the Rajdhani Express. I urge the government for stoppage of Rajdhani Express train number 12424 at Rangya junction. Thank you, sir. Thank you, Ajay. Associate, please send your name. Sri Manas Ranjan Mangaraj. Sri Manas Ranjan Mangaraj. Honorable Chairman, sir. My subject is earliest completion of Jaipur and Utkala airports. I would like to draw your kind attention to the unprecedented delay in the completion of 2 airports in Mahest infested region of Koraput and Kalahan districts. The airports in Jaipur, Koraput and Utkala Kalahandi were planned along with Jharsuguda airport under the Udan scheme way back in 2017. But the work began only on 2020 after a lot of deliberations and persuasions. While the Jharsuguda airport has become operational and Raurkela has been added to the list of Udan, people of Koraput and Kalahandi are still awaiting their dreams to be materialized. Despite several inspections and promises, thereafter things are getting delayed and unknown regions. Both Koraput and Kalahandi are known as the gateway to commercial hubs in the neighboring states. Whether in terms of business viability or safe communication mode in the wake of Maoist threats, Jaipur and Utkala airports are very crucial not only for people in the region but also for the entire state. I request you to kindly take up this matter on a high priority and ensure that both airports become operational as soon as possible in the higher interest of the people. Thank you, Manas Ranjan. Sri Kairaj Soni. Kairaj Soni ji.
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 2, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, प्लीज महोदय। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। जी हाँ जी महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम पर उल्लिखित कागजात लोकसभा के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 3, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध कागजात को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4, श्री दानवे राज साहेब। महोदय, मैं आज के कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5, श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। अनुप्रिया जी। श्री सोम प्रकाश जी। जी। I lay on the table of the House paper listed against my name as sheet number 6 in the revised list of business for today. Come on. Shri Devu Singh Chauhan ji. Honorable sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentions against my name at serial number 7 in today's revised list of business. 7A, Shri Pankaj Chaudhary ji. अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से मैं अधिसूचना संख्या 21/2022 केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अधिसूचना संख्या 22/2022 केंद्रीय उत्पाद शुल्क पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। नंबर 8, श्री पी चौधरी जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध विदेशी मामलों संबंधी समिति 17वीं लोकसभा के 15वें प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की प्रति प्रस्तुत करता हूं। श्री जयंत सिन्हा जी। Send a copy each of the 5 reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Finances listed against my name at serial number 9 in today's order paper. नंबर 10, श्री शंकर लालवानी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के यथो और सूचीबद्ध आवास और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति की 16वीं लोकसभा की 6ठी व 7वें प्रतिवेदन तथा 17वीं लोकसभा के 5वें प्रतिवेदन पर आवास और शहरी मंत्रालय की अंतरिम कार्रवाई की विवरण रखता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम से सन्मुख तथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का 25वां, 26वां, 27वां एवं 28वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। प्रहलाद जोशी जी। Sir, with your permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations and observation contained in the 16th report of Standing Committee on Coal, Mines and Steel on demand draft of grants 2021-22 pertaining to the Ministry of Coal and the status of implementation of the recommendations observation contained in the 19th report of the Standing Committee on Coal, Mines, Steel on coal conservation and development of infrastructure for transportation of coal across the country pertaining to Ministry of Coal. Item number 13, Dr. Jitendra Singh ji. Respected Speaker, sir,
With your kind permission, I rise to lay on the table of the House statement regarding the implementation of recommendations of leak observations contained in the 112th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice on demand for grants 2022-23 pertaining to the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. Thank you, Speaker. Item number 14, Shrimati Anupriya Singh Patel ji. Sir, with your permission, I lay on the table the following statements regarding 1. The status of implementation of the resolutions contained in the 154th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on the export of agriculture and marine products, plantation crops, turmeric and wine pertaining to the Ministry of Commerce and Industry. Implementation of the observations contained in the 162nd report of the Department-related Standing Committee on commerce on action taken by the government on the observations contained in the 154th report of the committee on export of agriculture and marine products, plantation crops, turmeric and wine pertaining to the Ministry of Commerce and Industry. Item number 15, Shrimati Darshana. That in pursuance of Clause C of Section 3 of Section 4 of the Central State Board Act 1948, the member of the House do proceed to elect in such manner as the Speaker may direct 4 members from amongst themselves to serve as a member of the Central State Board, subject to the other provisions of the said Act and rules made thereunder. कि श्रीमती दर्शना जरदोश जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 16, श्री आर.के. सिंह जी। सर, I beg to move for leave to introduce a bill for the Environment Energy Conservation Act 2001. श्री सौगत राय जी। 71. I oppose the introduction of the Energy Conservation Amendment Act 2001. This act will only create a top-heavy structure in the Bureau of Energy Efficiency and in finding sources of alternative energy. This bill is definitely not sufficient. In India, we are still dependent on coal-fired energy. So, this bill does nothing to improve the introduction of green hydrogen, green ammonia and other non-fossil fuels. That's why I want a comprehensive bill to come on this and oppose the introduction of this bill. अधीर रंजन चौधरी जी। नहीं, पहले सबको प्लीज अधीर जी, क्या नेशनल हेराल्ड की मुद्दा ये वॉइस ऑफ फ्रीडम दैट ऑल द फेलो मेंबर्स प्लीज कॉल बैक टू द सीट्स टू फेलो मेंबर्स। अपने साथी आप प्लीज डोंट सपोर्ट, आपकी जरूरत नहीं है उनको सपोर्ट करने की, वो नेता हैं। आप कभी सभी माननीय सांसदों को सीट पर जाने के लिए कहिए, फिर बिल के बारे में आपत्ति दर्ज करिए, वो दर्ज कीजिए। केवल बिल के बारे में नो नहीं, आप प्लीज जी जी सर, नेशनल हेल्थ मुद्दे को लेकर ये बहुत नो श्री बेनी बहनन जी। मंत्री जी माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक अमेंडमेंट बिल है। यह अमेंडमेंट बिल, इसमें जो प्रोविजंस हैं वो 3-4 प्रोविजंस हैं जो कि बहुत ही सरल है। पहला प्रोविजन है कि इसमें हम इनेबलिंग प्रोविजंस कर रहे हैं कि जो अभी फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उसके बदले में नॉन फॉसिल फ्यूल का हम लोग रिप्लेसमेंट करें। यह हमारे आत्मनिर्भरता का सवाल है, यह हमारे देश को और आत्मनिर्भर बनाएगा। हम बड़ी मात्रा में अभी नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं,
उसको धीरे धीरे अपने देश में रिन्यूएबल एनर्जी से बनने वाले जो मटेरियल है, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, उससे रिप्लेस करेंगे तो हमारा जो निर्भरता है इंपोर्ट पर, वो निर्भरता कम होगा। दूसरा, इससे हम कार्बन मार्केट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कार्बन मार्केट इंट्रोड्यूस करने का अर्थ यह होगा कि अब जो भी अपना रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएगा, उससे जो क्रेडिट मिलेगा उसको दूसरे लोग खरीद करके उसको फाइनेंसिंग, हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का फाइनेंसिंग है वो फाइनेंसिंग आसान होगा, तो हमारा जो एनर्जी ट्रांजिशन है वो भी आसान होगा, हमारे पर्यावरण को लाभ होगा, जो हमारा जो अभी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस है वो कम होगा। तीसरा, हम यह भी कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े आज बिल्डिंग्स में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में 24% ऊर्जा का खपत होता है, उसको हम लोग सस्टेनेबल बनाने के लिए इसमें प्रावधान कर रहे हैं। इनेबलिंग प्रोविजन है कि उस बिल्डिंग में ग्रीन बिल्डिंग कैसे बनाया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी के उपकरण कैसे लगाए जाएं, उससे भी हमारा बिजली का खपत कम होगा, बिजली का बिल कम होगा और एनवायरमेंट को लाभ होगा। ये सबका इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकारें के माध्यम से ही होगा। हम अपने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को बड़ा नहीं बना रहे हैं, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वही रहेगा, उसके बोर्ड को बड़ा बना रहे हैं ताकि और लोग उसके ये संचालन में और भी विभाग भागीदारी कर सके। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। जोरावर चलाते हैं, बहुत मुश्किल से अवसर मिलता है। सभी माननीय सदस्य अपनी बात रखने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं। आप कृपा करके अपनी सीट पर जाइए, 0 आवर के जो सबमिशन है वो प्रस्तुत हो सके। प्लीज आप सहयोग कीजिए, अपनी सीट पर वापस जाइए। सभा की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देता हूं, एक भी पार्टी का एमपी नहीं कह सकता। सर, NHI AAA रेटिंग है और मैं थोड़ा सा फाइनेंस का थोड़ा सीखा हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। हमारे जावड़ेकर जी ज्यादा इकोनॉमी को जानते हैं, पर मैंने भी MBA किया है। मैं आपको बताता हूं, हमारा मॉडल इतना पक्का है राजू जी कि हिंदुस्तान में आने वाले 3 साल के अंदर 2024 समाप्त होने के पहले मैं 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, लखनऊ से कानपुर 35 मिनट में और मेरठ में ऑलरेडी हो गया है। मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आ रहे हैं। प्लीज मैडम बैठ करके मैं वो भी चल रहा है वाराणसी से कलकत्ता का। तो सर, मैं आपको इतना बता रहा हूं, 26 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूं और कोई पैसे की कमी नहीं। अभी सर 2 बैंकों के चेयरमैन मेरे पास आकर बोल रहे थे, एक बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो, दूसरी बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो। मुझे 6.45 पर पैसा मिला है।
हिंदुस्तान में AAA रेटिंग NHI का है और NHI के लिए कोई फाइनेंशियल तकलीफ नहीं है। इस देश में RNH डिक्लेयर करके पूरा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाकर हम इस देश की पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलेंगे, तो भी पैसे की कमी नहीं है। हाँ, काम करने में कोई कमी होती तो उसको और हम पीछे लगकर करवाने की कोशिश करते हैं। और आप जितने लोग जो जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हो, आप एक एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये 8 साल में कितना बदल हुआ है आप ये देखिए और विश्वास रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ रिकॉर्ड पर बोल रहा हूँ और इस रिकॉर्ड पर विश्वास के साथ बताता हूं कि ये पूरा हो। थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 182 डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, नो नो नो, आपस में बातचीत नहीं, नो, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, अच्छा प्लीज। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, पहला सप्लीमेंट्री डॉक्टर अशोक कुमार जी। धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। अभी जो मंत्री जी ने जवाब दिया उसमें बताया गया कि देश की 8 करोड़ 41 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में कार्यरत हैं और देश की तरक्की में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने महामारी में भी योगदान दिया, किसी ने पीपी किट बना के, किसी ने मास्क बना के। लेकिन जब वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको बेचने की बात आती है तो उनके लिए मार्केट अवेलेबिलिटी का रिसोर्सेज अब बहुत लिमिटेड है, लोकल मार्केट रह जाती है। यदि वो अमेजन फ्लिपकार्ट पे जाने की कोशिश करते हैं 35% तक कट हो जाता है, उनको कमीशन शेयर करना पड़ता है और वो प्रॉफिटेबल नहीं रहते। तो मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स जो कि 8 करोड़ 41 लाख हैं और हमारी हिंदुस्तान की वर्किंग वुमेन का आधा हिस्सा होगा, उनके रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए सवाल ब्रीफली डॉक्टर अशोक जी प्लीज। कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो कि अमेजोन फ्लिपकार्ट की क्वालिटी का मुकाबला कर सके ताकि वो उस पर जाके अपना माल देश में नहीं विदेश में भी बेच सके। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छे प्रश्न को खड़ा किया है। वो खुद कबूल कर रहे हैं कि 8 करोड़ 41 लाख और कुछ प्रॉब्लम भी उन्होंने रखा है। मैं आपके सामने सदन को ये बताना चाहता हूं कि सरकार ने, जब हम 2014-15 में आए थे तो 2 करोड़ 35 लाख हमारे सदस्य थी और 80,000 करोड़ क्यूमुलेटिव बैंक लिंकेज था। एनपीए था 9.58 और अभी 8 करोड़ 41 लाख हैं और बैंक लिंकेज क्यूमुलेटिव लगभग 5,24,000 करोड़ है। और जहां तक अभी मिशन 1 लाख हम लोगों ने लिया है कि हमारी बहन, जिसकी उन्होंने कहा कि आधी आबादी रूरल का, हम 10 करोड़ तक 24 तक जाने का संकल्प लिया है और मिशन 1 लाख हमने लिया है कि उनकी आमदनी 10,000 से 12,000 हो। और ये मार्केटिंग के लिए भी हम कई एजेंसी को साथ टाई अप किया है, एमओयू किया है। अपग्रेडेशन, वैल्यू एडिशन, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन या अन्य संस्थान को और राज्यों के साथ मिलकर के 6-7 राज्यों ने अपना ब्रांड भी बनाया है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिन में ये 24 तक सेल्फ हेल्प ग्रुप 19.5 करोड़ अगर देश में ग्रामीण आवास है तो हम 10 करोड़ महिलाओं को उस रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे मिशन 1 लाख के तहत, जिससे उनके द्वारा बनाए गए केवल मास्क नहीं बल्कि हर सामान की मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म राज्य से मिलकर के हम कर रहे हैं। दूसरा सप्लीमेंट्री संक्षिप्त सवाल डॉक्टर साहब। जी थैंक यू। मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का तो शायद जवाब नहीं दिया। कुछ और रहे थे। आप चेयर को पूछ थे, आप जो मल्टीनेशनल्स अमेजोन है और हैं उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मुकाबले आप कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म ला रहे हैं ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपना 30% कमीशन उनके साथ शेयर ना करना पड़े, इनकम ना शेयर करनी पड़े। हो गया ना, मैं जवाब दे देता हूं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये सेकंड क्वेश्चन। दूसरा सप्लीमेंट्री अशोक जी ऑलरेडी ये दूसरा सप्लीमेंट्री हो गया आपका। प्लीज आप बैठे। सेकंड सप्लीमेंट्री है मेरा।
एक सप्लाई चेन। आपने दूसरा सवाल अभी पूछा। नहीं, सवाल नहीं था, सवाल नहीं था सर। ठीक, मान्यवर सेम रिपीट किया। सवाल नहीं था। एक मिनट, कृपया आपस में बात न करें, आपस में प्लीज। हाँ, आप पूछिए। नहीं, मेरा सवाल, मेरा दूसरा सवाल है सेल्फ ग्रुप से लिंक दी कि सेल्फ ग्रुप वाले अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन उनकी मार्केट क्योंकि सीमित होती है और हो सकता है उनकी वो जो प्रोडक्ट है दूसरे प्रदेश में जो कि साथ ही है सवाल उनका रॉ मटेरियल के तौर पे काम करे, तो हम कोई ऐसा क्लस्टर सिस्टम बना रहे हैं। ये सुझाव है, सवाल पूछे प्लीज। हाँ, जल्दी। वही सवाल ये है कि हम कोई क्लस्टर सिस्टम बना रहे हैं जिसमें सेल्फ ग्रुप मिलके काम कर सके, एक स्टेट वाले दूसरे स्टेट के साथ, ताकि उनको। धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टर साहब के पहले प्रश्न को पहले मैं जवाब दिया था कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से ऑलरेडी टाई अप किया हूं, पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूं। आप कह रहे हैं 30% कमीशन का, वो जो मार्केट प्लेटफॉर्म का उनका है पूरे देश का सिस्टम, उसी सिस्टम में हम इनको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक क्लस्टर का कहा, अभी लगभग 175 ब्लॉक में हम इस काम को करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर योजना को लाए हैं। डॉक्टर अनिल बोंडे। महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं का है वो लोन का पेमेंट बहुत अच्छी तरह से करती है। सवाल। एनपीए बहुत कम रहता है। जैसे किसानों को क्रॉप लोन के लिए अपन इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं, वैसा ही 3 लाख तक के कर्जे के लिए 0 इंटरेस्ट के तहत महिलाओं को लोन देने के लिए कोई योजना बनी है? धन्यवाद डॉक्टर। उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आज देश के अंदर अगर हम देखते हैं, इसके लिए हम इंटरेस्ट सबमिशन देते हैं 5% तक। बैंक का जो लैंडिंग रेट होता, और जो 3 लाख तक लोन लेते, ये कह रहे हैं जीरो का भी कोई ऐसा स्कीम नहीं है। लेकिन देश के अंदर में उनको वहां तक पहुंचाना, 3 तरह से पैसे को राज्य सरकार की ओर से, जो रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी फंड और फिर बैंकों से लिंक करके। लेकिन अभी जो उन्होंने कहा कि 0% पर कोई अभी व्यवस्था नहीं। डॉक्टर अमर पटनायक। सर, ये जो एनआरएलएम स्कीम है उसमें महिला एसएचजीज को काफी लाइवलीहुड ऑप्शंस के लिए, लाइवलीहुड एक्टिविटीज के लिए लोन दिया जाता है। बट आजकल ये लाइवलीहुड ऑप्शंस का चॉइसेस जो है वो बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल, young girls now want to learn about computer training. They want to set up a kiosk. लेकिन जो kind of livelihood options that are being given currently, वो सब उसी में सीमित है कि सिलाई मशीन या it is a candle making unit. तो मेरा सवाल ये है कि what are the kind of skill training programs that are being imparted under the NRLM to these women SHG groups, enlarging their scope for livelihood from the market. Thank you. इसमें उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, आरसेटी से हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ा है। वो जो एंटरप्रेन्योर डीडीयू जीकेवाई से जुड़े हुए हैं, लेकिन आरसेटी के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं। और मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि आरसेटी से ये ट्रेनिंग लेने के बाद वो उनको मार्केट में जाने का एक अच्छा अवसर मिल रहा है। धन्यवाद। माननीय नीरज डांगे जी। बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2021-22 की बकाया प्रथम किश्त की द्वितीय ट्रेंच केंद्रीयांश राशि राज्य को यथाशीघ्र जारी करने पर विचार करती है? यदि हाँ तो कब तक, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा, इस प्रश्न से उसका कुछ लेना देना नहीं है, लिख के देंगे तो मैं जवाब देता हूं। क्वेश्चन नंबर 183, माननीय संतोष कुमार पी। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री संतोष कुमार। सर,
this reply given by the minister is a clear indicator of the misuse and failure of this draconian law. Most of the arrested persons belong to the age group of 18 to 30. And I don't want to go to other details, but I will ask you one question. This is the year of the 75th, occasion of the 75th year of India's independence. Would you like to repeal this draconian act? Thank you. माननीय मंत्री जी। महोदय, उत्तर जो सभा पटल पर रखा गया है, जो जानना चाहते थे, बहुत स्पष्ट है। दूसरा, आजादी के 75वें वर्ष में इन्होंने कहा कि क्या दोहराया जाएगा। पहले तो इस कानून को समझने की जरूरत है और यूएपीए की अधिनियम 1967 में जो आतंकवाद के रोकथाम के लिए, सफाया के लिए जो कानून लाया गया था, उसको समय समय पर उसको सशक्त बनाने की जरूरत पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी कि आतंकवादियों के द्वारा आतंकी घटनाओं में या देश की सीमा हो या शांति हो या किसी प्रकार की असुरक्षा की भावनाओं से जब काम किया जाता था, तो एक तो मानव अधिकारों का उल्लंघन होता था, सामाजिक और विकास बाधित होता था और देश से इसको बहुत नुकसान पहुंचा है। इसलिए बार बार इसको कई बार 4 बार इसका संशोधन किया गया। अभी यूएपीए के तहत जो कार्रवाई होती है, उन घटनाओं की कार्रवाई होती है और उसके जो परिणाम आए हैं, उसके माध्यम से हम इनको बताना चाहेंगे कि यह क्यों जरूरी था और इसको दोहराने की बात नहीं है। इसको जब आतंकवादी घटनाएं होती है तो उसके समूल नष्ट के लिए आग्रह होगा। ब्रीफली माननीय मंत्री जी, ब्रीफली आप उत्तर। मैं इनको बताना चाहूंगा कि देखिए, जब इस एक्ट में संशोधन हुआ और एनआई एक्ट में भी जब संशोधन होकर जब इसको मजबूत किया गया, क्योंकि आतंकवादी अपने कार्रवाइयों के स्वरूप को बदल देते थे, पकड़ने में उनको कठिनाई होती थी, तो आजादी के 75वें वर्ष सब खुशी से मिलाए, लेकिन आजादी के 75वें वर्ष को कोई आतंकवादी डिस्टर्ब नहीं करे, कोई बड़ी घटनाएं नहीं हो। जिस प्रकार से सीरियल बम ब्लास्ट के माध्यम से लगातार। प्लीज मैं सेकंड क्वेश्चन होगा, प्लीज ब्रीफली आंसर, ब्रीफली। उनका यही है कि अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनते ही सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की रही है और कुछ नहीं दोहराया जा रहा है, बार बार यही हो रहा है और यह तब तक होता रहेगा जब तक इस देश से आतंकवाद का समूल नाश नहीं कर दिया जाए। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री संतोष जी। As I told you, this is your answer, prepared by your ministry. So kindly go through the same. Please, question. This has become a serious menace to the Dalits and minorities. So I don't expect that your government is going to repeal the act. But let me ask you one thing. Could you please define the term terrorism in a more clearer way? This is quite ambiguous and anything can be defined as terrorism according to the existing law. So please make it more clear if at all you are not going to repeal it. Thank you. स्पष्ट है, उत्तर भी स्पष्ट है। इन्होंने 3 वर्षों के राज्य बार इन्होंने धर्म के अनुसार पूछा था। धर्म का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है एनसीआरबी में। राज्य और केंद्र शासित राज्यों द्वारा जो रिकॉर्ड दिया जाता है। और जहां तक आतंकवाद को परिभाषित करने की बात है, तो इसमें स्पष्ट रूप से उसको परिभाषित किया गया है कि हमारी देश की सुरक्षा के लिए, देश की सामाजिक व्यवस्था के लिए, देश की सीमा के लिए, देश को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई गतिविधियां लागू करेगा या कोशिश करेगा, तो उसको हम आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा गतिविधियों को हम यूएपीए के कानून के अंतर्गत एनआई एक्ट के माध्यम से दोनों का समायोजन करके हम करेंगे। और इस कानून का उपयोग केंद्र और राज्य दोनों करती है। राज्य भी अपने हिसाब से करती है, केंद्र भी अपने हिसाब से करती है और यह बिल्कुल आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ही यह कानून। धन्यवाद। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। दो सवाल मैं इस संदर्भ में जानना चाहूंगा। एक तो जो कन्विक्शन रेट है इस कानून का, आंकड़े तो यही बताते हैं कि ये बहुत कम है। माननीय मंत्री जी, क्या आपके माध्यम से ये बताएंगे कि कन्विक्शन रेट को और बेहतर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? धन्यवाद। एक प्रश्न। धन्यवाद। बस एक ही प्रश्न।
मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि क्या उपलब्धियां है, कन्विक्शन रेट क्या है। वो वह चीज को पढ़ लिए होंगे जो उत्तर में है, जो उन्होंने कहा था कि राज्यवार आप आयु सीमा के अंतर्गत गिरफ्तार लोगों की, तो वह राज्य के द्वारा यूएपीए कानून के तहत की गई कार्रवाई, गिरफ्तारी और कन्विक्शन है। लेकिन जो केंद्र सरकार जिस चीज में दखल देती है उसका मैं कन्विक्शन रेट में बताना चाहता हूं 94.17, यानी कि 94.17% कन्विक्शन रेट है। और कुछ में तो 100% है। जिहादी आतंक में 100% दोष सिद्धि दर है जो न्यायालय द्वारा हुआ है। और आप उसी तरह से वामपंथी उग्रवाद में देखेंगे तो 100%। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी धन्यवाद। जवाब नकली नोट उत्तर है सर। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जो केंद्र सरकार के द्वारा जिन केसों को लिया जाता है, एफआईआर होते हैं, और उसकी बात मैं कर रहा हूं जो केंद्र सरकार जिन मामलों को अपने अंतर्गत लेकर यूएपीए कानून के तहत एनआईए द्वारा होता है, और वो देख रहे हैं जो राज्य का है, तो वह राज्य का विषय है। धन्यवाद। राज्य इस कानून का उपयोग करती है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। कन्विक्शन रेट माननीय सदस्यगण प्लीज 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 कृपया सवाल पूछने वाले भी संक्षिप्त पूछें और माननीय मंत्रीगण भी संक्षिप्त उत्तर दें। दोला सेन जी प्लीज। दोला सेन जी। सर, CID team investigating the Jharkhand MLA case has been restrained this morning by Delhi police in spite of having an order of honorable court, sir. Delhi police is involved in unlawful activities. I want a reply from the minister, sir. This morning, sir. relates to UAPA. Want a reply from the minister, sir. माननीय जयंत चौधरी जी। reply from the minister, sir, माननीय for जयंत this चौधरी, unlawful आप सवाल activities, पूछें, आपका sir. सवाल रिकॉर्ड पे जाएगा। Sir, please allow, sir. आप सवाल पूछें। Please unlawful सवाल activity पूछें। के जवाब चाहिए, माननीय sir. जयंत जी। महोदय दिल्ली पुलिस नहीं, इसमें कोई जवाब नहीं। माननीय जयंत जी का सवाल। Sir, please tell the minister, sir. Please, sir, please. हाँ, Please माननीय tell the जयंत जी, minister, sir, और to कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। आप क्वेश्चन पूछे जयंत चौधरी जी। प्लीज, कोई बात और रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। मैं पढ़ जाऊंगा दूसरी तरफ। आप पूछेंगे? पूछिए, आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है। माननीय मंत्री बोलेंगे जवाब। माननीय मंत्री जी ने राज्यवार सूची दी है कि यूएपीए कानून के तहत कितने लोगों को आपने धारा लगाई और कितने लोग कन्विक्ट हुए। उत्तर प्रदेश की तरफ मैं आपका संज्ञान लाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जो आपने आंकड़े दिए 2018, 19, 20 में 1338 जो आपने केस दर्ज किए यूएपीए के, मात्र 83 कन्विक्शन है, यानी 6% कन्विक्शन का दर है। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ है वो गलत हो रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप क्या कदम उठाएंगे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को आप सेंसिटाइज करें, प्रशिक्षित करें, क्योंकि हमने ये देखा हाथरस रेप पीड़ित। धन्यवाद हाथरस रेप धन्यवाद। प्रकरण में भी पत्रकार के खिलाफ यूएपीए लगा दिया। केरल से पत्रकार आए। माननीय मंत्री जी आप ब्रीफली। यह आंकड़ा राज्यों का है और उन्होंने गिरफ्तारी और कन्विक्शन की बात कही थी। ऐसा नहीं है कि जितने मामले दर्ज हुए हैं सभी पर फैसले आ गए हैं। फैसले क्रमवार है, कुछ जांच में होगी, कुछ जो है सो न्यायालय में ट्रायल में होगा, कुछ का दोष सिद्धि हुआ होगा। यह राज्य भी इस कानून के तहत एफआईआर दर्ज करती है। तो जो हम उसके विषय में बताएं जो केंद्र का है, राज्य के विषय में जो है वह कई क्रम में है। और यह जो प्रश्न के टेबल को देख रहे हैं उसमें सिर्फ कन्विक्शन का रेट, कुछ ट्रायल में होंगे, कुछ जांच में होंगे। थैंक यू। माननीय मुकुल वासनिक जी। मुकुल वासनिक जी आपके पास। Deputy Chairman, sir, thank you for allowing me to raise a supplementary. कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। क्वेश्चन आवर, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। मुकुल जी। The conviction rate on the data provided by the Honorable Minister in the reply tabled in the House is absolutely dismal. In 2018, the persons convicted is 2.5%.
In 2019, the conviction rate is 1.75%, and in 2020, the conviction rate is 2.6%. The Honorable Minister is trying to differentiate between the state governments and the union government. But when he is mentioning about the state governments, does he recognize that the number of cases and the number of persons arrested in Uttar Pradesh, where a BJP is in government, thank you, Jammu and Kashmir, thank you, which is a union territory, thank you, no, why Gopal does ji, not the thank you, Honorable Minister question has to be reflect brief, on that? Gopal ji, you are The a senior conviction member, rate is question has to be absolutely brief, poor. no, क्या nothing is going on record, no, माननीय मंत्री जी, महोदय, मैं पहले भी कह चुका हूं कि राज्य भी इस कानून का उपयोग करती है और केंद्र भी करती है, और इसमें लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट जो होता है स्टेट का होता है, तो जो एफआईआर दर्ज स्टेट करती है तो उसका हिसाब किताब स्टेट रखती है, एनसीआर भी उसका कुछ जो घटनाओं की जो वहां से रिपोर्ट आती है सिर्फ उसको रखती है। और यहाँ समझने की एकदम जरूरत है कि जो आतंकवादी घटनाओं के लिए के रोकथाम के लिए नहीं, समूल समाप्ति के लिए जो यह एक्ट है या अधिनियम है, वह बिल्कुल रूप से राष्ट्रीय स्तर पर जब राज्य एक दूसरे राज्य से जुड़ता है, वैसी घटनाओं में जब स्टेट के द्वारा कुछ अनुरोध होता है तो हम वैसे केसेज को लेते हैं। बहुत सारे एनआईए उसमें बिल्कुल वैसे केसों को जो राज्य खुद स्वयं देखती है, इन्वेस्टिगेट करती है और उसकी जांच करती है, उस पर पूछ रहे हैं। मैं बार बार उत्तर दे रहा हूं कि यह स्पष्ट समझना पड़ेगा कि यह स्टेट का सब्जेक्ट है, उसकी सूचना हम आपने सिर्फ दिया है, उत्तर हम दे रहे हैं जो केंद्र जिस केस को टेकअप करता है। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्यगण, प्लीज क्वेश्चन पूछने की प्रक्रिया है। 3 क्वेश्चंस में 40 मिनट गए हैं। बाकी मेंबर्स जिनके क्वेश्चन है वो आते हैं, चेयर से कहते हैं हमारे क्वेश्चन है, तो दोनों से आग्रह है कृपया सवाल स्पेसिफिक पूछें, अदरवाइज बाध्य होकर चेयर को आगे से देखना पड़ेगा। और माननीय मंत्री जी भी चेयर जवाब ब्रीफली दें। क्वेश्चन नंबर 184 माननीय सुभाष चंद्र बोस पिल्ली। माननीय मंत्री जी, थैंक यू। First supplementary. Thank you, sir. First, I convey my thanks to the Honorable Minister through you, sir, for shifted the Central Institute of Indian Languages to Nellore, which is in my own state of Andhra Pradesh, sir. I am putting only 2 simple questions, sir. Can the Honorable Minister provide the details of the funds allocated and released during this current financial year for the institute? Number 1. And 2. You will get opportunity for second. Subhash, you will get opportunity for second. You have put your first question, please. A simple question, sir. Very simple question, sir. I will give you opportunity for second supplementary. Please, please. Honorable Vice Chairman, sir, our senior member has raised a relevant question. Actually, the funds given to the Center of Excellence of Studies in Classical Telugu, there is in the year 2018 and 19, the budget grant was 99 lakhs, but expenditure was 28,90,787. But in the 2019 and 20, it was 1 crore 7 lakh, and the expenditure was 75 lakh 12,457. And 2020-21, it was 1 crore 47 lakh, and the expenditure was 1 crore 10 lakh 16,383. And 2021-22, it was 1 crore 3 lakhs 15,000, and expenditure was 90 lakh 52,522. And you will be happy to know that in the 2022-23, the grant is 1.75 crore. Thank you. Second supplementary. Sir, this is also a very simple question, sir. Native tribal languages of Andhra, such as Kolami, Koya, Gondi, etc.,
that contribute to the rich culture of our state need to be promoted. Does the government intend to establish a Central Institute of Indian Languages to preserve such languages? If yes, please provide the details of the same, or if not, what are the reasons for it? Thank you. Honorable Vice Chairman sir, I am happy to relieve the anxiety of the Honorable Senior Member. There is a native tribal language of Andhra, such as Kolami, Koya, Gondi, etc., that contribute to the rich culture of our state need to be promoted. We admit it. This government admits it. And the government intends to establish a Central Institute of Indian Languages to preserve such languages, and that's works on all Indian languages are taking place in the existing projects of Central Institute of Indian Languages, including Varatani and SPPEL. These two projects. Again, I am telling Varatani and SPPEL. Tribal language of Andhra, such as Kolam, Koa, Gondi, are part of these projects. Efforts related to reach out to the scholars of these and generate new content and promote them by providing this content to the public, general, and the community in particular. Thank we you. Are very much concerned about. Thank you. माननीय हरनाथ सिंह यादव जी. मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया विश्वविद्यालय तथा अन्य किसी शिक्षण संस्थान में किसी ऐसे पाकिस्तानी लेखक की पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं जो भारत के नागरिकों को नरसंहार का आह्वान करता है और आतंकवाद का समर्थन करता है? यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है? माननीय हरनाथ सिंह जी, क्वेश्चन रिलेटेड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू CILL. सो माननीय मंत्री जी चाहें तो जवाब दे सकते हैं. प्लीज प्लीज. मेरा प्रश्न पूरा हो जाए मान्यवर. हाँ, हो गया. क्वेश्चन आपका हो गया. एक सवाल में कई सवाल ना पूछे. नहीं, इसी में एक सवाल है. इसी में कि यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है, और क्या माननीय मंत्री जी पाकिस्तानी लेखक द्वारा लिखित पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु की जांच करा के विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? धन्यवाद. Yes, it's not related. But at the Please, same time, you can leave it. If the member has written it, then it's not related. You can leave it. No problem. Question number 185. नहीं, MM Abdullah ji, माननीय MM Abdullah ji, please. Sir, thanks for allowing me to ask a sub-question on question number 184, sir. Honorable sir, based on the data, funds allotted to the promotion and study of languages, there is a discrimination. Higher amount is allotted to promote Hindi and Sanskrit compared with the other languages. Will the government take necessary step to equate the fund allocation to all the Indian language equally? Thank you, sir. Thank you, Abdullah. Honorable Vice Chairman, sir, we have the budget allocation in different languages, and it has been done according to the need of the institutions, and this is always according to the needs they demand, and at the same time it is being examined to the ministry, and at that wise fund is being granted. Dr. Ashok Bajpai. माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा, केंद्रीय भाषा संस्थान की स्थापना के साथ ही लखनऊ में भी एक केंद्र स्थापित किया गया था. मान्यवर, आपकी भी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा और भोजपुरी भाषा का बड़ी संख्या में इनका प्रचलन है, बोली जाती है. इन भाषाओं के विकास के लिए जो केंद्रीय संस्थान की शाखा लखनऊ में स्थापित हुई थी, इनकी भाषाओं के विकास के लिए क्या कार्रवाई अभी तक? धन्यवाद. मैं मंत्री से जानना. धन्यवाद. Vice Chairman, sir, our Central Institute of Indian Languages
is always trying to promote all the scheduled languages as well as non-scheduled languages, tribal, minor and classical languages. Naturally, Bhojpuri also comes under these. So we are also very much eager for all the languages. Thank you. Now question number 185, Dr. Kanimozi ji. माननीय मंत्री जी, first supplementary, Doctor. Thank you, sir. So the minister has answered stating the various state commissions and what are the activities conducted, like power walk, setting up legal clinic. Since the crime against women is increasing, especially the cyber crimes, originate from any part of the country, I would like to know from the Honourable Minister whether the Union Government has any plans to create digital access to National Women Commission with all the state women commissions to combat cases with jurisdiction issues as well as to provide adequate police support and coordination. As a member of the Standing Committee of Women Empowerment, I would like to put forth this to the Honourable Minister. Thank you. As we all become victims of it. Thank you. Commission, sir, on behalf of my MOS, I would like to answer to the Honourable Member. I think the suggestion is well taken. However, there is substantial coordination not only between ministries and commissions, but also particularly between the MHA and, since law and order is a state subject, with the police authorities and state governments as such. How we prioritize security and safety of women can also, sir, be highlighted by the fact that the Nirbhaya Fund we have in this ministry, in coordination with various ministries of Government of India and state governments, looked at proposals worth 9,000 crores. And depending on the needs of the state to ensure better protection of women and children, and particularly young girls, projects have been sanctioned. In fact, in this year itself, I have responded to this very august House that projects worth 4,000 crores have been sanctioned. So not only the Commission, but also the government at the centre and I'm surely at the state, prioritize safety and security of women. Thank you. Second supplementary, madam. So people get married from one state to the other state, and there has been harassments for the women. For example, if a woman in Karnataka or Tamil Nadu get married and goes to a north side, the police jurisdiction comes under the Madhya Pradesh or Maharashtra, wherever the girl goes. And the jurisdiction changes, so the law cannot be enforced over there. Digitalization would be much better if across India it has happened. Anyway, you give a complaint, it could be taken up for the cyber crime, sir. Thank you. So suggestion, please. Yes, sir. I think. Suggestion is well taken, sir, but since I'm not the chairperson of the NCW, I cannot act upon it. But surely, sir, I will ensure that this suggestion is conveyed to the chairperson. Mahua Majhi ji. Thank you, Honourable Chairperson, sir. मैं इस पर एक सवाल करना चाहूँगी। मैं झारखंड विमेन कमीशन की चेयरपर्सन रही हूँ, तो मुझे ऐसा फील हुआ है कि नेशनल विमेन कमीशन के कॉन्फ्रेंसेस में मैं जब जाती थी, तो पूरे देश में जितने भी विमेन कमीशंस हैं, सबके यहाँ अलग अलग तरह की फैसिलिटी है। कहीं पर स्टाफ नहीं है, कभी एक ही कमरे में वो चल रहा है, कहीं पर जैसे नेशनल विमेन कमीशन जो फंड एलोकेट करती है उन्हें देती है, तो उसके पास स्टाफ नहीं होते हैं कि वो प्रोग्राम अरेंज करे। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप सभी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के विमेन कमीशन में मिनिमम फैसिलिटी एक जैसा दे, ताकि वहाँ पे जो प्रोग्राम्स करना वो चाहते हैं या नेशनल विमेन कमीशन जो फंड देती है वो उसको सही ढंग से। धन्यवाद। विदित होगा कि ये स्टेट कमीशन का जो फंक्शनिंग है वो प्रदेश की सरकार के अधीन है, इसलिए आपने जो चिंता व्यक्त की है निश्चित रूप से आपके प्रदेश की सरकार भी इसे सुन रही होगी, और अगर ना सुन पाए तो आपकी ये व्यथा मैं प्रदेश सरकार को निश्चित पहुंचाऊंगी। डॉक्टर फौजिया खान जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. I would like to ask the Minister through you, the Atmanirbhar Bharat campaign has shown the link between the ability of the women of the nation and the development of the country. This change is visible when 70% beneficiaries of Pradhan Mantri Mudra Yojana are seen in this country. Also, the self-help group, sir, has expanded very visibly, and many startups have been, coming up by women. So I would like to ask the Minister that since the woman's role is continuously expanding, are you thinking of expanding the scope of the National Women's Commission also?
grateful that the Honourable Member does acknowledge the work done by the Government of India under the leadership of Prime Minister Modi, especially with enhancing capacities and potential of women of our country. Yes, I will enunciate and add to what she has said, not only in Mudra Yojana, but also when you see Stand Up India, where women are not looking at only SME sector, but also wanting to partake in mid-sized companies and lead them. We see that 80% beneficiaries are women. Particularly the skill development program, or my compliments to the Prime Minister for the National Education Policy, which for the first time has a gender inclusion fund. Now, insofar as enhancing the scope of the Commission, I can only say this, sir. The skill needs and the entrepreneurial needs of women in our country is a subject in which I have seen the Commission function during conferences, or for that matter, doing special workshops, including workshops in which state commissions are invited. रजनी पाटिल जी। चाहती हूँ कि यूपी के कार्यकाल में सेक्स अब्यूज एट वर्क प्लेस ये कानून पास हुआ था। फिर भी आज के तारीख में जब हम देखते हैं कि वास्तविकता ये है कि अब्यूज होता है, घर में भी होता है और बाहर भी होता है, उसके लिए मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहती हूँ कि उसके लिए आप क्या स्टेप्स लेने जा रहे हैं? धन्यवाद। My particular privilege that when I was a member of the opposition, Sexual Harassment at Workplace Bill 2013 was discussed in this House, and I participated in that debate. Hence, I can only say this, कि जो माननीय सांसद महोदया ने 2-3 विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया कि घर में घरेलू हिंसा से कैसे जूझें, दूसरा जो काम पर हिंसा है अथवा महिला का जिस प्रकार से वहां पर काम में गतिरोध लाने के लिए किसी न किसी वायलेंट मेजर का इस्तेमाल किया जाता है, तो 2 छंदों में इसका जवाब देना चाहूंगी संक्षेप में। एक, लेबर मिनिस्ट्री के साथ सतत हमारा प्रयास रहता है कि लेबर कोड में वर्तमान में महिला काम के स्थल पर सुरक्षित हो, ये आप लेबर कोड में भी इसे विस्तृत रूप से देख सकती हैं। साथ ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, हम मंत्रालय के माध्यम से न सिर्फ कमीशन बल्कि साथ ही प्रदेश की सरकारों के साथ मात्र महिला बाल विकास मंत्रालय नहीं बल्कि प्रदेश की अन्य इकाइयों के साथ भी सतत संवाद रखते हैं। कई बार महिलाएं ग्रीवियंसेस डायरेक्टली हमारे मंत्रालय तक पहुंचाती हैं। उन ग्रीवियंसेस को लेकर भी हम प्रदेश सरकार के साथ न सिर्फ संवाद करते हैं बल्कि जब तक महिला को न्याय पूर्णता न मिल जाए तब तक हम ये संवाद महिला के साथ और प्रदेश की सरकारों के साथ जारी रखते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 186, माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी। थैंक यू माननीय उपसभापति महोदय जी। मेरा क्वेश्चन नंबर 186। माननीय मंत्री जी। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय शक्ति सिंह। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके जरिए से एक तो रक्षण चाहता हूं हमारे अधिकारों का, क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं ओरल में तो ठीक जवाब नहीं मिलता, पर रिटर्न में मेरा मंशा था, इस सवाल के पीछे जो इंटेंशन था ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने रीट पिटीशन 2/2020 में कहा कि कोरोना के दौरान जो आंगनवाड़ी है, मिड डे मील है, उनको घर पे भी जो लाभ मिलता था वो बेनिफिशियरीज को लाभ मिलना चाहिए। नीति आयोग के एड से एक सर्वे हुआ, उसमें भी रहा कि 40% धात्री महिलाओं को जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिला। मैंने ब्यौरा मांगा था माननीय उपसभापति महोदय, 38 जून 2021 का दिया, पर प्री कोरोना क्या नंबर्स था वो नहीं दिया था। तो मैं पहले मेरे सप्लीमेंट्री में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि टोटल बेनिफिशियरीज on date 30th June 2021 as per your written reply are 9,61 lakhs and odd. Now I would like to know, pre-corona, how many total beneficiaries were there? Thank you. The honourable member seeks to get a response on a specific number for a specific date. He oscillates between pronouncing the Niti Aayog report, which has been factually reported in the answer given to him. Then again, he oscillates back to another date, which he wants me to give a specific answer on. I would like to hear, sir, clearly state 4-5 issues. The report that he alludes to is a report which the Niti Aayog in its acknowledgements acknowledges and disclaims publicly. The views of it are not supported by Niti Aayog. Secondly, possibly why Niti Aayog does not support the view
is because the survey was done telephonically based on a call list based on 2011 census. Thirdly, in-depth interviews were done only with 30 workers in a country where there are 14 lakh Anganwadis. Now, when the Honourable Member seeks to find out how many services have been provided to how many beneficiaries, sir, as of May 2022, and sir, I'm sure the Honourable Member is aware that implementation of these services rests with state governments across the country. Digitally, verbally, in writing, states have reported that they are currently in May 2022 serving over 9 crore 18 lakh beneficiaries, women and children included. I must here also highlight that there is an age group within which children, and there is a medical instance when there is a pregnant and lactating mother who is to be serviced through the Anganwadi. For the member to presume that the number of pregnant and lactating women will stay the same throughout, for the member to presume that a child between the age of 0 to 6 will stay fixed up to the age of 6 and not grow beyond the age of 6, I think, sir, is something that he needs to introspect on. But the data that has been provided, sir, in the answer is factual, and we have no intention of deluding or, for that matter, disrespecting the Honourable Member's desire to seek a factual response. I must again, sir, reiterate that the data I propose in this House as answer is a data that is dependent on what the states report, and this is what the states have emphatically said across the nation. Thank you. Second supplementary. माननीय उपसभापति महोदय, मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री ये है, पहले में तो माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि नीति आयोग जिसको पैसे देता है और उसके रिपोर्ट को आप स्वीकार नहीं करते हो, तो आप कैसे लोगों को पैसे देते हो कि जो आपका रिपोर्ट आपको स्वीकृत नहीं है? माय सेकंड सप्लीमेंट्री इज कि क्या माननीय मंत्री जी जानते हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट संतोष मोहन सिंह को रिप्लाई दिया कि हां, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद इनको लाभ नहीं मिला, वो डिपार्टमेंट ने स्वीकारा, मंत्री जी जानते हैं। उसी आधार पे गुजरात के एक वर्नाक्यूलर अखबार ने डिटेल में कमिश्नर से इंटरव्यू किया और उसने कहा कि हमें ग्रांट नहीं आई थी इस दौरान, और उसी वजह से जिन आंगनवाड़ीज को, जिन बच्चों को, जिन मिड डे मील के बेनिफिशियरीज को जो लाभ मिल जाना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। तो ये जानते हुए भी अगर आप सवाल का हमें ठीक से जवाब नहीं मिलेगा, अगर हो गया आप स्वीकार कीजिए कि हम नहीं दे पाए थे उस वक्त पे, लिफाफोफी क्यों? प्लीज। चाहती हूँ माननीय सांसद से, जब ये इस रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं और मैं कहती हूँ कि नीति आयोग ने स्वयं कहा कि दे are in a position to say in their disclaimer that it does not necessarily reflect their view. I hope the Honourable Member has read the report in detail, because the report here enunciates that 96% women and children have received health benefits. Would you then disregard that position of the report? The report here says that institutional delivery of women in the pandemic, when there was a national lockdown, is 90%. So when I say that I am reflecting what Niti Aayog has said in its acknowledgement, please, I have the report in my hand right now, sir, from which I read. Second, no cross-talking, please. When I am quoting the Niti Aayog report, I have it in my hand. For somebody to wagger a finger and say there is no such data, this data exists from 11 states, from a call list of 5 lakh people dependent on 2011 census. Since the Honourable Member brings it up, I am compelled to highlight these issues as well. However, sir, as the member is enunciating RTI reports and answers which my ministry has given, I again would reiterate, sir, that the insinuation that the member is trying to possibly implicate us with, that those who are the poorest of the poor did not receive support. I can say as on March 2022, in our Anganwadi services as reported by state governments, not only in the Poshan tracker but also the ICDS portal, which is functional in recognition of the state's effort, we have again seen from the SC, ST, OBC
communities. We have ensured that beneficiaries to the tune of close to over 3 crore 50 lakhs have received the benefits from their state government. For the member to insinuate, that his position is correct and that of state governments democratically elected in this country are giving spurious data, sir, is unfortunate. Please, माननीय सुशील कुमार मोदी जी। उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ग्रेच्युटी देने के बारे में माननीय सदस्यों को प्रश्न नहीं पूछना चाहते, आप सदन में विराजे। मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूं। जो पे लगाया गया है इससे खत्म कर दिया, यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर, प्लीज। So thank you very much, sir. I thank all the members who have gone into great detail in speaking about the issue. In fact, I would like to start by saying I'm indeed happy to be able to stand up here and give the reply for this debate. And actually, but for the COVID which hit me, I would have been here the first day when the debate should have started. And from my party and from the government, I would like to assure every member in this House that debates, particularly on such topics, we have always been keen to participate and respond because we strongly believe in parliamentary democracy, and I have personally never been against giving replies, and sometimes I probably do it a bit more than what is expected of me because I go to the extent of trying to answer every point raised, which sometimes can mean a longer session, sitting and hearing more of the minister's reply. But let me assure this House that debates are definitely something which we respect and want to participate, and I'm glad today that we've had this debate, and I'm here to respond to what the members have spoken about. Many of our members seem to have heard what I have spoken in the Lok Sabha yesterday. So on many of the points, although they have been raised here, I would not elaborate too much. Of course, in honor of the member who's raised it, I will respond somewhat, but they have heard me on many of those issues in great detail, having spoken in the Lok Sabha, so I'll try to keep it crisp on some of these points. Sir, I started there, and I would like to start here as well to say that Indian economy, compared to the situation prevailing in many of our peer groups and compared to the situation in many of the developed economies, is definitely much better. But that does not mean that we are running away from saying, because, like some of the members have said, imported inflation, and because of the imported supply chain related problems and global commodity prices, we are being impacted. These are realities, and we are here to answer and discuss on them. Nobody is saying, or nobody is in a denial about price rise. I mean, even Professor Ram Gopal Verma spoke, and he's not here now, but, Ram Gopal Yadavji, sorry, thank you for correcting me. He said, no, धरातल में जाकर देखिए, numbers नहीं. Numbers भी देखेंगे, धरातल में क्या हो रही है वो भी देखेंगे. हम भाग नहीं रहे. और ये भी सच्चाई है कि numbers के मुताबिक भी हमारे inflation rate का एक band रहता है. 4 is the median point, -2 or +2 is what is normally accommodated. And we are at 7 with some effort. Or it can be slightly more than 7, but we have made sure that the Reserve Bank and the government put together are taking enough steps to make sure that it is kept at 7 or below, ideally below 6, the band. So nobody is denying. And therefore, when we say, look at the world
where some countries are experiencing inflation which they have not seen in 40 years, 35 years, 27 years. It doesn't mean that we are saying there's no inflation in this country. So, it becomes very, very haranguing. That's not to say about you. If the debate constantly is only attributing things which we have not even said. So let's please, both on data and on Dharatal, thank you very much, Professor Ram Gopal Yadav, constant interaction with people who are affected is giving us inputs, and based on which we are having a targeted approach from the pandemic until today when the recovery is going on. And through the targeted approach, we are reaching sections which so desperately need that help. Of course, yes, you can do a lot more. Nobody's denying that. But that doesn't mean we are saying, no, we won't do anything at all. And also this very impressive narrative which can go on, oh, you've collected so much from the fuel excise duty and the cesses, and you're sitting with it, and the poor person is not being given any help. I'm sorry. I will list out, and I will definitely list out what for the poor person even today we are doing, and we love to do more. That's not to say, oh, you gave 50 people, you don't want to give the 51st. No, we will give. But to think and attribute to us that you're not doing anything for the poor, I'm sorry. And approach that, you have never done anything for the poor, you are always for Adanis and Ambanis. I'm sorry, I'm compelled to take the names here. Is absolutely politicizing a debate which is so necessary for the country. So necessary for the country because all of us together, some of us in our states, some of us as members of parliament in our respective constituencies, are working to make sure that the poor's voice is heard. We are trying to reach out. Some of the schemes which don't go down to the ground, we are making sure that is given to them. Each one of us are contributing in this recovery process. And this recovery process is not purely on economic recovery, also because of the pandemic. And I'm glad the health minister is also here about the efforts taken for vaccination, which is so critical for the economy as well. Every member has been keen to know about it, and we've been constantly giving data to prove that everybody is in it so that the economic recovery can happen. So I appeal to the August House that we speak both on facts and on the Dharatal. It's not as if we are only throwing data at people. In fact, most of the times we are accused of giving data which is not right. So I'm definitely emphasizing that comparing with many of our peer group nations, emerging economies, or even looking at some of the advanced economies, India's position. Let's be somewhat comforted by the fact that our macroeconomic fundamentals are strong. It's all very well for us to be told, no, you should do some more here, some more there. But if you're denying that the macroeconomic fundamentals are not strong, I'm sorry, you're not going to be taken seriously. Not by me. I will take you seriously. You're a member of parliament. I'll honor you. But let's talk on what's actual and not what is generated, I don't know by who. So with that, I just want to highlight one of the points which is important, because we have a temptation to compare, and that's not wrong. Please do compare with our neighbors, with economies which we thought are better than us. Probably they were, and you wanted to tell us that they are better and why are we not. All that is fine. But please don't forget that today, the very same economies which were quoted to us, saying they are doing much better, India is not, because their policies are a lot more friendly for industry. I'm sorry. I'm not reveling in countries which are suffering today. I honestly do want every one of our neighbors, some of whose name I'll take here, to be better off, to be able to perform well. But today's situation, the reality is that some of these countries which have been quoted to us earlier,
for one index or the other index, they are better than us. You're not. Look at the reality, please, honorable members. Bangladesh, about which we are periodically quoted, and we have great friendly relations with Bangladesh, and I'm happy for it. And there was a time when we were quoted repeatedly saying Bangladesh is doing well. You're not. But even on a parliament question reply on 1st August yesterday, I have given the data of what is the comparison which has got to be there. I just want to read it out. The per capita GDP at PPP in 2013 of Bangladesh was 3,143 international dollar, as they say it, but it is US dollar. But the same 2013 India per capita GDP PPP was 5057, 3143 versus 5057. And in 2021, sir, when we are repeatedly reminded saying, you know, Bangladesh is doing it, even if they do well, very well. But I want to give you the number. In 2021, Bangladesh per capita GDP at PPP is 6613, whereas ours is 7334. So please do quote, but quote with facts. And the same Bangladesh today, and again I'm underlining this point, I'm not quoting miseries here, but because repeatedly we have been told, oh, you're next Sri Lanka. Oh, you're not anywhere near Bangladesh. But please, let's understand the whole story everywhere. Bangladesh today is seeking from IMF 4.5 billion because they have balance of payment problems. And when I say when our macroeconomic fundamentals are strong, please, let's recognize that our macroeconomic fundamentals are strong. Sri Lanka, of course, is asking for 3.5 billion to the IMF. Pakistan in total is asking in different stages for 7 billion from the IMF. There are times when we have also been told, oh, in India, the petrol price per litre is this, but look at our neighbor, Pakistan, look at our neighbor, Sri Lanka. That's the rate. They are far lower than you. Let's consider it in a holistic way rather than piecemeal saying you are this, we are that, they are there. No. Today's economic distress throughout the world being what it is, let's look at it holistically rather than just throwing one astra here so that, good, I've done my job. No, please. This is a very serious business. And all of us are honestly members of this House who will have to look at very seriously what kind of things can be done so further we are able to improve the lot of our people. Now I go to specific points raised by honorable members because I would like to answer them. I'm not going to get into greater details of other things which govern the macroeconomic situation. The first speaker, Elamaram Karimji, had raised few things which I think were not based on facts. I would want to correct them. He spoke about bank checks. I would like to say there is no GST on withdrawal of cash from bank. There's no GST, please. And today on very many things I will say there is no this, no that. On the GST, sir, because the more I listen, I'm worried that I'm coming, one after the other. More I listen to issues related to GST, I have a concern that probably information is not reaching, the right information is not reaching, and as a result, there's quite a lot of misconception. And I would today attempt to clear some of these misconceptions. So that was, first of all, no GST on withdrawal. Specifically on the checkbooks. GST has been imposed on the bank checkbooks when banks buy it from the printers of the checkbooks, because banks will have to buy it in bulk. And from them, when they obtain it, because banks don't print their checkbooks, they buy it and from the printers, and the printers, after all, for the paper, after all, for the machine, after all, for many other things that they have, and the services that they are paying GST for those inputs with which
They manufacture the checkbook and supply to the banks. So for them, there is a tax GST because they already are paying input tax for many of these items. So the stream till the consumer, because it's a consumption-based tax, will have to keep settling tax dues at every level. So that is what is before you, Honorable Member Karim. So I want you to kindly take into cognizance that as regards the consumer or the bank client who takes the money, withdraws the money, there is no charge on him. It is a bank which purchases from the printer for whom there is a GST. Otherwise, the bank will end up having to the printer will end up with, at a lesser cost he gives the banks, and the input tax credits will get accumulated. And I elaborate on the fact that the bank, when you go withdraw cash, 5 free transactions from your own bank's ATM and 5 from an ATM of a different bank, you can draw without any charge. They are free transactions, so 10 in total. And in 3 banks, I think transactions are limited to 3 and not 5 because in 6 metro cities there are difficulties, and instead of 5 they give for 3. However, for small, no frills, basic saving bank deposit accounts, which are what the common small and middle class families use, they are still permitted to 5 free transactions even in metro cities. So 5 plus 5, 10 transactions in a month is totally free when you draw it from your ATM. So let's please not be led by misinformation. And then banks may provide more if they choose to, because RBI has not asked them to contain it at that. If you want, you can do more. So that is about bank and withdrawals. Again, an issue which I may periodically now and a bit later also elaborate about the pre-packaged item. I hesitate to have to say something here. GST Council has members, ministers from every state. They are not alone when they are inside the GST Council. They sit with their officers as well. So it's not as if it's possible for anyone to say something about some other state outside and get away with it, because they are with their officers. If not the minister himself, the officers also know it. And as regards the latest, the 47th meeting, which was held in Chandigarh, it's a matter of record that all states agreed to the proposal. I put it on record. And if there have been private conversations with some ministers, I recognize the private conversation, Madam. Rajnitai, I would like to particularly tell you, private conversations can be anything. The minutes, the oral recordings, all stand testimony that there was not one person who spoke against. And this is my word, you may not trust me, but I have the responsibility as the chairperson of the GST Council to put the facts on record in this August House. Not one spoke against, and I repeat, not one spoke against. So there was not even a single disagreement for the decisions which were taken, and I'm glad Sushil Modi ji spoke about it elaborately, to the extent that some of the members thought, oh, the minister's reply is being given by him. He is a very old hand in the GST. He has been there before the GST Council was formed, in the Empowerment Committee, empowered group of ministers, which prior to GST drew the entire framework. And I do not derive any pleasure by saying something which is not true. You can always pull me up later.
My credibility will be gone to the bins. Why would I want to do it? And if ministers who had agreed and who later do not want to stand up and say, look, I agreed, I can't hold them responsible. Bhaiya, you were there, why don't you want to say? I will not ask them. In the council, what happened is what is on record, and about that, if there are speculations, it's my duty to answer it. And that's what I'm doing. I repeat, 47th council meeting in Chandigarh, where after a 3-layer process, the fitment committee, and I'll go to the details to tell you who were the members in the fitment committee. And post that, a group of ministers. I'll tell you who were the members of the group of ministers, not just my BJP compatriots. Ministers from all different states were in this group, some others were in this group, and post that, it comes to the GST Council. And why has this correction become necessary? Then and now, the poor's consumption of any of these are not being taxed even now. Even now they are exempted. And when in 2018, the branded people, some of them who were not registered as brand but unregistered, were also given the exemption. There was a thorough, rampant misuse. Because those who were given exemption, not so registered branded people, were all right getting the exemption, but those who were registered and high-value brands were given a choice, saying if you disclaim your registration of the patent or your copyright or your brand, you also become one of those brand, but not registered. Blatant misuse happened. And this from 2019 has been worrying the GST Council. Every meeting this was discussed, and there were amounts also looked at as to what this misuse is leading to. And in its wisdom, therefore, the council said, we'll have to work out some way in which the poor continue to get theirs without GST, but the brand and unbranded, which is happening, will have to be dealt with. And therefore, what we've done now is this continues for the poor. They're not being taxed. The exemption continues on rice, puffed rice, dahi, chawal, lassi, whatever. It continues. What's now, the exemption has been withdrawn, is on the pre-packed. Even now, when a trader who is dealing with small customers has to sell in loose, he has to buy his product from somewhere. So when he buys in bulk, gets it packed up there, and then brings it to his shop, he's not being taxed even now. He can get his 25 kg, 30 kg, come here to his shop and sell to the poor without GST. So the council, and I take extreme, I think it's my duty, and I take extreme pride to say that the council has applied its mind at various levels, at the fitment committee level, group of ministers level, and then the GST council level, that the continuation of the exemption for the sake of the poor continues. And the misuse which was happening from the branded ones, particularly those which are registered brands, had to be corrected. That's what has happened. Elamaram Karimji also was worried that we are dealing with diamonds so kindly. You're taxing them very less. Food products are being taxed at 5. Karimji, at the time when GST was
brought in, elaborate discussions took place about diamonds, because in this country, 96% of all imported diamonds were coming, cut, polish, some jewelry, value addition work, get exported. 96% of all rough diamonds which are brought into this country are exported. So obviously, you don't export your taxes. Any export item does not bear the domestic tax. And therefore, earlier where it was 3%, then there were quite a lot of demands from those, and it is a labor-intensive industry. Therefore, a lot of input tax credits were getting accumulated, and because they're selling it with no tax or some percentage of tax, it wasn't benefiting. Therefore, in order that ITC, input tax credit claims, can be sorted out, studies were done on it, and post that the council took the decision to keep the tax where it is. So that is not a favor done to diamonds. It is more the industry and the workers who are all there, and as a result of which, and because 96% gets exported, that rate has been fixed. Honorable Member Karim also said, since independence, if I'm able to recall his words, since independence, there's never been a tax imposed on cereals and food products. Please correct me if I'm wrong. But I'm sorry, no. I need to put the facts before you. Prior to GST, the VAT rates on pulses, dal, wheat, rice, flour, atta, maida, suji, rava, besan, paneer, curd, lassi, buttermilk, by states, I have it here. Every state in some or the other item has imposed a VAT. So since from independence, nobody taxed on cereals. No, sir. No. Since you're from Kerala, I'll quote that example first and I read out the others later. In Kerala, pulses before GST was taxed 1%. In Kerala, atta, maida, 5%. Suji, rava, 5%. Besan, 5%. Taxed. So, it's fine. We may probably not have the necessary information in our hand, but every state had one or the other tax on all these items, which today have become the GST-related curse. No, sir. In fact, therefore, there are some states, Jharkhand, for instance, 5% on dal, 5.5 wheat, 5.5 rice, 5.5 maida, suji, rava, 5.5, 5.5 besan, paneer, 5.5. Maharashtra had it even on lassi, curd, buttermilk, 6%. Ma'am, I'm not quoting Maharashtra to, for you to raise up for a point of order. No, with due respect, I'm saying Maharashtra prior to GST taxed lassi, taxed chas, taxed buttermilk, curd at 6%, madam. So, paneer was taxed at 6% as well in Maharashtra. So, it's very well for us to very quickly say, no, this has never happened. West Bengal taxed paneer 5%, pre-GST. So, no point. Mr. Derek, it is just to disturb. No. Please. There is no point. You listen to her first. Let her make her statement. No, not in between. Not in between. You are not supposed to disturb the minister while she is replying. Don't disturb. Don't disturb. Why should I disturb? No, you are disturbing No, in I her only asked reply. a point of order. Why No, I am not allowed. Sir, Please be I'm not seated. disturbing. I'll sit down. Please. I'm not allowed point of order. Yes, madam. Sir, is this a classroom? I'll sit down.
once the minister's reply is over. Sir, we are not here. I've asked for a point of order. Because she mentioned West Bengal and Paneer, I asked for a point of order. If you think we are a classroom sitting here with students, on this we walk out. You don't want to give us a chance to even express ourselves. No, sir. Sir, it is extremely unfortunate. It is extremely unfortunate, and this has exposed the Trinamool Congress and my esteemed colleague, the leader of the Trinamool Congress, Mr. Derek O'Brien, stands exposed today in this House. They never wanted the debate in the first place. We have been repeatedly saying they are running away from the debate. We have listened, the Honorable FM, as she has just recovered from COVID. After that, she has sat 5 hours and listened to every honorable member, made copious notes. She is addressing each member's concerns very elaborately. And despite such an exhaustive and very, very articulate response to everybody's issues, if the honorable member wants to find an excuse to walk out, I think it is very, very sad. It only shows that they are getting exposed. They are getting exposed for their failure to take effective measures. Honourable Minister, please continue. So I won't elaborate on each of the states, sir, but the matter of fact is some states or some other states, or in fact all states in some item or the other, pre-GST had a tax, had a VAT in every one of these items, which we today feel outraged. How did the GST Council do? The GST Council has not done anything. No new tax has been levied. But those who had exemption and those who were misusing it have now been told no more exemption for you if you're branded. So pre-packed for the poor, which comes, and that which is being bought in loose is still under exemption. With that, I will not elaborate further. But there were concerns about hospital beds. I would like to highlight again, this is as a result of a misunderstanding. I would like to clear this misunderstanding. The GST Council recommended that hospital room rent, no bed, no ICU. ICU is not being charged at all. It does not impact emergency services. It does not impact ICU. But if you are taking a room in a hospital, which is more than 5,000 rupees per day, it is only for that class, 5,000 and above, that 5% tax is being levied. 5,000 and lower, there is no tax if you're taking a room with treatment being offered for you. So, again, a misunderstanding which I'd like to be clear on. I want to tell, no, sorry, that is also not right. Again, with a lot of cynicism, the council is accused of having levied charges on crematoriums. You're going to, bury your dead and you're being charged? No. Please put in a minute more to read what actually the council has said. I'm extremely proud, sir, of the way in which the council functions. The ministers apply a lot of their mind. The fitment committee does its business. At every layer, the legal committee looks into the legality of everything. And post that the issues come to the council. And even there, they think about whether it's right time, should we do it later, what is the loss if we do it tomorrow, what is the loss if we hadn't done it at all. Everything is discussed. To suddenly make a picture of the GST Council as though it is sitting mindlessly and just goes about wanting to earn more. No, please. They are also people coming from the ground. After all, they belong to all our parties. They know what is the ground. They come back to say what they want. And there is no maniacal wanting to earn more revenue. It is more reasonably addressing issues, but addressing nevertheless. So crematorium, sir, Honorable Member Karim,
there is no GST on crematorium, funeral, burial or mortuary services. कोई इसके ऊपर टैक्स नहीं है, मगर क्योंकि वो सब एग्जेम्प्ट है, मगर कोई एक नया क्रिमेटोरियम बनाना चाहता है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल वाटर इंसिनरेटर ले आ रहा, कुछ और बना रहा, वो सब के लिए वो टैक्स पे करके वो ले आता है इंस्टॉल करने के लिए. He buys these huge incinerators, also builds it with materials for which he pays tax. And when he comes here to build it, he's already paid the tax. How will he retrieve it unless he's got? So the construction of crematorium is what is being taxed, and it is not as though the services you go to bury a dead, you're being taxed. No. Let's please understand how the economics of taxation works. Yes, it is important for being conscious that we don't hurt a poor consumer. But it doesn't mean that we break the taxation chain and disrupt the whole GST framework. And also even now we say, oh, no, GST is a failure. Not at all. I actually want to highlight this, and I shall do it, that after the introduction of GST, today I heard a lot of this, Grihani, Grahast. Oh, GST Council is also conscious of Grihanis. GST Council is also conscious of households. I will read out a list as to what the taxation on Grihanis was before the GST was introduced. Derek O'Brien is not here. He listed out 6 things and said, Minister is not here, come. I wanted to come and reply. I'm ready to reply. He is not here. I will read it out, but. So, Honorable Member Karim, I want you to be sure that the crematorium matter be settled. It is not as though. Now, before I just want to be sure that the point on the GST decision-making process is understood, I want to tell honorable members as to who were in the fitment committee. The fitment committee consists of top commissioner level officers from Rajasthan, West Bengal, sorry, I've misplaced a paper, but I will read it. I'll get the details. Okay? That is at the fitment committee level. After that comes the group of ministers. Who are the group of ministers in this? West Bengal, Rajasthan, Kerala, Uttar Pradesh, Goa, Bihar. They have considered the decision given by the fitment committee. And after that, it went over again to the group of ministers which is looking at rationalization of rates, looking at the correction of inverted duty structure in the taxation, where you pay higher tax when you're buying the raw material, but pay lower tax when you're selling the product. For that also a group of ministers, which is headed by the Chief Minister of Karnataka. And in that too, who are the ministers again? Punjab, Chhattisgarh, Rajasthan, Tamil Nadu, West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana, and Kerala. All of them agreed. All of them agreed, sir, and agreed without any difference. So I want this to be laid as a matter of fact. There were concerns about portion, nutrition, and also about how reduction in malnutrition and issues like that. Between 1516 and 1921, child stunting has been reduced from 38.4 to 35.5 in percentages. Child wasting, 21 to 19.3%. Underweight children, 35.8 to 31.1. Malnutrition in women, that is between 18 and 49 years, 22.9 to 18.7.
And I'm happy to say Health Minister is here, former Health Minister is here. Institutional births in rural areas, which is very important for the maternal health, has increased. It was 75.1 in 2015-16 percentage, 75.1 percentage. It's today at 86.7%. Also, the cost of medicines, cost of people not being able to purchase medicine. I want to say I'm very glad. I very closely follow Health Minister Dr. Mandavya's Jan Aushadhi Kendras. We every now and then talk about it. The price of Jan Aushadhi medicines, is cheaper at least by 50%, and in some cases by 80% to 90% of the market price of branded medicine. The same branded medicine and what is available as a generic medicine here in Jan Aushadhi Kendra, 90%, 80%, and such differences. So I want that to be appreciated, that the Jan Aushadhi Kendra as a mission has succeeded in reaching medicines at affordable prices to the poor and the needy. And that is a big success. I credit one former and current health ministers who are here. In the last 8 years, starting from the annual turnover of 8 crores in a year, 2014-15, highest monthly sales turnover of 100 crore has been achieved in this. And therefore, this is something which I want you to take into cognizance. I want Kerala to have a lot more Jan Aushadhi Kendras so that your people in Kerala can benefit by affordable medicines. More than 3.28 crore persons have been treated free of cost because there was this concern, cash has to be paid, they can't afford it. Ayushman Bharat has given this facility of being treated free of cost. As on 7th April, I'm giving you the data, 3.28 crore persons have benefited from it, and 18 crore Ayushman cards have been issued. So the care of the poor is being fully kept in mind. Honorable Member Shakti Singh Gohil, he's here, and very many other members spoke about how Ujjwala is really not making a difference. You spread it, but then we all gave up. But then today there is a problem. I just want to highlight that as of May 21st, when we announced the excise duty cut, we agreed and we announced that 200 per gas cylinder, up to 12 cylinders will be given to over 9 crore beneficiaries of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. We have not forgotten them. But the cost of the gas, LPG, is not in our hands. If we are importing it, and if the prices are going up, obviously we'll have to make sure that the poor get it at a concessional rate. We are giving 200 per cylinder, and not for 1, 2, 12 cylinders are being given that subsidy. It must be noted that between 2014, actually in 2014, there were only 16.8 crore LPG connections. It is today in 2022, 30.5 crore people benefiting from Ujjwala. The tomato, onions and potato scheme has been easy target of a lot of people saying nothing has made a difference in it. You announced it, Prime Minister Modi said it, but nothing. No, but I would want to just highlight what it is about. Actually, I'll start from over the span of less than 5 years under UPA 2, from May 2009 to November 2013, the average price of various food commodities were in triple digits, not double. Some of them went up that much. And I'm not exaggerating. Potato, onion, tomato
the increase in average price over this period, 2009 to 2013, was shockingly at 164% for potato, 323% for onion, and 160% for tomatoes. So that's the kind of increase in price happened during UPA 2. And today with top scheme, we are able to get more of these perishable goods to the market, give them capacities to store, and as a result of which, the prices have been held reasonably. In fact, in November 2013, sir, the price of onion had touched 100 rupees a kg in certain centers. Some of them, sir, you're from Assam, you'll know in places like Aizawl, it was already 100 rupees or more at that time, and tomato was costing 80. I'm glad that Rajani Tai remembered my exchange about onions in the Lok Sabha. Whether I eat or not Tai, we work to make sure that it is affordably available for everybody. So it doesn't matter whether I'm an onion eater or not, and all of us rejoiced at a minister being bullied, saying, oh, she doesn't eat onion, so she doesn't care for the poor who need to eat. Well, not just me. Prime Minister also has a concern, and that's why the top scheme succeeded. That I would like to quote that between the last month and this month, the reduction in the price, whereas what it was between 9 and 13, in 2009, May 1st, potato was 9 rupees. Whereas November 22, 2013, it was 26 rupees. Whereas what we have on July 29 is 26 only. We've contained the prices. Onions were 52.98 in 2013. It is 25.45 today, in July, on 29th July. Tomatoes, 46 rupees in November 2013. Today it is at 34. So, one of the things which we like everyone to take into cognizance, there were detailed questions about groundnut oil, mustard oil, vanaspati. I have data, I don't want to read it here, but proving that we are holding the prices carefully. And in the process, I'm not sure one of the honorable members did ask, what is happening? The area under cultivation, I think it was one member from Telangana, area under cultivation of rice is going down, and area under cultivation of wheat, and then the export which was going, you halted it. There is a group of ministers headed by the Honorable Home Minister, which periodically reviews the Commerce and Industry Minister, Food Consumer Affairs Minister, Leader of the House here, is also a member of that committee, of the group. We periodically review the availability of cereals, pulses, dalhan, tilhan, and also the crop sowing, area, acreage under cultivation, and take calls accordingly. So it's not left high and dry. The government is looking at it because these are essential and we need to do something about it. So vulnerable sections of the society, because I would want to quote from Pandit Deen Dayal Upadhyaya, who's our ideologue, from whom we derive a lot of inspiration. He said, and I quote, "It is our thinking and principle that these uneducated and poor people are our gods. We have to worship them. It is our social and human dharma." That's what he said. And the Antyodaya which we practice is derived from that. And as a result, you will find that, let me list out some of the specific action. Poor. Huh? Sorry? The poor. Huh? Mr. Binay Bishop. What is it? Binay Bishop, not now. I'll give you the data of what we're doing with farmers, sir. PM Ujjwala, I've already said, sir, 2014, 16.8 crores. Today it is 30.5 crores. Since we had Honorable Member Binay Vishwam talking about farmers, in 2014, there was no Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana, but in 2022, we've already deposited 12.5 crores of plus number of farmers, 6,000 a year for each one of them. 12.5 crore plus farmers have received
6,000 each into their account per year. So we are looking at farmers and taking care of them. Jal Jeevan Mission, sir. In 2019, there were only 3.2 households, 3.2 crore households. Now, getting piped water, 9.6 crore households get piped water. Taking care of the poor actually, not just throwing some money and saying, "Ah, दे दिया poor के लिए पैसा." नहीं, सचमुच पानी जा रहे उनके घर में नल के द्वारा. 9.6 crore households. Sir, street vendors, PM Swanidhi Yojana, 2014, there was no scheme. 2022, 29 lakh plus get loans for under the PM Swanidhi so that they can do affordable loans, so that they can do their own work. But otherwise, they don't have to give security. Without security, they get it. Ayushman Bharat, I've already said. Ayushman Bharat Jan Arogya Yojana, 3.28 crores get free treatment. So let's please, I know member Sanjay Singh, he's not here. He was talking about poor ke liye, garib. We are attending to garib. In reality, as to what they need in their house is reaching them. Tiruchi Shivaji also mentioned some of these, garib ke liye kya hai. One point on which member Ranjit Ranjan also speak. Ranjit Ranjanji also spoke about. So you've given Ujjwala cylinders, but what's the use? The price is going up. And I've already told you that we've given for up to 12 cylinders in a year, 200 rupees each cylinder. But there is an important data I would like to highlight here. LPG coverage, sir, is defined as ratio of the active consumers to the total households which are getting covered. That has increased from 61.9% in 2016 to 102.2% in November of 2021. That's not possible unless people are having their refills made periodically. So it's not true that people are not coming for refills. Yes, the price has gone up. It is not in our hands, but still we are giving 200 rupees per cylinder for people so that they don't, that may not be sufficient. You can ask me to give them totally free the cylinder. They may deserve it, but I'll also have to consider how many people I can afford to give and so on. So, you are covered already. Amount has been reduced yesterday in the House. Amount is reduced to now only 242 crore is the subsidy amount. से पूछना चाहती हूँ, सूचना के अधिकार के तहत नीमच के चंद्रशेखर गौड़ ने जो आंकड़े जुटाए हैं, उसके तहत 2021-22 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 2.8 करोड़ ग्राहकों ने एक भी रिफिल नहीं कराया, 62.1 लाख ग्राहकों ने सिर्फ एक बार रिफिल कराया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन 49.44 लाख लोगों ने एक भी गैस साल में रिफिल नहीं कराया, 33.58 लाख ने सिर्फ एक बार कराया। बोलूं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन 2021-22 30.10 लाख ग्राहकों ने एक बार रिफिल कराया, 24.60 लाख ने एक भी नहीं कराया। सर क्या बात है सर? 3.59 करोड़ साल भर में मात्र एक सिलेंडर भराया और 1.20 करोड़ ने सिर्फ एक भराया। इसके अकॉर्डिंग उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या में शामिल पिछले एक साल में 4.49 करोड़ ग्राहकों ने एक बार भी सिलेंडर नहीं भराया और 2.2 करोड़ ने सिर्फ एक बार। इट मीन टोटल। एक मिनट मैं जरूर आंसर दूंगी रंजीत रंजन जी। ऑनरेबल मेंबर रंजीत रंजन जी को चेयरमैन साहब आपके द्वारा आंसर देना चाहती हूं। सरकार बजट के द्वारा जब ये प्रोविजन करके घोषणा भी करती है और ये सब रेट पब्लिक में अवेलेबल है
ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अपने क्षेत्र में जा करके गरीब के लिए ये सब्सिडी दिलवाए। उनके अपने कर्तव्य है जो सरकार के द्वारा। नो नो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी. You cannot ask me to give an answer. You want. I will give an answer having heard you. It cannot be. ये क्या है sir? Continuous. Please back down. Please back down. Sir. Sir. This is no way. Nothing will go on record. Which are saying without my permission. So I'm not yielding now, sir. Nothing will go wrong. I'm not yielding now, sir. I'm not yielding now, sir. I sat down. आप सुन लीजिए जरा प्लीज, हाथ जोड़ करके मैं बोल रही हूँ, सुन लीजिए प्लीज। सुन लीजिए, बैठिए। I'm not claiming it. It cannot be a verbal duel. So keep patience. आपने जिसको जो पूछता था पूछ लिया, मिनिस्टर यील्ड किया, आप मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं, आप बैठिए। Sir, please. I'm addressing you, sir. I sat down, heard every member, sometimes in this place or sometimes from my room. And even now, I sat down yielding to hear the honorable member. I heard the honorable member, and after which I'm willing to give an answer. Maybe not the answer she would like, but I'm giving an answer. But not the answer that she wants, maybe, but that doesn't mean that this is not the way to give an answer. That's the answer I can give. You like it or you don't like it. With your permission, I've sat down, I've heard, and I'm also... And what is this? Constantly the minister will have to be listening. I am listening. But when I stand up to answer, there is interruption, there's running commentary, there is dictation. No, not that way. Sorry, sir. I'm willing to hear. I'm willing to sit and hear interruptions. I yield. And after that, I certainly give a reply. And I would think you would give me that, duty that I'm performing a chance. Yes, definitely. Please. No. Sir, there's also been a lot of question about, the center is collecting a lot of cess. Center is collecting a lot of cess. Before I go to that, sir, Honorable Member Derek O'Brien is not here, but he did raise something very interesting, saying families, when they think of the morning, the kind of things that they do, they buy toothpaste at this rate. When they go out, they have to get a cylinder and come. I just want to draw his attention, sir, to domestic, that grihani, grihastha, unka dhyan mein rakhte hue, pre-GST rate. Huh? Of course, sir. Madam, I fully know. I am purposely using it. I am also a grihini, and I use the word grihini, and I'm using the grihini because I've been told repeatedly, grihini ke daan rakho, main grihini hoon. So, I hope you will not have an objection, sir. ये आपने बोला, अब सुनने का समर्थ रखिए, please. That's my style of speaking, madam. I may not speak like Rajani sweetly, but also keep saying things which have been already answered. My nature is different. I'm sorry, all of us are made of different stuff. You may have to put up with it. We are made of different stuff. Sir, Derek had raised this issue about how families have a worry. I just want to say GST has not increased the burden on families. And this I'm saying because the rates on some of the items before GST was far higher. And let me list out: tooth powder, 17% pre-GST, now it's 12%. Hair oil, 29.3% pre-GST, 18% under GST. Toothpaste, 29.3 pre-GST, 18
under GST. Soap, 29.3 under pre-GST, 18% under GST. Footwear, which is more than 1,000 rupees, 21%. GST is 18%. Paints, because I heard Honorable Member Jayant Chowdhury say we probably talk about tomatoes, potatoes, onions only, but sarai, saria, cement, paints, sir, and varnishes, which are necessary for the ordinary citizen to, make his house up, 31.3% pre-GST. It's 18% now, sir. Sugar, which आम घर में उपयोग में आता है, 6% pre-GST, now it's 5%. Sweetmeats, मिठाई, दुकान से जो तो लेते हैं 7%, 5% now in GST, 7 under pre-GST. Washing machines, which has now become a common household thing, everybody wants some model or the other, 31.3% pre-GST, 18% now. Vacuum cleaners, 31.3%, 18% now. Televisions up to the size of 32 inches, 31.3%, now it's 18%. LPG stove, 21%, pre-GST, 18%. LED lamps, which Piyush ji as minister propagated that people should have LED lamps in their houses, 15% under pre-GST, GST is 12%. Kerosene pressure lantern, which for emergency we use in poor households, which till today didn't receive electricity, 8% before, 5% now. So, Derek O'Brien, families which want to buy things today are buying it at far lesser rate under the GST. Also, he's not here. I do not want to spend much time on it. मैं आपकी सामने और आपके माध्यम से सदन के सामने केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 का एक संशोधन प्रस्ताव लेकर आए हैं। देश में जिस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर काम शुरू हुआ है, जिस प्रकार की मल्टी मोडल, मल्टी सेक्टरल इंफ्रास्ट्रक्चर की रूप बनने लगा है, उसके लिए उपयुक्त मानव संबल की भी आवश्यकता है, अप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स की भी आवश्यकता है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार की ये निर्णय हुई है कि हमें एक वैश्विक स्तर की ग्लोबल स्टैंडर्ड मल्टी मोडल, मल्टी सेक्टरल एक एकेडमिक इकोसिस्टम, नॉलेज इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता है। उसी की तहत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसको हमारी सरकार की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक दूरदृष्टि है कि एक गति शक्ति मिशन बनी है, गति शक्ति परिकल्पना के अंतर्गत सारे विभागों की एक प्रकार से एकीकरण करना नीति के लिए, नियम के लिए, इसकी एक नई ढांचा बनते दिख रहा है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के सारे विभाग, रेलवे, रोड सेक्टर, वाटरवेज, एविएशन सेक्टर, पोर्ट सेक्टर तथा आईटी जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे को सभी प्रकार की संवाद की, दूर संचार की, गमनागमन की व्यवस्था को गति शक्ति की प्लेटफॉर्म पे एक करने की आज योजना बन रही है, क्रियान्वयन हो रही है। ये इस प्रकार की 21st सेंचुरी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाने में देश आज जुटी है। उचित होगा उस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मानव संबल भी वैसे ही बने। इसीलिए मैंने कहा मल्टी सेक्टरल, मल्टी मोडल, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डिसिप्लिनरी वैश्विक स्तर की एक विश्वविद्यालय बने। एक रेलवे विभाग की अगुवाई में पिछले 2018 से एक डीन ऑफ यूनिवर्सिटी चल रहा है। आज आवश्यकता हुई है इसकी परिधि को सर्वव्यापी करना, सर्वदेशी करना। इसीलिए यह संशोधन प्रस्ताव
विश्वविद्यालय 2009 कानून में हम लेके आए हैं। आपकी विचारार्थ, इस सदन की विचारार्थ हम स्थापित कर रहे हैं। नमस्कार अध्यक्ष जी, आदरणीय सभापति जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ी हुई हूँ। आदरणीय सभापति जी, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए जाने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 के समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही शिक्षा का आध्यात्मिक महत्व रहा है। शिक्षा न केवल मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए बल्कि समाज और देश के विकास के लिए भी अति आवश्यक है। शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य रोजगार प्रदान करना भी है और तकनीकी रूप से देश को उच्चता के शिखर पर पहुंचाना है। माननीय सभापति जी, रेल का परिचालन अपने ही आप में एक जटिल प्रणाली के जरिए होता है। विभिन्न सिस्टम आपस में इंटरलिंक होते हैं। इसमें अलग अलग तरह की विशेषताएं एवं तकनीकी स्किल की जरूरत होती है। इन सिस्टम और स्किल को विकसित करने में वर्षों लग जाता है। आदरणीय सभापति जी, पिछले कुछ वर्षों में रेलवे में नई नई तकनीकें आई है, जैसे कि सिग्नलिंग प्रणाली यानी कवच, नई ट्रेन यानी वंदे भारत, जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से यात्रा के समय को कम करना, उसे अधिक सुखमय बनाना और 100% सुरक्षा की गारंटी देना रहा है। इतनी जटिल तकनीकी प्रणाली को चलाने के लिए कर्मियों को एक गहन आरंभिक प्रशिक्षण दिया जाता है और समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी कराए जाते हैं, क्योंकि रेल सेवा में आने से पहले उनके पास विशेषज्ञता और तकनीकी स्किल नहीं होते जो उस काम के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे में हमें तकनीकी रूप से शिक्षित प्रशिक्षित युवक युवतियों की आवश्यकता है, जिनकी मूल तकनीकी शिक्षा में ही ऐसे तत्वों का समावेश हो कि वो पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ ही ट्रेन संचालन बारीकियों और पूरी तरह जान जाए ताकि उन्हें तुरंत काम पर लगाया जाए। आदरणीय सभापति जी, दुनिया में हर बड़े रेलवे ने रेलवे प्रणालियों को अध्ययन, शोध और स्किलिंग के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, जैसे कि मैसाचुसेट्स सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका 1861, रेल टेक यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अमेरिका 1867, रेलवे टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जापान 1986, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग रूस 1896, बर्मिंघम सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च एंड एजुकेशन इंग्लैंड 1972, बर्मिंघम जियो ऑटिंग यूनिवर्सिटी चीन 1896। आदरणीय सभापति जी, अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। बिग डाटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो उच्च स्तरीय टेक्निकल योग्यता रखते हैं। वैश्विक परिस्थिति में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह और भी जरूरी हो गया है। आदरणीय सभापति जी, इन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 2018 में एक नई शुरुआत केंद्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान यानी NRTI के रूप में की गई। इस संस्थान में पाठ्यक्रमों को इस तरह से गठन किया गया है कि यहाँ से पास होने वाले छात्र रोजगार एवं स्वरोजगार के काबिल हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यह कहना है कि हम भारत में
एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जहां भारत के नौजवान रोजगार तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार सृजन करने वाले बने। इस उद्देश्य का पूरा करने के हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में मेरे संसदीय मत क्षेत्र वडोदरा के नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट NRTI को केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी गति शक्ति का दर्जा देने का निर्णय को मंजूरी प्रदान करनी है। आदरणीय सभापति, जिससे इस गति शक्ति विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा, इससे इसकी क्षमता और बढ़ेगी। यहाँ और भी नए पाठ्यक्रम चलेंगे। इसका लाभ न केवल गुजरात के युवक युवतियों को होने वाला है बल्कि देश भर के युवाओं को भी मिलेगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल रेल परिवहन से जुड़े हुए विषयों के शिक्षण के लिए स्थापित नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसमें मेट्रो रेल, सड़क मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग आदि से जुड़े हुए पाठ्यक्रम का भी समावेश किया गया है। आदरणीय सभापति जी, इस विश्वविद्यालय में ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, एजुकेशन और कौशल विकास के संबंधित पाठ्यक्रमों को भी साथ में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD के साथ साथ एम्प्लॉयड रिसर्च को भी महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। इस विश्वविद्यालय का केंद्रीय कैंपस मेरे संसदीय मत क्षेत्र वडोदरा को मिला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मेरी ओर से और मेरी वडोदरा लोकसभा की जनता की ओर से बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ। साथ में मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी जी और MOS रेल मंत्री हमारी दर्शना बहन को भी अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि देश में कहीं अलग अलग स्थानों पे भी ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का अलग अलग स्थानों पे भी कैंपस स्थापित होने वाले हैं, लेकिन उनका मुख्य जो कैंपस है, केंद्रीय कैंपस, वो मेरे वडोदरा को मिला है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत ही अभिनंदन और आभार करती हूँ। आदरणीय सभापति जी, मेरे संसदीय मत क्षेत्र वडोदरा में गति शक्ति विश्वविद्यालय को मंजूरी देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एवं धर्मेंद्र प्रधान जी का, रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी जी और माननीय रेल राज्य मंत्री बहन श्री दर्शना बहन को सहृदय धन्यवाद करती हूँ और साथ ही उक्त सभी कार्यों को समय से संपन्न होने के कारण निश्चित रूप से देश के विकास को नया आयाम मिलेगा और सभी कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथाक प्रयास से संभव हो पा रहा है। अंत में मैं इस बिल का तहे दिल से समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। राय जी, स्वागत श्री कौशलेंद्र कुमार जी। सभापति महोदय, आपने मुझे केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार द्वारा यह बिल मुख्य रूप से गुजरात राज्य के बड़ोदरा स्थित रेलवे महाविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसका नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय करने का निर्णय लिया है। यह स्वागत योग्य है। इसका नाम गति, यह अब सरकार का विचार 100 लाख करोड़ रेलवे के आधुनिकीकरण की परियोजनाओं में खर्च करने का है, तो यह केंद्रीय विश्वविद्यालय उन सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होगा जिसके आने वाले समय में देश को जरूरत है। गति शक्ति केंद्रीय विश्वविद्यालय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, नगर विमान, मोटर शिपिंग और जल परिवहन मंत्रालय के लिए भी यह सहायक सिद्ध होगा। मैं बिहार प्रदेश से आता हूं, जहां की धरती प्राचीन पठन पाठन के लिए विश्व धरोहर के रूप में नालंदा को जाना जाता है। सभापति महोदय,
नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पर काफी सरकार ने सहायता किया है, ये बधाई के पात्र हैं। इसी क्रम में नालंदा नव महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जहां राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के प्राचीन शास्त्रों की विषय की पढ़ाई और शोध भी किया जाता है। सभापति महोदय, मेरा सरकार से मांग है कि नव नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाए। इससे वहां वर्तमान में पढ़ाए जा रहे विषयों के साथ साथ साइंस के उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। सभापति महोदय, बिहार राज्य का पटना यूनिवर्सिटी भी एक प्राचीन यूनिवर्सिटी है। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काफी प्रयासरत हैं। केंद्र सरकार द्वारा भी आश्वासन मिला है, किंतु इस दिशा में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी की इच्छा थी और उप राष्ट्रपति महोदय भी अपनी पिछली बिहार यात्रा के दौरान आश्वासन दिए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बिहार की जनता से वायदा किए थे कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पटना यूनिवर्सिटी को नव नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी को सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे। इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने जवाब में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए पटना में करने का प्रस्ताव जरूर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय जी, आपने मुझे केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन के लिए मेरी व बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका और आपके साथ साथ अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान NRTI विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक मानित विश्वविद्यालय को एक स्वायत्त केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का उपबंध करता है, जिससे गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। यह एक सराहनीय कदम है। रेलवे की तरह ही मेट्रो, एविएशन, शिपिंग, हाईवे, ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिक्स भी टेक्निकली कॉम्प्लेक्स है और इन क्षेत्रों में भी बहुत अधिक तकनीकी विकास हुआ है, जिन कारण वहाँ भी अच्छे उच्च स्तर की तकनीकी शिक्षा और योग्यता की भी भारी आवश्यकता है। लेकिन गति शक्ति विश्वविद्यालय को परिवहन क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकी के निर्माण की सुविधा प्रदान करने में भी सक्षम होना चाहिए। इसके लिए क्षमता और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के साथ साथ प्रशिक्षित पेशेवरों की संख्या बढ़ाने की भी आवश्यकता है, अन्यथा पूरी नीति के विफल होने का खतरा पैदा हो सकता है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे लाखों बच्चे डिप्लोमा और इंजीनियरिंग करके भटक रहे हैं, उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए ऐसे विश्वविद्यालयों में स्पेशल डिप्लोमा या स्पेशल कोर्स कराकर उनको नौकरी देने का काम किया जाए। यह देश में केवल पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय है और देश में कुशल श्रमिकों की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसे कई और विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। इसे देखते हुए सरकार शिक्षा, कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिक आदि जैसे कई क्षेत्रों में गति शक्ति ब्रांड को लागू करने पर विचार कर सकती है। परिवहन के क्षेत्र के लिए व्यापार विस्तार, अनुसंधान और विकास और आउट ऑफ द बॉक्स दृष्टिकोण की आवश्यकता है और मंत्रालय को दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन मॉडलों को अध्ययन करने पर भी विचार करना चाहिए, जिन्हें भारत में भी दोहराया जा सकता है। गति शक्ति ब्रांड का उच्च शिक्षा, प्रौद्योगिकी, सतत विकास जैसे कई क्षेत्रों में लाभ उठाया जा सकता है और इससे देश में प्रशिक्षित और कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी, जो भी भारत की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ में माननीय मंत्री जी का ध्यान केंद्रीय विश्वविद्यालयों में SC, ST, OBC
वर्ग के प्रोफेसरों की कमी के ऊपर भी आकृष्ट करना चाहूँगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी भी संविधान के अनुरूप आरक्षित कोटे को भी पूरा नहीं किया गया है। कई अभ्यर्थियों के अयोग्य घोषित करके उनके रिक्त पदों पर जगह होने के बावजूद भी भरा नहीं गया है, जबकि उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं है। जैसा कि मुझे ज्ञात है, एक पद हेतु आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती, लेकिन विश्वविद्यालय यदि एक है तो समस्त नौकरियों को जोड़कर उसकी संख्या के अनुसार आरक्षण दिए जाने की हमारी बहुजन समाज पार्टी मांग करती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति विशेष रूप से ST, SC और OBC वर्ग के लोगों को अनिवार्य रूप से दिए जाने की भी मैं मांग करती हूँ। उसके अलावा अभी हाल में ही लगभग 10 दिन पहले हिंदू अखबार में छपे एक आर्टिकल के अनुसार IIT दिल्ली में 8 विभागों में SC, ST, OBC के छात्रों द्वारा PhD हेतु कुल 637 पदों का आवेदन प्राप्त हुआ, लेकिन उनमें से एक भी पद की भर्ती नहीं की गई थी। यह बहुत ही दुखद है। इस तरह के आंकड़े देखने के बाद सहज ही समझा जा सकता है कि SC, ST, OBC के साथ शिक्षा में भेदभाव का स्तर कितना बढ़ता जा रहा है। साथ ही में इस सदन में संविधान की दुहाई देने वाले संविधान के धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालय में आए दिन देखने में मिलती है, लेकिन सरकार कभी भी गंभीर होकर दोषियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करती है। इस तरह से इनका मनोबल बढ़ता है। मेरी सरकार से और माननीय मंत्री जी से मांग है कि ऐसे प्रकरणों पर सरकार गंभीर रूप से ध्यान दे और ऐसी चीजें आगे न बढ़े। इन्हीं के साथ साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भारत के पूरे शिक्षा के स्ट्रक्चर को बदलने का एक नया आयाम दिया, एक नया प्रयास आरंभ किया। मेरे वरिष्ठ साथी माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाया है, उसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है आज का ये बिल। केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट में अमेंडमेंट का। माननीय अध्यक्ष जी, आप सब जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेक्टर है, और स्पेशली अगर हम देखें रेलवे और मेट्रो, तो ये तो अपने आप में ऐसे सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटी का कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा माननीय अध्यक्ष जी। रेलवे में तो ये परिस्थिति होती है कॉम्प्लेक्सिटी में कि मान लीजिए शरीर के पाँव में अगर चोट लगे तो दर्द पाँव में होता है, लेकिन रेलवे जैसी कॉम्प्लेक्सिटी में ये होता है कि पाँव में चोट लगे दर्द कहीं पे हाथ में होगा। यानी इतनी कॉम्प्लेक्स प्रणाली को अगर ठीक से चलाना है, आगे बढ़ाना है और उसको एक अच्छे तरीके से देश के जो एस्पिरेशंस हैं उन एस्पिरेशंस को आगे ले जाना है, तो उसमें टेक्निकल एजुकेशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज की बहुत बड़ी जरूरत है माननीय अध्यक्ष जी। इसी धारणा के साथ, इसी विचार के साथ पिछले 2018 में नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, नेशनल रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की व्यवस्था की गई थी, जो कि एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी थी। उसके अच्छे रिजल्ट देख के अब एक बड़े पैमाने पे गति शक्ति यूनिवर्सिटी की आज ये परिकल्पना है जो आज सदन के सामने प्रस्तुत है। अध्यक्ष जी, इस गति शक्ति विश्वविद्यालय में मेट्रो, रीजनल रेल, लॉजिस्टिक्स, हाईवे, ब्रिज, पोर्ट, इन सारे सेक्टर से रिलेटेड जितना टेक्निकल नॉलेज का, जितना इंजीनियरिंग का, जितनी उसकी इकोनॉमिक्स का और जितनी उसकी फाइनेंस के विषय है, वो सारे विषय इसमें लिए जाएंगे। जो आप अगर देखें तो विश्व के करीब सभी देशों में, अमेरिका में जैसे इलिनॉय यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है, जापान में JRTI है, चाइना में बीजिंग में है, रशिया में है, करीब हर बड़े देश में जहाँ भी रेलवे का बड़ा नेटवर्क होता है वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की कल्पना सब जगह हुई है। उसी कल्पना के साथ माननीय अध्यक्ष जी, गति शक्ति यूनिवर्सिटी की भी उसी प्रकल्प में, उसी भावना के साथ इसका डेवलपमेंट होगा। इस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जी 5 बड़े ऑब्जेक्टिव होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव होगा ट्रांसपोर्ट फोकस्ड कोर्सेज।
ऐसे कोर्सेज जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो से रिलेटेड, पोर्ट से रिलेटेड, हर तरह के इन सब ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड इसमें कोर्सेज होंगे। दूसरा होगा स्किल डेवलपमेंट का, जो कि स्किल इंडिया का फ्रेमवर्क है, उसी फ्रेमवर्क में स्किल डेवलपमेंट का। तीसरा इसमें रहेगा माननीय अध्यक्ष जी अप्लाइड रिसर्च, ऑपरेशंस रिसर्च, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ब्रिज, टनल, मैरीटाइम, पोर्ट कंस्ट्रक्शन, इन सब का अध्यक्ष जी स्किल डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क रहेगा, अप्लाइड रिसर्च का फ्रेमवर्क रहेगा। चौथा रहेगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। बहुत जरूरत है एक अप्लाइड तरीके से टेक्नोलॉजी किस तरह से डेवलप हो, उसकी बहुत जरूरत है, उसका एक फ्रेमवर्क रहेगा। और पांचवा रहेगा ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का। इन पांचों ऑब्जेक्टिव्स के साथ इस यूनिवर्सिटी को आगे लेके जाया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी का अभी हेडक्वार्टर बड़ौदा में है, जैसा बहन संगीता ने कहा, मान्य संगीता जी ने कहा, और भी दूसरे वक्ताओं ने कहा, देश के और भी कई जगह इसके ऑफ कैंपसेस बनेंगे। उन ऑफ कैंपसेस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह व्यवस्था होगी। बहुत सारे विषय हैं जिनको बहुत अच्छे से पढ़ाने की जरूरत है, ताकि स्वरोजगार भी मिले और रोजगार भी अच्छे से मिले। इन सबको ध्यान में रख के करा जाएगा। अध्यक्ष जी, हमारे देश में बातें होती है, कई बार हम कहते हैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तेलुगु मीडियम, तमिल मीडियम। अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया एक डिजिटल मीडियम प्रारंभ किया है डिजिटल इंडिया के तहत, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज करके एजुकेशन का, हेल्थ का, कई तरह के जो प्रभावशाली प्रयास हुए हैं। इस यूनिवर्सिटी में डिजिटल मीडियम का भी बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। अध्यक्ष जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फ्रेमवर्क में जो गति शक्ति विश्वविद्यालय का आज सदन के सामने प्रस्तुतिकरण है, मैं निवेदन करूंगा सभी माननीय सदस्यों से, ये छात्रों के भविष्य का विषय। मैं विशेष निवेदन करूंगा ऑपोजिशन से कि वो लोग छात्रों के भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ न करें, अपने अपने बेंच पे बैठे, अपनी अपनी जगह पे बैठे और इस बिल का सब के सब यूनानिमसली अनुमोदन करें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष। श्री चंद्रशेखर साहू जी। Thank you, sir. You have allowed me to speak on the amendment of Central University Bill 2022. Sir, this bill, on behalf of the Biju Janata Dal and our leader, Sri Naveen Patnaik ji, we support the bill, sir. Sir, if you go through the background of the bill and its summary and amendment, it's a very good bill and definitely it will help to have स्वरोजगार, जैसे कि माननीय मंत्री ने अभी बताया, they will have स्वरोजगार और अपॉर्चुनिटीज यंग इंडियंस को जरूर मिलेगा। Sir, when the government have been going to name this university as Gati Shakti Vishwavidyalaya after the name of government flagship program of PM Gati Shakti National Master Plan for multimodal connectivity and expand its jurisdiction in all over the country, to which I support this amendment in the Central University Bill 2022. Sir, there is no doubt that this Vishwavidyalaya will bring drastically change transport sector of the country. In my view, while bringing these amendments, we have also see and examine the criteria for setting up Central University in the country, because as of now, in all the states and union territories, New Delhi tops the chart of the Central University with as many as 7, the highest number of Central Universities, followed closely by Uttar Pradesh with 6 Central Universities and Bihar with 4 Central Universities. Manipur, Andhra Pradesh and Telangana
contribute with their 3 universities to the national number of central universities. The total number of central universities in India are 54. Sir, you know, in my state, in Odisha, we have only one central university, that is in the Adivasi area, Koraput district, where more than 70-80%, maybe 90% people are Adivasi. Sir, but when I have once visited there, still there is no academic facilities of all the academic professors, assistant professors, all are not being filled up, and research activities are not going on. And moreover, the present Vice Chancellor, I don't know the present situation, but the Vice Chancellor was staying at Bhubaneswar, not at the Koraput, sir. This is very, very unfortunate. So I bring the notice of the Honorable Minister to look after it. Sir, one of the objectives for setting up Gati Shakti Vishwavidyalaya may be the participation of young India talent, which constitute about 25% of our population, who get specialized talent in the transportation sector, carry out critically needed research and development. Sir, university means only research activities. So this will definitely help to have research facilities and new innovations, sir. Create innovative technologies which will encourage local manufacturing, making the nation self-reliant. Keeping in view of all above, first of all, we have to examine the criteria for setting up central universities in the country. There has been no uniformity, sir. In setting up the central university, we have seen that some of small states have more central university than the other states. This has been encouraging migration from state to other state. And to check such migration, there is a need to have policy for setting up of central university in states, sir. Sir, we have a large number of youth in my state, Odisha, and have only one central university. There may be the curriculum to be taught in the program offered by the university be aligned with the international practice and based on requirement and developments of the transportation sector of the country, which are incorporated under Gati Shakti Vishwavidyalaya. However, a very small number of students from our state will get benefit of this university. I therefore demand the Union Minister, sir, for education, through you, sir, to set up more central universities so that the objectives of Gati Shakti Vishwavidyalaya are achieved and the youths of Odisha can equally contribute for the national development and economic growth of the country, which the Honorable Minister has also mentioned that there is a proposal to have more such universities in the country, sir. Sir, GSB will integrate the existing central training institutes of Indian Railways as its encompasses utilizing the existing capacity, expertise and resources, and this infrastructure will not only leverage to offer degree programs but also industry-based courses. Sir, I have a doubt that these existing Indian Railway institutes will be sufficient to meet the objectives and targets of 5,000 students in the coming 5 years in the GSB. So, sir, there is also need to encourage participation of state universities and also private universities to affiliate them with the Gati Shakti Vishwavidyalaya. This will also help the government to achieve the objectives of the bill. Sir, in conclusion, it is a laudable initiative, sir, towards enabling development of the transport sector. The scope for discussion should have a pro-development approach and the additional ways in which the government can attract, retain and develop talent, promote research
and provide infrastructure. Sir, with this, I support the bill. Thank you, sir. Shri Sagat Rai ji. Sir, I came with a mind to support the Central Universities Amendment Bill. But after coming here, I learned that officers of the CID, West Bengal, were prevented by Delhi police to raid the Jharkhand MLAs who had taken money from BJP. They have been arrested here and the Delhi police is not allowing us, our West Bengal police, to raid those persons. स्वागत बिल पर बोलिए, please बिल पर. That's why we protest against this. In spite of High Court orders, they are not allowing us to search the name of बिल के अलावा कुछ रिकॉर्ड नहीं जाएगा. Sir, that's why we shall walk out. ये किस पे बोल रहे हैं? ये बिल पे नहीं बोल रहे हैं सभापति जी. आप रोकिए इनको. बिल के अलावा कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा. श्री रंगप्पा बारने जी. Thank you, sir. Sir, for giving me the opportunity to speak on Central Universities Amendment Bill 2022, which has brought by the government to convert the National Rail and Transportation. ये जो बिल के अतिरिक्त जो बोला है श्री स्वागत राय जी ने, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा जी. माननीय सभापति महोदय, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन 2022 पर मैं चर्चा में भाग ले रहा हूं मेरी पार्टी की तरफ से. माननीय सभापति महोदय, शिक्षा हमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान और कौशल्य को प्रदान करती है. यह सीखने की निरंतर धीमी और सुरक्षित प्रक्रिया है जो हमें ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है. यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है और हमारे जीवन के साथ ही खत्म हो जाती है. सभी के लिए जीवन में बेहतर शिक्षा और आगे बढ़ने के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है. वर्तमान युग में शिक्षा का महत्व बहुत आगे बढ़ गया है और लगातार बढ़ा जा रहा है. अब अगर हम अपना भविष्य बेहतर और उज्जवल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है. शिक्षा के बिना हम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते. हमारे देश में लगभग हर राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय मौजूद है. उत्तम और उच्चतर शिक्षा हेतु इन केंद्रीय विश्वविद्यालय की आवश्यकता करनी पड़ी है. पहले हमारे देश में ऊंचे स्तर पर शिक्षा पाने के लिए विद्यार्थी को बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी. इस कारण इन केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना करनी पड़ी. हमारे देश में कुल 49 विश्वविद्यालय, जिनमें से 45 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एक कृषि मंत्रालय, एक विदेश मंत्रालय और एक जहाजरानी मंत्रालय से अंतर्गत आता है. महोदय, साल 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय कानून पारित किया गया. इसके तहत देश के विभिन्न राज्यों में विश्वविद्यालय के गठन और उसके संबंधी फैसले करने के लिए प्रावधान किए गए. सरकार अब इसी कानून में संशोधन करके गति शक्ति विद्यालय बनाने का रास्ता साफ कर रही है. केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 में समर्थन करता हूं. महोदय, यह विधेयक गुजरात के बड़ोदरा स्थित NITI, जो अभी तक एक ड्रीम टू बी यूनिवर्सिटी है, जो कि इस विधेयक से एक गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाने के बाद स्वायत्ता केंद्रीय विद्यालय बन जाएगा और इस संस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण रेल मंत्रालय के पास होगा. महोदय, इस विधेयक के तहत इस यूनिवर्सिटी के दायरे को भी बढ़ाया जाएगा, जबकि पहले यह रेलवे मामले तक सीमित था, लेकिन अब इसमें पूरे ट्रांसपोर्टर सेक्टर और इस क्षेत्र में हो रहे सभी आधुनिक विकास कार्यों की शिक्षा इस यूनिवर्सिटी में
दी जाएगी और छात्रों को इस दिशा के रिसर्च अवसर भी मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों के तहत ये बहुत अच्छा विधेयक है। महोदय, मैं सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक को समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। एन रेड्डप्पा जी। Thank you, Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak on the Central University Amendment Bill 2022, which has been brought in my government by the government to convert the National Rail and Transportation Institute into full-fledged Central University called Gatisakti Vishwavidyalaya. I would like to present my inputs on how the proposed university can act as a catalyst to boost the growth of the transport sector in the country. The Union government has identified the transport sector as one of the key drivers of economic growth. The transport sector is vital for economic growth as it is contributes around 6% of the GDP and over-employs 22 million people. The Union government has making significant progress in the transport sector through the initiatives of like PM Gatisakti, dedicated freight corridors and Bharatamala Pariyojana. Freight loading in the Indian Railways has been the highest 18.10 metric tons during 21-22. Dedicated freight corridors in the eastern and western regions of the country are also being developed. Secondly, establishing the Gatisakti Vishwavidyalaya would address the skill gap in the transport sector. India's workforce in the transport and logistics sector has reached 2.5 crores and estimated additional workforce of 3 crores would be needed in the coming decade. The cost logistics in India is one of the highest in the world, at least 14% of the GDP. The Gatisakti Vishwavidyalaya would help in the reducing the cost of logistics by skilling the workforce. There is a need managed to central universities in an efficient manner. Vacant faculty positions are a cause of concern. According to the Ministry of Education, over 6,500 faculty positions are vacant in central universities across the country. The vacant faculty positions must be filled upon on war basis, war footing, and guest faculty or ad hoc process should be engaged in the short term. Vacancies in the Indian Railways are to be filled on priority basis. There are total 2,98,428 vacancies in the Indian Railways. Out of these, almost 25,000 posts are vacant in the East Coast Railways and Southern Central Railways. Are large number aspirants are from Andhra Pradesh participating in the recruitment process. The recruitment process exams like RRB, NTPC should be streamlined by the following annual examination calendar to avoid delays and confusion. As a huge number of aspirants from Andhra Pradesh participate in railway recruitment, I request that railway recruitment zone should be established in Andhra Pradesh. Operationalization of the South Coast Railway Zone and expediting the compulsion of pending railways projects in Andhra Pradesh. Though 80 years have been passed since the bifurcation of Andhra Pradesh, the South Coast Railway Zone promised in the AP Reorganization Act 2014 has still not been operationalized. I request the Minister to retain the Valter division as it would help the growth of the backward regions in North Coastal Andhra like Srikakulam and Vijayanagaram. Economically important railway projects like Kadapa-Bangalore lane should be completed at the earliest. I also request the Union government to support Andhra Pradesh by financing the pending portion of Bhadrachalam Kovur railway line, which has passes left-wing extremism
affected area as the state is revenue deficit. Central universities and other prominent institutions of the union government are functioning from temporary campuses in Andhra Pradesh. As a compensatory measures after bifurcation of Andhra Pradesh, it was promised that many central government education would be established in Andhra Pradesh. But the central universities in Andhra Pradesh and Vijayanagaram, IIT and IISAR in Tirupati are still functioning from temporary campuses even 8 years after the bifurcation of the state. I request the union government to expedite the development of the institutions by providing the adequate funds. I request the central government to provide sufficient funds to create facilities and appropriate facilities without further delay in Central University of Anantapur in Andhra Pradesh. Conclusion. The transport and logistics sector is rapidly expanding due to the special focus being placed in the sector by the Government of India. In this regard, establishing Gati Shakti Vishwavidyalaya is welcome it. I would aid in reducing the skill gap in the transport sector, thereby kick-starting a virtuous cycle of economic growth and employment in the country. Thank you, sir. श्री रामकृपाल यादव जी। सर, माननीय सभापति महोदय, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री देश के श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर देश में क्रांतिकारी परिवर्तन तो पिछले 8 वर्ष में हुआ ही है। खास तौर पर उस शिक्षा में भी एक नई क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का माननीय शिक्षा मंत्री वर्तमान में जो हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, नई शिक्षा नीति पॉलिसी के तहत एक नया आयाम देने का काम किया है। महोदय, भारत सरकार को उस शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ये लाया गया इस बिल का मैं हृदय से समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। इस बिल के माध्यम से सरकार ने गुजरात में बड़ौदा स्थित नेशनल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पे गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव लाया है। मैं पुनः माननीय मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और इसका स्वागत करता हूं। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी के साथ बेहतर अनुसंधान के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय एक नई सोच के तहत सरकार ने गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना एक दूरदर्शी सोच के अनुरूप और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली जो एनडीए की सरकार है, नवाचार के लिए बधाई के पात्र हैं। राष्ट्रीय और सामरिक दृष्टिकोण से भारत में परिवहन को लेकर अपार संभावनाएं हैं, और चाहे वो वर्तमान सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन हो या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का तीव्र निर्माण हो या देश के किसी भी कोने में 24 घंटे के अंदर सामान की डिलीवरी करने का सरकार का जो लक्ष्य है, सभी क्षेत्रों में काफी तेजी से काम हो रहा है और आगामी कुछ वर्षों में लगभग हम अपने सपनों को सच करने ही वाले हैं। हमारी जो जीडीपी है देश का, जीडीपी का पहिया परिवहन है और इसे तेजी से नचाने के लिए अनेक पॉलिसी लाई गई है, जिसमें इथेनॉल की पॉलिसी, ग्रीन फ्यूल की पॉलिसी, हाइड्रोजन पॉलिसी और अब नया गति शक्ति विश्वविद्यालय ला करके सरकार ने जिस तरह से काम कर रही है बहुत ही असाधारण है। और मैं समझता हूं कि ये सोच सरकार का
जो विश्व स्तर पर इस तरह की यूनिवर्सिटी पहले से ही चलाया जा रहा है, उसको देश की धरती पर मैं लाने का जो काम वर्तमान सरकार ने की है, उसके लिए कोटि से धन्यवाद देते हैं। मेरा मानना है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय जैसी संस्थान देश में न केवल तकनीकी और नवाचार लाएंगे, बल्कि दुनिया के अंदर भारत की कौशल क्षमता को एक अलग आयाम देने का काम करेगी। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा इस चर्चा के माध्यम से, खासतौर पर माननीय मंत्री जी से, जो खासतौर पर बिहार को अच्छी तरह से जानते हैं, मैं निवेदन करूंगा बिहार के सबसे प्रमुख ऐतिहासिक विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी की तरफ भी माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान ले जाना चाहते हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग न जाने कितने जमाने से हो रही है। देश में जब यूनिवर्सिटी खुली थी, 5 वैसे में एक स्थान पटना विश्वविद्यालय का है, जिसमें बिहार के लोग काफी दिनों से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी 2017 में पटना विश्वविद्यालय का जब गोल्डन जुबली समारोह मनाया जा रहा था, उसमें शिरकत करने का काम किया था। सरकार के पास देश भर में 10 प्राइवेट और 10 पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो विश्व स्तरीय योग्य है, और पटना यूनिवर्सिटी भी इस योजना से जुड़े, इसके लिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। वर्तमान में विश्वविद्यालयों की कमी से जूझ रही है। देश में प्रतिष्ठित कॉलेजों की तुलना में यहाँ न तो छात्रों को बेहतर रिसर्च लायक संस्थान है और न ही इन्हें माहौल मिल रहा है। वैसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय वर्तमान सरकार का, शिक्षा मंत्री का, प्रधानमंत्री जी का, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में अन्य जगहों पर, एक मोतिहारी में और एक गया में खोला गया है, मगर बावजूद इसके मैं निवेदन करना चाहूंगी उसकी आवश्यकता है। आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पर अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के योग्य नहीं रहने की वजह से बिहार के बहुत बच्चे देश के बाहर में जाने का काम करते हैं। देश और दुनिया में आईटी में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है, मगर महत्वपूर्ण शहर आधुनिक शिक्षा के लिए अब तक तरस रहा है जो पटना है। क्योंकि यूनिवर्सिटी पटना का ही नहीं, बिहार का एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है, और मैं समझता हूं कि यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं होने की वजह से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसकी गुणवत्ता में बहुत कमी है, जिसकी वजह से बच्चों को दिल्ली और अन्य शहरों में बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है। और यही नहीं, वहाँ इतने गरीब बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, उनके परिवार पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बिहार की राजधानी पवित्र गंगा नदी के किनारे शानदार अतीत वाले पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा अगर भारत सरकार देती है, माननीय मंत्री जी ने इस पर कृपा करते हैं, तो मैं समझता हूं कि पाटलिपुत्रा की इस भूमि पर, जो हमारी ऐतिहासिक भूमि रही है, उसमें ज्ञान की गंगा का देश में बहने लगेगी, और दूसरों राज्यों में जब उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाद बच्चों को जाना पड़ता है, उसमें खास तौर पर जो गरीब, हमारी जो सरकार की जो गरीब कल्याण, वर्तमान में गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, एक नया तरह का अवसर मिलेगा। और समझिए कि सरकार उसके लिए सरकार को मैं आभार व्यक्त करूंगा। इससे राज्य में उच्चतर शिक्षा का सकारात्मक माहौल बनेगा। योग्य शिक्षकों का मार्गदर्शन से युवा शक्ति को एक तरक्की करने का अवसर प्राप्त होगा, जो बिहार के लोग हैं, बिहार के बच्चे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से, केंद्र की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की कृपा प्रदान की जाए। इसे बिहार की जनता और पाटलिपुत्रा की जनता इस सरकार को आभार करेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः ये जो विधेयक है केंद्रीय विश्वविद्यालय for allowing me to participate in the discussion. Sir, I stand in support of Central Universities Amendment Bill 2022. Sir, the bill proposes to
provide for converting the National Rail and Transportation Institute, NRTI, deemed to be university into a central university. With the establishment of this university, the broad achievements will be that it will create a cadre of best-in-class transportation talent, facilitate best-in-country industry career options, upskill and evolve the capability in transportation sector to cater to new industry demands, high quality education, research and skill development in various disciplines. Sir, the establishment of this Vishwavidhalaya, known as Gati Shakti Vishwavidhalaya, will also upskill and evolve capability in the transportation sector to cater to new industry demands through high quality teaching, research and skill development in various disciplines. Sir, the establishment of the university shall foster collaboration between public sector, private industry and academia. It shall create a digitally enabled environment that fosters and promotes the spirit of entrepreneurship among the students. Sir, with the establishment of the university, it will be possible to provide a base for in-depth research in transport sector, which is needed in the current scenario. As a central university will also be able to attract the best of academic industrial talent due to the stature of central university. Innovate programs relevant to the current industries. Sir, we will do that as well. Sir, we will do that. We must remember, sir, because of the premier institutions like Indian Institute of Technology and Indian Institute of Management, we were able to add to the workforce and give new opportunities to the youth. Sir, my only concern is that not everything should go to Gujarat. It should be equally distributed amongst all the regions. No, sir. Important is, I would also request that a University of Tourism and Hospitality should be established in Anantnag. Sir, at the same time, I will also join the protest against the misuse of the agencies. Shri K. Ramon Naidu ji. We should work to facilitate. We should work. Thank you, Honorable Chairman, sir, for giving me the opportunity to speak on this bill. At the outset, I welcome the upgradation of the National Rail and Transport Institute in Gujarat to Gati Shakti University with broader scope, sir. Logistics is a key enabler of economic growth, and if we focus on logistics development, we can reach the goal of the $5 trillion economy which we are striving to achieve. In fact, sir, we can then create even higher goals for ourselves. To support this vision, there is a need to create more transport and logistic professionals, and to that extent, an institute of Gati Shakti is in the right direction, sir. Sir, India has been at the heart of many crucial developments in science and technology, be it the discovery of zero, the Raman effect, the study of bosons, also known as the God particle. Our ancestors have achieved the zenith of human progress. Moreover, our country was one of the first to establish the finest universities, sir, such as Nalanda, Takshila, and also Mithila. However, sadly right now, sir, somewhere down the line, we have lost the edge globally. Considering this dire situation, I seek to highlight the issues and the possible solutions that the government can take up. Sir, as we all know, Indian universities are still struggling on the global rankings chart, though the number has been promising lately, which is 41. Last year, however, we still have not been able to crack the global rankings, sir. The reason for the underperformance of the universities are largely attributed to some of the following reasons, sir. Lack of global diversity in terms of foreign teachers and students, and lack of global repute, inadequate student-to-faculty ratio, and obsolete research facilities, sir. Factoring this, I suggest that this newly upgraded university have tie-ups with similar entities across the world globally while promoting indigenous knowledge and also innovation, sir. As I understand, the bill also provides for the establishment of additional university campuses and regional centers.
Presently, such a campus is being proposed to be set up in Kolkata and a regional center in Kollam. Sir, considering the Indian peninsula to be the hub of maritime activity, I suggest that an additional campus could be set up in South India, in the North Andhra region to be specific, sir, where we already have a major port in Visakhapatnam. It will also bolster the Look East policy, sir. Sir, last point, then I'll finish. Last point, I'll finish, sir. Sir, before moving on to broader national issues, sir, in 2014, the AP Reorganization Act was promised a slew of universities and institutions, sir, which include IIT, NIT, IIM, ISER, Central University, Petroleum University. सभा की कार्यवाही दोपहर 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बाद में करिएगा, बाद में करिएगा। Ban them from taking part in any competition for a long time, washing away their immense preparative efforts while also having a negative impact on their health, even resulting in their death in certain extreme cases. A bill seeking to curb this problem is a good step toward protecting and looking after the safety of our country's athletes. The next point is inclusion of athlete support personnel. Under this new bill, athlete support personnel described as any coach, trainer, manager, agent, team staff, official, medical or paramedical personnel or such other person working with or treating or assisting an athlete who is participating or preparing for at the national level or international level, or to which this Act applies, will also be subjected to consequences of violation. Considering that there are various cases of athletes testing positive due to supplements containing contaminated substances given to them by their coach or other staff members, subjecting them to punishments or fines or other disciplinary action will ensure more responsibility from their side as well as and may lead to a decrease in such cases. The next one is therapeutic use exemption. This bill, in accordance with the international standards for therapeutic use, shall grant certain athletes undergoing medical treatment to be allowed to take medicines or drugs included in the list of banned substances as an exemption. As sports persons throughout their career may sustain injuries that require such treatment, it is another positive addition to the bill that will allow for regulation of banned substances as part of medical treatment. Few observations, sir. I would like to put up, a few of my observations. Most of the doping incidents in India are unintentional.
In India, a number of athletes do not actually intend to use any enhancement drugs or steroids. However, a number of ordinary medicines that are meant to cure common pain or illness and even some daily used products also contain some amount of banned substances. A lack of knowledge regarding the presence of banned substances is the reason why most of the doping incidents in India takes place. Recent estimates project that these cases are about 12 per year. That is, one athlete per month is caught out due to not carefully checking everything that is put into their body or being appropriately educated on their rights and responsibilities. The next observation is the responsibility solely on the athletes. These regulations in the bill makes an athlete strictly liable for any banned substances entering their body, and therefore the burden of protecting their body against any such prohibited substances lies on the athlete themselves. So, therefore, this bill should have provisions that call for the National Anti-Doping Agency or the National Board to take responsibility for protecting the athletes from instances of accidental ingestion through proper education and also proper labeling of supplements, medicines or other products that are likely to contain these banned substances. So, few suggestions, sir. Localized awareness programs. So, across all the stakeholders who are part of the sports industry must be brought in, an IEC program. Information, education and communication programs must be brought in across all the stakeholders. India is set to adopt the international anti-doping rules verbatim without considering some ground realities and challenges that will eventually arise. The National Anti-Doping Agency's educational programs are conventional as the language mainly used is English, which may not be easy to understand by most of the athletes coming from rural backgrounds. Owing to this, there are many cases in which athletes have taken the plea of unknowingly committing the violation due to lack of knowledge. Thus, anti-doping programs and presentations should be conducted in the vernacular language of the athlete as it helps in acquiring them better with the technicalities of doping. The bill should also provide for a complete list of banned substances in regional languages to the athletes so that the athletes can have a better understanding relating to that. The increasing testing infrastructure. As per the NADA's regulations, an athlete is expected to conduct research before consuming any supplement. However, there is a lack of laboratories in India that carry out such specific tests on supplement, and if an athlete finds such a laboratory, the cost of carrying out the tests are high. Also, the suspension of country's national dope testing laboratory due to non-conformation to the international standards for laboratories posed additional problems for athletes, especially during the 2020 Olympics, for which they had to get tested in laboratories outside India. As NDTL was prohibited from carrying out any anti-doping activities, including all analysis of urine and blood samples. The point towards lack of infrastructure required for the proper adoption of anti-doping regulations. NDTL should be improved and more such labs should be set up in different states of India. So trained personnel also have to be brought in across various levels. Mental pressures on athletes should be brought down. So with all these things, sir, I would like to say that the sports without ethics and fair play becomes a baseless competition. Hence, we need to protect our athletes. We need to bring back the true spirit of sports, one which is not tainted with any fear of losing. With these suggestions, I support this bill. Thank you. Thank you. Shri K.R. Suresh Reddy ji. Thank you, sir. At the outset, I would like to congratulate all the sportspersons who have excelled at the Commonwealth Games, who have kept our country's flag flying high. I welcome this bill, sir, and more so feel reassured that it is being piloted by a young minister who is
not only young but also very keenly involved in sports activities. So I am sure the bill and the mood of this House in their presentations would be taken in letter and spirit by the Honourable Minister. I have a couple of suggestions and a couple of queries, sir. Now, India signed this UNESCO Convention against doping in 2005 and you ratified it in 2007. Now, why has it taken almost 15 to 16 long years to bring in this bill? We've seen the other day also on Antarctica, whenever international conventions are signed, treaties are signed, and when it mandates legislation, it seems to be taking a pretty long time. And I'm not in full know-how of why the delay, but the Honourable Minister can kindly explain that, sir. There are a couple of issues relating to the bill, sir. The World Anti-Doping Code, the WADA code, as we call it, makes a very clear distinction between majors and minors. And it sets a lesser punishment for the minors. In the bill piloted by the Honourable Minister, if you see Clause 2, Subclause D of the bill, athlete is defined as any person. Now, to be more specific, the bill can contain a separate subclause under Clause 2, which defines minors as persons below the age of 18. And further, Clause 6, which talks about the consequences of anti-doping rule violations, insert a separate provision which states that minors will be subjected to lesser punishments, like letting them off with a warning, decreasing the duration of suspension, and not basically publishing the name of such minor who has committed this anti-doping violation as under your Clause 27.1. The other WADA code guidelines, sir, which talks about the significance and independence and impartiality of the National Anti-Dope Agency, the NADA. However, the way in which the current bill is structured, the central government has its own say in appointing and removing the Director General of NADA, thereby breaching the ideals contained in the WADA code. I suggest that the bill should have a provision which states explicit qualification for the Director General's appointment under Clause 15, Subclause 1, sir. Director General should be a person who excels in this activity. It should not be meant for any retired officials, or it should not be meant for any political adjustments. So if the bill is very clear, it makes it easier for the government to move in that direction. And now coming to the removal of the Director General, Clause 15, Subclause 8 defines the grounds for removal as a proven misbehavior, incapacity, and then the third is such other ground. Now, the meaning of such other ground is not very clear. I suggest that the phrase such other ground be defined more specifically so as to ensure no unfettered discretion being used by the central government in the Director General's removal, sir. These are being very specific because you are reflecting the UNESCO Convention, and you emerging, India today emerging not only as a big financial strong nation, but also in the sports we are emerging as a very strong nation. So these very clear descriptions in our law makes it in tune with the various laws in other developed countries, sir. And the same analogy applies even in the disciplinary panels and appeals panel also. They face the threat of government interference. The grounds of removal are not specified in clauses 1 and 12 respectively. I suggest that these be stated in the text of the bill itself. And finally, on educating the people about the demerits of doping which spoils the athlete's career,
Part 4 of the UNESCO Convention against Anti-Doping in Sports requires state parties to engage in imparting educational programs on anti-doping. It also requires states to provide accurate information on the harm of doping, to the ethical values of sports, the health consequences of doping. The government can take note of these obligations and create educational sensitization programs for the athletes. Such programs will also help prevent negligent or unknowing violations of the anti-doping bill, sir. With these, I welcome the bill, sir, and I would also like to place on record that I come from Nizamabad, where the world boxing champion Nikhat Zareen comes from. So I'm very proud that today I've been able to be part of this bill. And of course, Telangana, like rest of the country, today has been producing many wonderful sportspersons who have excelled internationally. So it is not just confined. Of course, Haryana has always been a very good example for us, inspiration for us. But today, the entire country is working on those lines. Now, keeping this in mind, the state of Telangana, the government of Telangana has also been developing and encouraging sports in a similar manner by not just through educational stuff, but also in terms of very good budgetary support. Thanks. So I welcome the bill, sir, and I congratulate the Honourable Minister. Thank you. Dr. John Britasji. Thank you, sir. At the outset, let me salute General D.P. Watts. He has been dispassionately objective, and he even went to the extent of proposing inter-caste, inter-religious marriages to have better breeds. I don't know whether Anirudhji would subscribe to his view, and I would say that General is different, and I would appreciate it. Sir, I really wanted to dwell on the nuances of the bill. However, many of the points which I want to speak have already been spoken here. Nevertheless, we have so much of concerns with regard to the structure and who all will be part of the board, the independence of such bodies, what could be the rules, what could be the criteria. All sorts of things actually are kept in wake. Sir, I don't want to tell about the suspension of the accreditation of NDTL, which happened in 2019. Devendra was kind enough to point out that. It was a shame for us. What would the government do to avoid such a, I would say, such an incident which made us to lose our peace? Sir, we have a prominent sports person, P.T. Ushaji here. Devendra and the General were lavishly talking about Haryana. They should have at least spoken about Kerala, because we have a social ecosystem whereby we promote sports. That is the peculiarity of Kerala. General Watt spoke about that. I told that he is a general with difference. He should be sitting here with us. Okay. Sir, just in July, 2 of our brilliant athletes were debarred. And sir, this bill should be providing us a window to the situation that is existing now. Our minister is ebullient, young, dynamic, though he is very active in politics also. And I would request that he should concentrate on sports a little more. As much as he is so enthusiastic about the political happenings surrounding. Sir, as we all know, sports, we have no religion, caste, creed, language, color or sex. It is universal. In India, everyone loves sports. Everyone wants Indian sports persons to excel. But sir, a country with 1 billion plus population, we have certain achievements. Is that what is required now? Don't we need to, tread ahead, progress? And Anirudhji, just ponder over the budgetary allocations you have.
You should be using your political clout to increase the allocation, which you are not doing. Actually, the budgetary allocation has gone down from 25 crores, it has gone down to 16 crores. This is the situation. And Khelo India program currently accounts nearly 30% of the sports budget. Sir, we need to have absolute increase and specific allocation to enhance the sports in this country. Sir, hardly 0.07% is the allocation. There are small countries like Romania, Latvia, etc., which allocate more funds. Please ask Kushaji, please ask her how much the sports person require. I would request that you should consult her. Don't make us sit here alone. You should consult her on sports. You should use her talents also. Sir, I have a suggestion. The minister should take interest in such a way that a portion of the CSR earnings should be demarcated for the sports activities. That should be propagated and promoted. Sir, we have to catch our people at young age. That's how we had. Honourable member, Sir, I would just come to one or two small points more. Anurag ji, we should be perturbed over the politics that are in our sports federations. We have many federations. How many federations have been derecognized due to mismanagement, lack of transparency, lack of corruption? Even in our Indian Olympics Association, one of your friends in BJP is fighting with another rival group. And too much of politics in sports bodies. Sir, 50% of the sports bodies are headed by politicians. Do you want to have that much of politics on sports bodies? And too much of politics in sports bodies. Sir, 50% of the sports bodies are headed by politicians. Do you want to have that much of politics on sports bodies? I have no objection to Deependraji becoming a sports authority. He is passionate about sports. But think about those people who do not have any knowledge about the domain of sports, presiding over sports empires only for narrow parochial interest. You have to have a control. I know that your limitations because some of the big wigs are presiding already over some of the sports federations. I don't want to name them, which you know that. You're smiling. Your smile gives us, obviously, an answer to the question I raised. Sir, cricket is overbearing. I have no issue. We all talk about the money they generated from the market, say about 50,000 crore. But think about other games and sports. Don't you want, we need to have a even structure in our sports culture. We don't want to neglect, we don't want to denigrate any vertical of our sports, sir. So I would request the Honourable Minister to have a wholesome view. And last point, sir, sports medicine. When we talk about this doping, please understand that we got a person like Messi because his hormonal deficiency were identified when he was an adolescent. We should develop sports medicine as a counter to the doping that is happening, counter to the drugs. Thank you. And we have Ayurveda in Kerala. He just comes to meet few press persons in Kerala. He should come and meet us also. We will suggest you the ways where you can use Ayurveda to inculcate and to have sports medicine. Sir, the last point I want to make is that... Your last point was 2 points back. Last. This is last. Sir, we have spectators' interest. We should not limit the sports to be something of the spectators. We should have participatory element in sports. I would request Honourable Minister to consider these points. There are so many nuances which I wanted to dwell out on the bill, but many persons have already spoken about that. So I would earnestly urge our young minister to see that something is done spectacular. Thank you. Thank you. माननीय श्री संजय सिंह जी. धन्यवाद मान्यवर, आपने इस एंटी डोपिंग बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया. मान्यवर, जब हम लोग आज इस बिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमारा सौभाग्य है कि अपने जमाने की उड़न परी जिसको कहा गया और जो इस समय इस सदन में है पीटी उषा जी, उनका भी हम सारे लोग अभिनंदन करते हैं. उनके रहते हुए इस बिल पर चर्चा. मान्यवर, अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं
तो जब हम इस बिल पे चर्चा कर रहे हैं तो हिंदुस्तान के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी जिनकी गुगली से अच्छे अच्छे विकेट गिर जाते थे, हरभजन सिंह जी भी हमारी पार्टी के राज्यसभा के सांसद। मान्यवर, ये बिल हम सब के लिए दूसरा गेंद उनकी फेमस गेंद हुआ करती थी हरभजन सिंह जी, जिसका जिक्र कर। तो मान्यवर, अनिल कुंबले की भी गुगली याद कर। तुम क्यों ले रहे हैं? नहीं, सबकी है। हमने ये कहा कि हमने अपनी पार्टी की ओर से राज्यसभा के सदन में हमने लाने का काम किया। मान्यवर, ये बिल जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक अच्छी बात इसमें लगी कि बिल स्टैंडिंग कमेटी में गया, उसके बाद जनता से राय मांगी गई, उसके बाद लोकसभा के पटल पर लाया गया और अब राज्यसभा में चर्चा में आया है। बहुत अच्छी बात है कि सघन रूप से इस बिल के ऊपर चर्चा करके कई स्तरों पर उसके बाद यह बिल लाया गया है। और जब डोपिंग टेस्ट में लोग पॉजिटिव आने के बाद उनका कैरियर चौपट होता है तो बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइन बन जाती है, उनको खेल की प्रतियोगिता से वंचित तो रखा जाता है, लेकिन उसकी टेस्टिंग सही थी या गलत थी, उसके साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ, इसके बारे में फिर पूरे जीवन भर उसके बारे में कोई सोचता नहीं, पूछता नहीं, और उसको हमेशा खेल बिरादरी और राष्ट्रीय स्तर पर उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। मान्यवर, और इसमें सबसे ज्यादा जो मामला मुझे याद है मान्यवर, वो हमारे युवा होनहार पहलवान नरसिंह यादव का मामला। मान्यवर, हिंदुस्तान से डोपिंग टेस्ट पास करके गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ओलंपिक के खेल में उनको फेल कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इस बिल से अब ऐसी घटनाओं से हमें मदद मिलेगी जहां पर राष्ट्रीय स्तर से खिलाड़ी पास होकर राष्ट्रीय नाडा से पास होकर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में जाता है और वहां उसको फेल करके पीछे कर दिया जाता है। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की ओर से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। देश के हित में है, अच्छा है, खिलाड़ियों को इससे सुरक्षा मिलेगी। लेकिन यहां चिंता व्यक्त की दीपेंद्र हुड्डा जी ने, यहां चिंता व्यक्त की सदन के दूसरे हमारे माननीय सांसदों ने कि ये कई बार ये डोपिंग के चक्कर में लोग फंसते क्यों हैं। खिलाड़ी अतिरिक्त ताकत लेने के चक्कर में फंसते हैं। वो अतिरिक्त ताकत लेने की सोच उनके मन में आती कहां से है? क्योंकि जब वो मेडल की रेस में जब पीछे होते जाते हैं, सोचते हैं चलो किसी तरीके से मेडल हासिल करते हैं, लेकिन कई बार उनके साथ साजिश भी होती है। उनके साथ जो टेस्ट होता है, ऐसे इंजेक्शन जानबूझ के उनको दिए जाते हैं जिससे वो टेस्टिंग में फेल हो जाए। और इसलिए इस बिल का होना बहुत आवश्यक है कि ऐसी तमाम साजिशों पर, ऐसी तमाम कार्रवाइयों पर और ऐसी टेस्टिंग कर करके जो हमारे खिलाड़ियों को पीछे रखा जाता है, उससे उनको बचाया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ क्या खेल के प्रति हमारी सरकार का ध्यान है? मान्यवर, यहां माननीय मंत्री जी बैठे, मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे पूछना चाहता हूं, 130 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में आप अच्छे खिलाड़ी कैसे बनाएंगे जब आप खेल का बजट मात्र 3000 करोड़ रुपए रखते हैं? 3000 करोड़ रुपए का बजट आप 130 करोड़ की आबादी में रख रहे हैं। और 2021 में आपने खेल का बजट कम किया, इस बार थोड़ा बहुत आपने बढ़ाया। तो खेल को इतने उपेक्षा भाव से क्यों देखा जाता है? खेल के ऊपर हमारा बजट क्यों इतना कम रहता है? खेल की तरफ हमारी सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता? और जब आज एंटी डोपिंग पे आप चर्चा कर रहे हैं मान्यवर, पूरा देश हम लोगों को सुन रहा होगा और खास तौर से हमारे वो नौजवान सुन रहे होंगे जो हरियाणा के गांवों में, उत्तर प्रदेश के गांवों में, बिहार के गांवों में, पूरे देश के अंदर दिन रात सुबह 4 बजे उठ के शाम तक मेहनत करते थे कि उनको देश की सेना में भारत के लिए मरने मिटने का मौका मिलेगा। उनको भी आपने बगैर डोपिंग टेस्ट के फेल कर दिया। उनको तो बगैर डोपिंग टेस्ट के आपने फेल कर दिया। भारत की सेना में जिनके मन में जाने का जज्बा था, यह अग्निवीर योजना लाके, यह 4 साल की योजना लाके,
उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया आपने। मान्यवर, मैं आप लोगों से आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं, कभी आइए देखिए और खेल को बढ़ावा कैसे दिया जाता है। खुले मन से आइए खेल मंत्री जी, चलते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, जहां अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मिलकर सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल का निर्माण किया है, सरकारी स्कूलों के अंदर हॉकी के ग्राउंड बनाए हैं, एथलीट के ग्राउंड बनाए हैं, वर्ल्ड क्लास हॉकी के ग्राउंड बनाए हैं, जहां पर बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन तैयार करने के लिए मिशन एक्सीलेंस की योजना दिल्ली की सरकार लेके आई। और केजरीवाल जी की सरकार कहती है खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा मदद, आर्थिक मदद की जरूरत तब होती है जब वो उसकी खेल की प्रतिभा को निखारना होता है। आप मदद कब करते हैं? कोई ओलंपिक में गोल्ड पा गया, कोई सिल्वर पा गया, कोई एशियाड में मेडल पा गया, उसके बाद कई राज्य सरकारें उसके पीछे कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़ के सहयोग देने के लिए होड़ लग जाती है। लेकिन जो खिलाड़ी संघर्ष कर रहा होता, मान्यवर, जो खिलाड़ी मेहनत कर रहा होता है, जिसके खेल में प्रतिभा है, जो ओलंपिक में गोल्ड पा सकता है, सिल्वर पा सकता है, ब्रॉन्ज पा सकता है, जो एशियाड में मेडल पा सकता है, उसकी मदद करने के लिए क्या योजना है? ये योजना दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लेकर आई। और मिशन एक्सीलेंस में हम दिल्ली के खिलाड़ियों को, प्रतिभावान खिलाड़ियों को, जिनके अंदर संभावना है खेल के अंदर बड़े बड़े खेल प्रतियोगिताओं में मेडल पाने की, उनको 16 लाख रुपए तक की सालाना मदद करते हैं मानवर, 16 लाख रुपए तक की। और दूसरी दिल्ली सरकार की योजना है मानवर, प्ले एंड प्रोग्रेस की योजना, प्ले एंड प्रोग्रेस की योजना। इसमें ऐसे बच्चों को हम लोग तैयार करते हैं जो आगे चल के अपने बचपन से ही खेल के अलग अलग खेलों में, जिसमें उनकी विधा है, जिस खेल में वो अच्छी प्रतिभा रखते हैं, उनको मदद करके उनको आगे बढ़ाना और उनको मेडल के लिए तैयार करना, उनको बड़ी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना। और दिल्ली की सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई सर, खेल का विश्वविद्यालय। और ये अपने आप में एक ऐसा अनोखा खेल का विश्वविद्यालय है जहां खेल को ही उसकी पढ़ाई मानी गई है, खेल को ही उसकी डिग्री मानी गई है, खेल को ही उसका जीवन माना गया है। वो अलग अलग खेलों में जिसमें भी वो जाना चाहता है, उसके खेल के हिसाब से उसको स्टेडियम उपलब्ध कराया जाएगा, उसको मदद की जाएगी और उसको हॉस्टल की सुविधा, खाने की सुविधा, रहने की सुविधा, खेलने की सुविधा, उसके खेल की प्रतिभा को ही उसको डिग्री माना जाएगा। ऐसा खेल का विश्वविद्यालय दिल्ली की सरकार ने, केजरीवाल जी की सरकार ने बनाया। तो इसलिए मान्यवर, हमने दिल्ली के अंदर खेल को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मैं फिर से आपके माध्यम से इस बिल का समर्थन करते हुए सरकार से अनुरोध करूंगा, हमारे खेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ये जो खेल का बजट है, ये ऊंट के मुंह में जीरा है, इस बजट को बढ़ाइए। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अर्जुन अवार्डी हैं, जिनको बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, जिनको बड़े बड़े मेडल मिले हैं। ऐसी कहानियां पढ़ने को मिलती है कि वो अपना मेडल बेच के कहीं मूंगफली बेच रहे हैं, कहीं चाय की दुकान लगा रहे हैं, कहीं ठेले लगा रहे हैं, कहीं सब्जी बेच रहे हैं। ये जो खबरें आती हैं मान्यवर, ये दिल को दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं। मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां की आबादी 24 करोड़ की है और उस 24 करोड़ की आबादी में मान्यवर, जब हम पढ़ते हैं ओलंपिक का मेडल, एशियाड का मेडल, कॉमनवेल्थ का मेडल और उसमें हमारे प्रदेश का नाम नहीं होता, तो हमें तकलीफ होती है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि खेल की ओर ज्यादा ध्यान दीजिए, खेल का बजट बढ़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। थैंक यू मिस्टर संजय सिंह जी। नाउ श्रीमती पीटी उषा। Please. 238. 238. Yeah. A member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. Yeah. He was referring about Agniveer and Agniveer matter is pending with the Supreme Court. So मैं आग्रह करूंगा कि इसको नहीं है, वो सब जुडिस है, वो मामला। Please. सर no. ये मामला Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please.
Please sit down. Yes, raise the point of order. You please sit down. Sir, it is very clear, sir. Kindly sit A down. member while speaking shall not refer to any matter of fact Sushil ji, on please. which a judicial... Sushil ji, you need not repeat. It will be examined by the chair. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Excuse me, you please sit down. You please sit down. One more. Minister. Sir, I didn't want you to intervene. I'll reply in detail later. But I just wanted to apprise the House because the Honourable Member right now mentioned about Uttar Pradesh. I just want to say, इस देश में केवल एक राज्य ऐसा है जिसने अपने ही राज्य के एथलीट्स को टोक्यो ओलंपिक्स के बाद सम्मानित नहीं बल्कि देश भर के जितने एथलीट्स मेडल जीतकर आए थे उन सबको सम्मानित करने का काम किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी ने करने का काम किया। तो ये हाउस पे थोड़ा रिकॉर्ड स्ट्रेट रहे। मैं सारे बातों का उत्तर बाद में दे दूंगा, मुझे उसमें कोई चिंता संकोच नहीं है। Thank you. Srimati P.T. Usha. Please. Respected Honorable Chairman, sir. Honorable Vice Chairman, sir. My most respectable gurus, mentors and fellow members of this august house, as today is my maiden speech, I hope you consider me as your humble sister, and I also hope you will forgive me for any mistakes in my speech. Sir, with all your blessings, let me begin my speech by paying homage to all our freedom fighters, our soldiers, policemen, and all the great noble-hearted individuals who had laid down their lives for our nation. It is because of their sacrifice and everyone who are in service of our nation that we are now living a loving and peaceful life. It is because of their service that has made the very foundation of this great nation that we are able to enjoy the freedom which is given to us, and hence we also have commitment towards our nation. As nominated Rajya Sabha member at age of 58, I am grateful for the good fortune of taking my first step in the temple of democracy. I took oath on 20th July in the name of God to uphold the constitutional values, and all those days, like a grade 1 student, I have been watching the proceeding of this sacred house. I also had the great opportunity of representing my country in more than a few hundred events as part of my sports tapasya. I would like to look at the democratic process of post-independent India through the open eyes of an athlete. Since independence, we have been providing various facilities for improving our sport. Our proud sports personalities have achieved rare achievements in hockey, wrestling, and football at Olympics venues. Our sportsmen have several achievements that inspire the younger generations in athletics, tennis, and other sports. Hockey legend Dhyan Chand and his team, Mewalal ji in football, K.D. Yadav ji in wrestling, Ramanatha Krishnan and Amritraj brothers in tennis, the mighty Milkha Singh ji in athletics, and though India's first female Olympian Mary D'Souza ji. All of them are our true legends. We have achieved great feats in 1980s, but later on, unfortunately, we lost the upper hand in hockey, football, and wrestling. With the 1983 World Cup trim, the prestigious of our nation in the field of cricket has risen once again, such that we were the world champions in another major sporting event after hockey. In the 1960 Rome Olympics, we lost the medal of Milkha Singh ji by fraction of a second, and it was repeated once again in 1984 with a difference of 1/100th of a second. Thereafter, me being a girl from the remote place of Payoli in Kerala, a village without any facilities to pursue my sporting dreams, met the spoke for the first time to the then Prime Minister, late Srimati Indira Priyadarshini ji, which was of the most precious moment of my life. Then, by running up to
year 2000 and training my younger generation till yesterday, this devotee has dedicated herself to the betterment of sports, Indian sports, and once again had the rare privilege of meeting Honorable Sri Narendra Modi ji, the most admired Prime Minister among the world nations. All the while we can count the achievements of our nation in the field of sports since 1984. We embraced the sports as a self-criticism as there was no overall growth. I wish to mention that our achievements in athletics, tennis, weightlifting, cricket, chess, billiards and snooker, badminton, boxing events are huge. From the time when our beloved Vajpayee ji became the Prime Minister until 2014, only a few silver stars were seen performing at bigger stages. In terms of infrastructure developments, in addition to things such as training grounds, conditioning facilities, and improved diets, better treatment facilities were not adequately available then until come 2014. In the 1980s, I used to travel from Paioli by train for up to 4 days to reach Delhi to work out on athletic tracks. But now I am happy to state that after 2014, our country has been making enviable progress in various fields, including unparalleled achievements in field of sports. And that is why today's generation and experiencing district to district better training facilities in varieties of sports. Facilities such as synthetic tracks, swimming pools and gymnasiums and other amenities are being made readily available. The new generation sportsmen are now getting better coaches, scientific diets and resting facilities. But there is one department which needs more emphasis, and that will be the field of sports medicine and sports science. The front-running top 10 nation in the field of sports and Olympic has backing of modern sports science technology and support of sports medicine system. Injuries are an inseparable part of the sports, and the Department of Sports Science and Sports Medicine has an important role to play in helping sports personalities recover from injuries as fast as possible in bringing them back to training in a short period of time. Unfortunately, in our country, this branch is still in its infancy. We need to have immediate and special attention to this sector. This is the time to become self-reliant, and in those terms, I strongly suggest that sports science, sports medicine and coaching should come under the scheme of our beloved Prime Minister, Sri Narendra Modi ji's dream project, Atma Nirbhar Bharat. Now, all this has been mentioned only as an introduction, but on the contrary, over the past 20 years, there has been general tendency towards doping, or what we can call as an abuse of performance-enhancing drugs and steroids. According to today's statistics, India ranks third in the number of individuals who have been tested positive for steroids and punished for doping. In this context, the nation which is ranked 1 in the number of individuals tested positive for steroid has already been excluded from the world sports by other countries. I wish to mention that this serious concern which need to be addressed immediately. We are yet to open our eyes to abuse of doping in our country, which was once earlier confined only to the senior national levels, has now reached the juniors, college and school level, which is serious concern that need to be addressed. When talented sports individuals are abusing performance-enhancing drugs, they are not only sacrificing their career and life for short-term benefits, but they are also spoiling the talents of upcoming sports individuals who work very hard to improve their performance levels. In addition to, they are also tarnishing the image of our country among other nations, and through this, we are also destroying the dignity and legacy of our ancestors that worked very hard for it. To control this alarming situation, with the special interest of our sports minister, the Lok Sabha has passed the anti-doping bill last week. While this
phenomenon can be controlled to some extent through legislation, yet still more effective measures are impressive and needed to be taken. We should create awareness about the abuse of performance-enhancing drugs in sports among athletes, coaches and parents, and there should be no delay in taking timely action and appropriate ban against those who test positive of doping. At the same time, the activities of National Anti-Doping Agency, NADA, should be accelerated and should be given the freedom to operate without any other obstacles. National Anti-Doping Agency and the National Dope Testing Laboratory in New Delhi should get necessary financial freedom, and all competition must be brought under the watchful eye of NADA. And not only for the competition, but also for the preparatory time also should be tested. For instance, in a competition with the participation of 800 athletes, the NADA authorities are used to come up with just 10 anti-doping kits, and it can be undoubtedly said that such measures are happening because of the financial constraints and lack of adequate manpower. It is only through the timely interventions of our legislatures, state these people and the people of representatives who should be more assertive regarding matters related to sports and should be every means ensure that a better opportunity is created for our sports individuals to showcase their true talent and potential among world nations. If the motto prevention is better than cure is implemented scientifically and educatively in the field of sports, and we as a nation which has always dreamed big and hoped good for our people, I can indefinitely say that in the next 10 years we will become one of the top 10 sporting superpower among the countries of the world. I wish to mention that we have reclaimed the Olympic medal in 2020, which we had previously missed in 1960 and 84. Now let us give support to our upcoming sport talent by all means and respect so that they can compete vigorously in the upcoming Olympics and World Championships and win with the flying colors so that millions of Indians living in other countries and our Bharat can stand with their heads held high. Today's faith is the strength of tomorrow. On this note, let us all work for the betterment of new and strong India. Let me conclude my speech by extending my heartfelt gratitude to our beloved Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, who is very keen on development of sports in country. As a daughter of Bharat Mata, I bow my head before her and wish that I could serve this nation for the betterment of sports. Thank you, Honorable Chairman, who gave me this opportunity. I thank everyone once again from the bottom of my heart. Namaskar. Thank you, Srimati Piti Usha. Now, Dr. Fausia Khan, 4 minutes. Why 4 minutes to me? Numbers or more. Anyway, thank you very much. Sir, I would like to begin by first welcoming this bill and saying that my family is a great fan of Sachin Tendulkar and Sunil Gavaskar, sir. Like millions of other families in our country and even outside our country, particularly the youth, not because they have been successful sports persons, but simultaneously also because they are icons and an inspiration of what the field of sports has groomed them into as human beings: righteous, disciplined, determined, humble, punctual, hardworking, unbiased men of integrity. So generally people thrive to become like their ideals and adopt their ways of life. The current expansion of the field of sports itself may be attributed to this idealism. There are thousands of such icons who are role models for the youth. Sports is a field that inspires love, affinity, and brotherhood. And the general behavior of great sportsmen impacts the way our youth think or perceive life. While discussing this bill,
this must be kept in mind that while addressing the issue of doping in sports, we are also trying to address the value system in our youth. Sir, righteousness has always been a part of Indian tradition. I think most misguided sportspersons are not introduced to doping when they reach international level, but they are introduced to doping much earlier, when they participate in state or national level competitions. And that is where our focus must lie. This is necessary. Therefore, I thank the Minister for having brought in this comprehensive bill, which covers not only sports, but also gives a message that values matter, not only for the youth of India, but also to the global community. Sir, the growth of sport is a definite indicator of the growth of the nation. I must congratulate our young Minister, Anurag Thakurji, for his vision, dedication and contribution, and for the fact that we are winning medals after medals in various competitions during these days. The bill, I think, is well framed, but it is evident that scope has been voluntarily left for the rules and regulations. I have some suggestions that could be incorporated by the Minister. Enhancement drugs like amphetamine and steroids have been evolving even from before the 1940s with the evolution of the pharmaceutical industry, and rules and regulations also have been simultaneously evolving. Also, sir, changes are coming in accordingly in the World Anti-Doping Code. At the same time, masking drugs are also being developed in the natural course of evolution. Therefore, as I think you have thought about, awareness programs are very, very important. They are already being carried out, but many more are needed. Sir, I'll just give my pointers because I have less time. I feel that we need to carry these awareness programs at all levels, not just at national or international level, but state level, district level, down the line, because that's where the program begins. And we have a very well-established network in the nation. This network is the associations, the federations, the clubs. I think they should be included in this because this network percolates down to the taluka level, sir. So before every competition, a session and a certification on anti-doping must be made mandatory as a precursor for the permission of the competition to the associations. If that is done, the association becomes accountable to ensure that awareness for anti-doping is carried out by them. Also, sir, screening. Screening is not only necessary at the international level, but also down the line to the district level. So just give me 1 minute. Because you have mentioned a big lab which is worth crores of rupees, but what we need are little micro labs, mobile labs, or like simple glucometers that we have to check our sugar. In the same way, if we can screen out doping at the little lower level, that would be, and if made mandatory for the associations, this would produce very good results. So guidelines must be circulated. Accountability of coaches, accountability of associations have to be ensured, and we have to be, looking at the last point is that off-the-shelf drugs that are available, especially the powders, the proteins, the whey proteins that are available in the for the gyms. Sir, I think the performance enhancers, the dietary supplements, all this should be looked into. I have much more to say, sir, but I will only end by saying that, where there is a computer, if you detect the virus, detection is not our aim. You may detect the virus, but the virus has to be cured, and that cure has to be our aim. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Dr. Fawzia Khan. Through G.K. Watson. Sir,
The bill proposes the amendments in accordance with the World Anti-Doping Agency Code. 2-3 short points, sir. One, the personal data protection of athletes who are suspected of illegal possession, use of trafficking of drugs is missing factor which has to be looked after by the Honorable Minister. Because if they are suspected and later proved innocent, their privacy remains violated and they suffer social stigma. Therefore, I request the Honorable Minister to kindly look into this important aspect. Number two, sir, there are many instances when athletes have tested positive for banned drug use for no fault of their own. Sometimes they are found to have taken those drugs as part of their regular medicine prescribed by their own doctors. Sometimes the drug from their nutrition supplements. Sir, I feel the need to create proper awareness among sportspersons, coaches, doctors who specialize in sports medicine and other stakeholders to doubly check what medicine and nutrition supplements they take. Another important point, sir, the World Doping Code states that the protected class of athletes, which includes athletes below 16 years of age, among others, may be given reduced penalties, punishments or ban periods. This bill does not make any distinction, sir, between minor and major athletes. I hope when the Minister takes care of it while framing rules under the Act, this will be definitely taken into care. Regarding the laboratories, sir, there is a need for setting up laboratories in each state. It is a welcome suggestion and will go a long way in speedy disposal of cases. I urge the Minister to take this suggestion because a large number of younger people today in the country are taking up sports as a career and way of life than a hobby or a part-time occasion. Sir, to conclude, we are already seeing the results of various initiatives taken by the Minister under the guidance of our Honorable Prime Minister in the form of Khelo India and other schemes for promotion of sports, fitness and healthy awareness in the country. The results of medal wins from our World Athletic Championship and Commonwealth Games are very encouraging, and we are on a course to become sporting superpowers, sir. With these words, I support the bill. Thank you very much. Thank you, Thiru G.K. Vasan. Mr. Abdul Wahab wants to leave early. If the House permits, we could, please. Yes, if the House permits. Because yes. Janab Abdullah. Yeah, sir, first of all, framework. And also even now we say, oh, no, GST is a failure. Not at all. I actually want to highlight this, and I shall do it, that after the introduction of GST, today I heard a lot of this, Grihani, Grahast. Oh, GST Council is also conscious of Grihanis. GST Council is also conscious of households. I will read out a list as to what the taxation on Grihanis was before the GST was introduced. Derek O'Brien is not here. He listed out 6 things and said, Minister is not here. Come, I wanted to come and reply. I'm ready to reply. He is not here. But so
Sorry, I've misplaced a paper, but I'll read it. I'll get the details. Okay? That is at the fitment committee level. After that comes the group of ministers. Who are the group of ministers in this? West Bengal, Rajasthan, Kerala, Uttar Pradesh, Goa, Bihar. They've considered the decision given by the fitment committee. And after that, it went over again to the group of ministers which is looking at rationalization of rates, looking at the correction of inverted duty structure in the taxation, where you pay higher tax when you're buying the raw material, but pay lower tax when you're selling the product. For that also a group of ministers, which is headed by the Chief Minister of Karnataka. And in that too, who are the ministers again? Punjab, Chhattisgarh, Rajasthan, Tamil Nadu, West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana, and Kerala. All of them agreed. All of them agreed, sir. And agreed without any difference. So I want this to be laid as a matter of SCs and 21 for STs, accounting for less than 3% of the total faculty members. Similarly, out of the 642 faculty members across 13 IIMs, only 4 belong to SC and 1 faculty member belongs to ST, sir. A similar pattern could also be seen in the University of Delhi, where out of the total sanctioned posts of 264, it has only 3 SC professors and none from the ST backgrounds. Furthermore, another set of recent data shows that there are glaring vacancies, sir, for teaching positions against the reserved category seats. As the data shows, the vacancies stood at 988 seats for SCs and STs, sir, against and 1761 reserved vacancies against OBC reserved seats also. So I'd like to request the Honourable Minister and the central government to take cognizance of this issue and fill the vacancy seats. Couple more points and I'll finish, sir. Sir, Chairman, sir, according to Global Innovation Index, India stands at 46th position, which is highly underrated for a country embarked on the path to become a superpower. Moreover, the budget that is allocated for the research-related departments is very, very tiny when compared with the total budget allocation. And on top of this, the government has slashed the funding for 3 major institutions up to 576 crores in the recent budget also, sir. During the pandemic, countries such as the UK, USA had an edge over us introducing vaccines on war footing, and we are also trying for Atmanirbhar Bharat. So my sincere request is to not cut the funding that is given to the R&D component, sir. Even for setting up this Gati Shakti University, the most important thing that we should concentrate on is the R&D budget for this. And other than that, regarding the AP Reorganization Act, there are a couple of universities that are to be given to the state. Sir, 1 minute, last point, important one, last point I'll conclude, sir. Sir, the TDP government ensured land allocation for these institutions according to the AP Reorganization Act. In spite of 8 years since the passing of the Act, the progress made on these universities is very, very slow, sir. For example, the IIPE, NIDM, ICER are still functioning under temporary campuses. So I would request the Honourable Minister to speed up the construction of these campuses and to hold the classes in their respective buildings, sir. And also, regarding the construction of tribal university also, sir, there is very little budget for that. And we have established in the tribal area for the welfare of tribal people, 56 crores against 1500 crores is not doing justice for this. So the central government should spend more funds on this, sir. With this, I conclude my speech. Thank you for the time, sir. माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, आज सरकार की ओर से एक नई केंद्रीय विश्वविद्यालय 21वीं सदी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो लाया गया है, यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 में एक नई धारा संयोग करते हुए एक नया उपक्रम बनाया जा रहा है। उसकी एक सार्थक चर्चा लगभग 11 माननीय सदस्यों ने, 10 माननीय सदस्यों ने और हमारी रेल विभाग के मंत्री, आईटी और संचार विभाग के मंत्री अश्विनी जी की इंटरवेंशन के साथ साथ एक सार्थक चर्चा अभी समाप्त हुई है। सभापति महोदय, सभी ने इस यूनिवर्सिटी को स्वागत किया है।
उसकी आवश्यकता, उसकी समय और उसके अंदर पढ़ाए जाने वाले विषयों के बारे में उल्लेख किया है। एक प्रकार सभी ने, सत्ता पक्ष के हो या प्रतिपक्ष के हो, सभी ने इस नया यूनिवर्सिटी को, गति शक्ति यूनिवर्सिटी को समर्थन किया है। मैं सभी को, सभी माननीय सदस्यों को आभार प्रकट करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं। और सभापति महोदय, हमारे दूरदृष्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल वर्तमान के बारे में योजना करते हैं, भविष्य के बारे में, जो भविष्य औद्योगिक क्रांति 4.0 की तहत हम जिसमें जा रहे हैं, आने वाले सदियों तक क्या क्या आवश्यकता होगी, उसमें भारत कैसे स्थान लेगा, ये सारे को संभावनाओं को नीति और उसको कार्यक्रम में परिवर्तित करने का विजन रखने वाला हमारी प्रधानमंत्री जी हैं। उनकी सोच की एक प्रतिफलन है गति शक्ति मिशन। उनकी सोच में एक बार ये आया कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अम्ब्रेला के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए विभाग को अलग अलग होगा, रेल के अलग विभाग होगा, रोड सेक्टर अलग विभाग से चलेगी, राज्यों की भूमिका रहेगी, पोर्ट्स की अपना अलग अलग पॉलिसी है, इनलैंड वाटर इमर्ज कर रहा है, एविएशन इंडस्ट्री देश में काफी मात्रा में ग्रोथ हुई है, इंटरनेट सर्विस, आज भारत इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ 5G की न केवल सपना देख रहा है। सभापति महोदय, मैं इस पवित्र ग्रह में देश के सामने उल्लेख करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2022 के अंत तक यह देश आत्मनिर्भर होगा टेक्नोलॉजी में, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में। 5G की टेस्ट बेड हमारी देश की IITs, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, उनकी अगुवाई से आज हम उस सिद्ध तक पहुंच चुके हैं। और सभापति महोदय, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े सामाजिक प्रकल्प, आने वाले दिनों में खेती कहाँ होगा, सिंचाई कहाँ होगा, एक स्कूल कहाँ बनेगी, एक आंगनबाड़ी सेंटर भी कहाँ होगी, उसकी एक मास्टर प्लान की आवश्यकता होती है। इसलिए सभापति महोदय, आज हमारी सरकार बाइसाख जैसे संस्था को, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स, बाइसाख ऐसे संस्थाओं को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस को मान्यता भी दिया है। ये सारे पृष्ठभूमि में इसीलिए बता रहा हूं, आज देश का आवश्यकता है ये सारे औद्योगिक इनिशिएटिव को, ढांचागत परिवृद्धि को, इंफ्रास्ट्रक्चर विजन को, अगर हम सभापति महोदय एक नॉलेज रिपोजिटरी उसकी नहीं बनाएंगे, उसमें अनुसंधान नहीं होगा, उसमें विज्ञान की मिलाप नहीं होगा, उसमें वैश्विक टेक्नोलॉजी क्या क्या चल रहा है उसकी अगर हम बेस्ट प्रैक्टिस भारत नहीं लाएंगे, सभापति महोदय, हम देश की जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे। इसी बैकग्राउंड से, इसी पृष्ठभूमि से गति शक्ति विश्वविद्यालय की कल्पना की गई। 2018 से रेल विभाग की अगुवाई से बड़ौदा में उनकी जो पुरानी रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, उसी को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता देके उसको एक यूनिवर्सिटी बनाया गया था। बाद में जिस समय की आवश्यकता हुई, जितना उसकी पृष्ठभूमि को बताते हुए इंट्रोडक्शन के समय में, और माननीय सभी सांसद सदस्यों ने एक एक फीचर उसको कहा। किसी ने कहा इसकी इंटरनेशनलाइजेशन होना चाहिए, अगर ये वैश्विक स्तर की इंस्टीट्यूशन से टाई अप नहीं करेंगे। आज भारत की रेल विभाग की अगर मैं उदाहरण लूं, भारत कम से कम, भारत की रेल कंपनियां, भारत सरकार की रेल संबंधित सहयोग दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी में से कम 20 देशों में भारत की रेल विभाग की फुटस्टेप है।
इसलिए हमारी कैपेसिटी केवल हमारे देश के लिए नहीं, विश्व के गरीब देशों के लिए आवश्यक भी होती है। इसीलिए ग्लोबल स्टैंडर्ड की इंस्टीट्यूशन बनाना यह हमारी मैंडेट में है। ऐसे ही सभापति महोदय, मैं अगर एक स्टैटिस्टिक्स आज पार्लियामेंट के सामने रखूं, भारत की नीति के हिसाब से एज 15 साल की जब आयु किसी व्यक्ति को होता है, वो एक इकोनॉमिक यूनिट बन जाते हैं, रोजगार क्षम होता है। 15 से 25 साल की आयु तक एक नौजवान, एक बालक, विद्यार्थी की भूमिका में रहता है। ऐसे आज हमारे देश में 25.5 करोड़ की संख्या है। उसमें सभापति महोदय आज विभिन्न प्रकार के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, शिक्षानुष्ठान में, वो स्कूल हो, 11वीं 12वीं की कक्षा हो या रिसर्च तक पढ़ाई हो, इसमें सिर्फ 11 करोड़ बच्चे आ पाते हैं। 14 करोड़ बच्चे इधर काम पे बिना स्किल इकोसिस्टम पे लग जाते हैं, नहीं तो वो पढ़ाई तक नहीं आ पाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये मैंडेट है। आज उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 27% है, उसको 2030 तक बढ़ा के 50% करना पड़ेगा। लेकिन भारत अभी नया सपना देख रहा है। अभी की जो हमारी नौजवान आएंगे वो रोजगार क्षम होना चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी उनकी होनी चाहिए। ना केवल एम्प्लॉयबिलिटी हो, ना केवल वो जॉब सीकर बने, वो जॉब क्रिएटर भी बने। ऐसे शिक्षा की कल्पना आज इसी गति शक्ति की अंदर रखा गया है। सभापति महोदय, ना केवल टेक्नोलॉजी, ना केवल साइंस, ना केवल इंजीनियरिंग, ना केवल मैथमेटिक्स, स्टेम, ये तो एक प्रकार से भारत की पहला स्टेम यूनिवर्सिटी बनेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह भी रेकमेंड किया, ये मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए। सभापति महोदय, प्रकल्प लगते हैं, बड़े बड़े रेल रोड होने के कारण विस्थापन भी होती है। विस्थापित लोगों की जिंदगी कैसे होती है, ये ह्यूमैनिटीज में पढ़ाई जाती है। इस यूनिवर्सिटी में कल्पना की जा रही है, ऐसे सारे विधाओं को भी पढ़ाया जाएगा, तब ये पूर्ण मात्रा में मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, मल्टी डायमेंशनल होगा। सभी ने इसका समर्थन किया है। ये एनईपी की अलाइन है। सभापति महोदय, ये एक, जैसे आज देखिए, मैं आपको एक उदाहरण कहूं, दुनिया में कई देशों में हम जाते हैं, भारत में भी पायलट मोड पे ये बुलेट ट्रेन वगैरह की बात तो आज घर घर तक पहुंच गई है। वंदे भारत ट्रेन पटरियों में दौड़ने लगा है। उड़ान आज सामान्य व्यक्ति की इन एस्पिरेशन की प्रतीक बन चुकी है। अभी अभी मैंने अखबार में पढ़ा, हमारे मित्र निशिकांत जी यहाँ बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जुलाई महीने में ही हमारी देश की पवित्र धाम देवघर जाके नया हवाई पट्टी बना के आए हैं, हवाई एयरपोर्ट बना के आए हैं। मैं खुद को संशोधित करना, हवाई पट्टी नहीं, पूर्णांग एयरपोर्ट बना है। और राजीव प्रताप रूडी जी उसको विमान लेके गए और कुछ मित्र साथ में गए थे, सभी को बधाई। आज ये देश की गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की आकांक्षा की एक आकार ले रही है। देश की दूर दराज इलाका में एविएशन इंडस्ट्री मोदी सरकार में पहुंची है। सभापति महोदय, ये केवल विमान उड़ान की नहीं है, इसमें विज्ञान भी जुड़ा है, इसमें अर्थशास्त्र भी जुड़ा है, इसमें अर्थनीति की विकेंद्रीकरण भी जुड़ा है। ये सारा विषय गति शक्ति विश्वविद्यालय में पढ़ाई की आवश्यकता है। ड्राइवरलेस इंजन की बात कही जाती है, आखिर ड्राइवरलेस इंजन ऐसे ही तो नहीं चल जाएगा। मित्रों, उसका सभापति महोदय, उसके लिए रिसर्च, उसके लिए लोकलाइजेशन, इसके लिए लोकल स्किल कैपेसिटी, ये सारे की आवश्यकता है। ये ऐसे एक विश्वविद्यालय के बारे में कल्पना किया गया है, इसमें ना केवल उच्च शिक्षा की डिग्री दिया जाएगा, वर्तमान ये सारे सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है। 2025 तक एक आकलन आ रही है, दुनिया में जितने काम लोग हाथ से करेंगे उतने ही काम मशीन में होगा। आखिर मशीन की प्रशिक्षण भी तो आवश्यकता होगी।
भारत में कई काम बंद हो रहा है, कई नई काम सृजन हो रहा है। ये नई कामों के बारे में जानकारी और उनकी प्रशिक्षण, उनकी स्किल सर्टिफिकेशन इसी यूनिवर्सिटी में होगा। सभापति महोदय, ये ऐसा ही एक फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्सिटी है। सभापति महोदय, जैसे मैंने उनको कहा, ये देश की पहला एक प्रकार से एनईपी के उपरांत पहला रिसर्च यूनिवर्सिटी, पहला एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, पहला स्टेम यूनिवर्सिटी, पहला मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी। इसमें स्टेम के साथ साथ ह्यूमैनिटी एंड कॉमर्स, आज भी रेलवे एमबीए 2 कोर्स में पढ़ाया जाता है। इसकी व्यवसायीकरण कैसे होगा उसके बारे में भी चर्चा किया जाता है। और आने वाले दिनों में खर्चा कम हो, योजना सटीक तरीके से सटीक लाभार्थी तक पहुंचे, एक बड़ी मास्टर प्लान की कल्पना की जा रही है। 22 को यह काम दिया गया है। मैं आज संसद की सदन में एक अच्छी सूचना देना चाहता हूं। भारत की सभी राज्यों ने, भले ही यहां अच्छा हो, अभी तो शांति हो गया अध्यक्ष जी, और जो लोग इसमें हमारे जम्मू कश्मीर के जैसे वरिष्ठ सदस्य और हमारे राममोहन जैसे नौजवान साथी और चंद्रशेखर बाबू जैसे साथी जिसको समर्थन किए, सब जिनको सच में इसमें रुचि था, वो लोग बैठ के इसको सुन रहे हैं। उनका उपस्थिति ही बड़ा अच्छी बात है। आज भले ही सदन में थोड़ा नोक झोंक हो, लेकिन आज दानिश भाई आपने बोला नहीं तो आप चुप बैठो, आप सुनो। अभी आप तो अच्छे विद्यार्थी हो। सभापति महोदय, भले ही यहाँ नोक झोंक हो, लेकिन 22 की गति शक्ति मिशन में मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, भारत की सभी सरकारों ने आज सहयोग किया है। भारत की सभी विभागों ने अपना डाटा उसमें लेयरिंग करते जा रहे हैं। अब देखिए, आने वाले 2-4 साल के बाद भारत में, अभी तो बीच बीच में आती है, भारत में रेल पटरी कितने जल्दी बन रहा है, रोड कितने जल्दी बन रहा है। अभी हमारे सामने इस पार्लियामेंट बिल्डिंग की उदाहरण ले सभापति महोदय, 2020 में कोरोना के बीच में मदर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की मातृस्थान है भारत, उसकी नया मंदिर हम लोग बना रहे हैं और 2023 तक ये बन के रेडी हो जाएगा। यह है गति शक्ति। ये सारे की डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, ये सारे में आधुनिक विधा की आवश्यकता होगी। और ये सब 1, 2, 5 साल के लिए नहीं बन रहे हैं, ये बन रहे हैं आने वाले सदियों तक। इसीलिए इसमें रिसर्च, इसमें विज्ञान, इसमें मानवता, इसमें व्यवसायिक पक्ष, ये सारा विषय की पढ़ाई और रिसर्च की आवश्यकता है। एक नया कार्य संस्कृति भारत में विकसित हो रहा है। जो कहा जाएगा उसको किया जाएगा, उसी में विश्वास जन्मती है। सभी के लिए किया जाएगा, सबको साथ लेके किया जाएगा, इसी में सभी का विश्वास बढ़ रहा है। सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। गति शक्ति उसके एक व्यवहारिक रूप है। मैं इस बिल को आपके सामने प्रस्तुत करने की पहले एक शब्द में और एक बात कहना चाहूंगा। मैं संसद की इस गरिमामय परिवेश का थोड़ा फायदा भी लेना चाहता हूं। कई जगह पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक्सपेंशन के बारे में कई सदस्यों ने उल्लेख किया। मैं बड़े विनम्रता के साथ उनके सामने ये विषय कहना चाहता हूं, वो एक अलग विषय है। आज हम एक 21वीं सदी की नई विश्वविद्यालय की कल्पना कर रहे हैं, इसमें मैं आपके समर्थन मांग रहा हूं। लेकिन एक संवैधानिक विषय को भी उठाया गया है। कई माननीय सदस्यों ने ये कहा कि कई केंद्रीय विश्वविद्यालय में विशेष करके समाज की वंचित वर्गों की पद खाली है। SC, ST, OBC और एक वर्ग भी है। मोदी जी ने और एक समाज की तबके को आरक्षण देने की बात कही, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इसलिए आज जो दिया जाएगा चारों वर्गों को दिया जाएगा। ये बात सही है। जो माननीय सदस्यों ने विषय को उठाया है वो सही उठाया कि कुछ सेक्शन में ये तो SC, ST की पद भरपाई हो, ये तो 2014 की उपरांत की विषय नहीं ना, ये तो पहले की विषय है। कारण खोजना पड़ेगा। संविधान सभा में इस पवित्र गृह में चर्चा हुई थी कि आरक्षण हमारे समाज के कुछ भाई बहनों को दिया जाएगा। संविधान सभा ने तय किया था। आखिर एक बार इस सदन डिबेट करनी चाहिए
किस सरकार के समय कितने नियुक्तियां दिया गया है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? मित्रों ने प्रश्न उठाया, मैं आज रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना चाहता हूं। पहली बार देश में 2018 में देश की लोकप्रिय जननेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानून लाया। ये ऑप्शनल नहीं रहेगा। आपकी इच्छा के किसी की समाज के वंचित वर्ग किसी के मोहताज के पात्र नहीं है, यह उनकी संवैधानिक अधिकार है, उनको देना ही पड़ेगा। पहली बार इस सदन में और राज्यसभा में कानून लाया गया 2018, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पद रोस्टर में SC, ST, OBC और फिर मैं अभी इसे जोड़ रहा हूं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इन चारों के लिए जो पद व्यवस्था है उनको भरना पड़ेगा। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, आज मोदी जी की सरकार मिशन मोड पे ये सारे पदों को भर्ती करने का काम कर रहा है। आप हमको क्योंकि ऐसा एक विषय है, मैं समाज की मानसिकता की बात को क्या कहूं, कुछ लोगों को लगता है बुद्धि एक विशेष वर्ग में ही अटक जाता है। ऐसा नहीं है मित्रों, बुद्धि समाज की सामान्य घरों में है। नहीं तो APJ अब्दुल कलाम आज देश के राष्ट्रपति नहीं होते, ना नरेंद्र मोदी देश की प्रधानमंत्री होते, ना द्रौपदी मुर्मू जी जैसे महिला आज देश की राष्ट्रपति होती। यह हमारी प्रतिबद्धता, हमें उसकी विश्वास है। इसीलिए तो मोदी जी ने 2018-19 में नई कानून लाया। संसद की इस चिंता वाजिब है। हम उसको 1-1.5 साल के अंदर जिम्मेवारी के साथ कहते हैं, हमारी ओर से सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसमें विशेष ड्राइव करके भी भरने के लिए सदन अस्वस्थ रहे, मोदी जी पे भरोसा करे, हम उसको करके रहने वाले हैं। मैं सभापति जी आपकी अनुमति से एक विषयांतर विषय को आज इस गति शक्ति विश्वविद्यालय की चर्चा के अवसर पे कहा, क्योंकि एक संवैधानिक विषय है। कभी कभी कुछ मित्र मैं ओडिशा से आता हूं सभापति जी, हमारे वहां एक कहावत है, हिंदी में भी उसको ऐसे कहावत है, जो गलती किया वही जोर से चिल्ला देता है। उड़िया में कहूं तो थोड़ा वो अनपार्लियामेंट्री है। अभी वो जो सभापति जी ने किताब निकाला, शायद मैं क्यों विवाद में जाऊं सभापति जी, वो शायद अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा, फिर मेरे नाम पे प्रिविलेज है जो कोई बड़े विद्वान लोग लगा देंगे, मैं नहीं कहता हूं। लेकिन उसको जितना शब्द में जो गलती करे वही आज ज्यादा चिल्लाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके हाथ में शासन रहा, जिन्होंने गरीबी हटाओ को नारा देके दशकों तक इस सदन को राज किया, वो आज मोदी जी को प्रश्न उठाते हैं। इसीलिए वो आज कहां है? वो किसी की बहाना लेके अच्छा हुआ बॉयकॉट करके चले जाए, जनता उनको लंबे समय तक बॉयकॉट करवाएगी। उनको प्रजातंत्र में विश्वास होनी चाहिए। सभापति जी, सदन की सहयोग में कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी अभी देता हूं प्लीज मेहता साहब कुछ जी, कुछ क्लैरिफिकेशन आप जो 3 clarifications हैं जी। After hearing such a spirited speech, I was so engrossed that practically most members in this house might have lost track of the bill itself. But let us come to the facts, the bill that is before us. I would refer to section 3F, subsection 3, जो इंसर्ट हुआ है ओरिजिनल बिल के साथ। गति शक्ति विश्वविद्यालय विल बी फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस हाउस आज देखा कि एजुकेशन के माननीय मंत्री बिल 1 तारीख अगस्त में मूव किए और आज 3 अगस्त में ये चर्चा में है और थोड़ी देर में हाउस की सहमति से संभवतः ये पारित भी होगी। और इस बीच चर्चा के भीतर हमारे माननीय रेल मंत्री जी भी इंटरवेन किए और जो यूनिवर्सिटी डीम टू बी यूनिवर्सिटी को हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वो भी रेल मंत्रालय की है। प्रश्न यह है कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, इसलिए एजुकेशन मंत्री और एजुकेशन मंत्रालय नोडल मिनिस्ट्री है, मेरा प्रश्न सिंपल है, रेल मंत्रालय की तरफ से
ये यूनिवर्सिटी को चलाया जाएगा, खर्चा करा जाएगा। मैं सुन रहा था मंत्री जी के, रेल मंत्री जी के वक्तव्य में, रेल बजट में इस बारे में प्रोविजन है या आगे आपको करना है सप्लीमेंट्री बजट में, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये अब तक हुआ नहीं है। अब तक जितने चर्चा, सॉरी, the proposals entails no financial implementation, यही लिखा है। जी जी। The implication. This also leads to a question whether the center plans to increase the budget allocated to the Ministry of Railways, factoring into account the funding which has to be provided to Gati Shakti University. जी। ये मेरा पहला प्रश्न है। और भी है। प्रोविजो टू सेक्शन 4 सब क्लॉज 1, जिसमें विश्वविद्यालय के टेन्योर के जो कर्मचारी, अधिकारी, प्रोफेसर ये सारे रहेंगे, उनके बारे में है। इसमें कहा गया है सेम टेन्योर, सेम रेम्यूनरेशन एंड ऑन सेम टर्म्स एंड कंडीशंस। ये तो ठीक है, एंड इट इज अ वेरी वेलकम स्टेप. It's a very welcome step. Normally, when the character or the nomenclature of the university changes, most of them become the adopting agency or the संस्था उसको वो एक्सेप्ट नहीं करती, पर यहाँ आपने विधेयक में इसको रखा है. But the question here is, as I said, it's a very good provision which keeps in mind the greater interest of employees. However, with regard to providing compensation to non-permanent employees, a consideration should be made for those non-permanent employees who have worked for a sustained time. For such employees, compensation of 3 months should be provided. This is my suggestion. And third point, sir. I think डिबेट तो हो चुकी है. नहीं, मैं डिबेट नहीं कर रहा, प्रश्न पूछ रहा हूँ. थर्ड रीडिंग में ये प्रश्न ही पूछा जाता है, आपको मालूम है. ओके ओके. एक नोट कही, हमारे सदस्य भी पूछना चाहते हैं. चलिए. प्रोविजो टू सेक्शन 5 ना क्विकली जी. और ये प्रोविजो काफी लंबा है, 5 लाइन की है. Provided further that the Gati Shakti Vishwavidyalaya established as an university under section 3F shall take additional measures for providing high quality teaching, research and skill development in diverse disciplines related to transportation, technology and management, including establishing centers in India and abroad as may be required in the opinion of the said university. The question is, the activities to be undertaken by Gati Shakti are commendable, no doubt. But there are no details with regard to the manner in which funds will be spent on each of these activities and whether there is a mechanism to audit the expense of the university. Okay. Sir, initially when the Central University Act was passed in 2009, जिसके बारे में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री बोल रहे थे, उस समय प्रश्न ये था कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन होने की आवश्यकता है. 12-14 साल हो गया है, कितने रिवर्स ब्रेन ड्रेन हुई है? ये एक प्रश्न है जिसके ऊपर माननीय शिक्षा मंत्री विचार करें, क्योंकि असल चीज वही थी कि हमारे यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं, हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट बने और वहाँ वापस आए, तो इसके बारे में भी थोड़ा. रितेश पांडे जी, धन्यवाद. महोदय, मेरा मात्र एक सवाल है माननीय मंत्री जी से कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई है, इसका सबने समर्थन किया है, हम लोग भी कर रहे हैं. माननीय मिनिस्टर साहब ने इस बात को बड़े ही विस्तार से बताया कि जो SC ST और वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए और जो वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण दिया गया उस पर भी ध्यान दिया जाएगा. लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, जो जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो बहुत अच्छे हैं नहीं, उसके साथ साथ
टीचरों की बेहद कमी देखने को मिलती है। इस बिल के अंदर उसमें एक और चीज ऐड करना उचित नहीं रहेगा, जिसमें 10% से अधिक रिक्तियां कभी न रहें, श्री लघु उसका श्री कृष्णा प्रोविजन जी। किया जाए। इस पे मैं माननीय मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये रखेंगे? निशिकांत जी। धन्यवाद सभापति महोदय। अभी माननीय मंत्री जी ने जो बिल लाया, ये प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट दिखाता है कि वो किस तरह से सारे स्किल को और किस तरह सारी विधाओं को विद्यार्थियों को देना चाहते हैं या देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पुराने जमाने में 3 विश्वविद्यालय थे सर, जो बड़े विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। जाने अनजाने विक्रमशिला मेरा गांव है, और एक समय ऐसा आया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय सौभाग्य से जी, मैं सांसद अभी झारखंड का हूं, यह बिहार में है भाग्य। जी जी जी, हाँ ठीक है। और सभापति महोदय, विषय पर आ जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक समय में नालंदा विश्वविद्यालय के कोर्स को कंट्रोल करता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो एएसआई ने जो वहां बोर्ड लगाया हुआ है मेरे गांव में, उसमें लिखा हुआ है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय अपने डूबने के कगार पर था तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ही उसका मास्टर विश्वविद्यालय था। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसे मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़े क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, तो 2015 में उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की घोषणा की और उसके लिए 400 करोड़ रुपया उन्होंने दे भी दिया। 7 साल हो गए माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का बनना। ठीक, 7 साल में वो विश्वविद्यालय नहीं बना है। क्या वो विश्वविद्यालय अपना चेहरा देख पाएगा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बन पाएगा? और विधेयक के बारे में पूछना उचित रहेगा। बाकी बातें आप पूछिए बाद में। जी जी। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज अपने को विधेयक तक सीमित रखिए, गतिशक्ति से। जी, एक सेकंड जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज। सर, मैं माफी चाहता हूं कि मेरा जो कहना वो डायरेक्टली नहीं है कनेक्टेड, लेकिन मैं एक एश्योरेंस चाहता हूं मुझ साहब से, क्या एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी यूनिवर्सिटी ये कंसिडर किया जाएगा जम्मू कश्मीर के हसनाग में, क्योंकि जो टूरिज्म का पोटेंशियल है संपत्ति। मैं माफी चाहिए, मैंने पहले माफी चाहिए। केवल बिल क्या ये कंसिडर बाद में बात कर लीजिएगा। हाँ, केवल बिल के बारे में बोलिएगा। कोई क्वेरी हो तो आपकी, तो आप पूछिए। धन्यवाद सभापति महोदय। जब मेरा नंबर आया तो खाली बिल के बारे में, बाकी सब इतने लंबे लंबे भाषण हो गए। मैं तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में ही बात कर रहा हूं, क्योंकि माननीय मंत्री जी यहाँ हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय का अमेंडमेंट बिल है ये। सर, मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों मंत्री जी ने अवार्ड दिए, जो जिनकी रैंकिंग 1st, 2nd, 3rd आई, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के माध्यम से, उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया को भी अवार्ड दिया, जो कि 3रे स्थान पाई है। लेकिन क्या वजह है माननीय मंत्री जी कि जो पिछले वर्ष 20-21 में वहां का एलोकेशन ऑफ फंड 479 करोड़ था, इस बार 411 करोड़, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसका 1520 करोड़ था उसका 1240 करोड़ हुआ। ऐसी क्या वजह है कि दानिश अली जी नहीं, आप बोलिए। मान्यवर सभापति महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सीधे सवाल पर आइए जो आपकी क्वेरी है, प्लीज। कि गति शक्ति केंद्रीय विश्वविद्यालय बिल को लेकर जो आज प्रस्ताव पास होने जा रहा है, इससे देश के करोड़ों युवाओं की किस्मत बदलने वाली है। आज मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि आदरणीय मंत्री जी ने इस महान सदन में उन लोगों के सभी भ्रम दूर कर दिए हैं जब इन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात कर। सर मैं जिस बात को कहना चाह रहा हूं,
मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा हूँ। तो पूछिए। नहीं, कोई मैं बात कर रहा हूँ सर। नहीं। अच्छा, मैं श्री एस आहलूवालिया जी चाहता हूँ सर। मैं ये पूछना चाहता। आप सब क्लियर है, आपको कोई जरूरत नहीं क्लैरिफिकेशन। ओके प्लीज। अच्छा, प्रश्न है आपका, बोल दीजिए। आहलूवालिया जी प्लीज जरा बोलने दीजिए जी। हाँ, चलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने IIM को लेकर, IIT को लेकर आरक्षण के मामले में प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मोदी जी के विजन को जिस तरह से यहाँ पर दोहराया है, क्या इसी प्रकार से गति शक्ति केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बनेगा उसमें जो हमारे बच्चे हैं उनको पूरा जो है वो लाभ मिलेगा? श्री एस आहलूवालिया जी। उपाध्यक्ष महोदय, गति शक्ति द्वारा गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाना जी एक अपने आप में फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर बहुत बड़ी शुरुआत है और सराहनीय है। सारे देश को ये दर्शाती है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता पर, क्योंकि जिस ट्रांसपोर्टेशन की बात हम करते हैं वो एयर पर है, सरफेस पे है, ट्रैक पर है, रिवर पे है, ओशियन में है। किंतु इसके लिए आज तक जिस दो फ्यूल का यूज होता था, एक स्टीम इंजन और दूसरा हम फ्यूल यूज करते थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां आ रही हैं और उसके साथ साथ हम हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों के साथ साथ सोलर एनर्जी के थ्रू हम अपनी गाड़ियां जो हम इन्वायरमेंट को भी बचाएं और आने वाले भविष्य को भी बचाएं। क्या मेरा मंत्री जी से सिर्फ इतना ही प्रश्न है, क्या इस टेक्नोलॉजी पर भी इसका रिसर्च और इसकी एजुकेशन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की हमारे छात्रों को दी जाएगी? और अगर दी जाएगी तो एक सराहनीय योग है। ठीक, बड़ौदा के साथ साथ इसकी फैकल्टी या इसके डिफरेंट डिवीजन जो है, श्री कृष्णा जी, डिफरेंट कैंपस देश के विभिन्न जोनों में भी खोलने की जरूरत है। Many members who have spoke about it regarding vacancies in central universities. More than 6,000 vacancies are there. So we have started a new Gati Shakti University. It's very specialized in very narrow field. So is there any study that is being done wherein there are enough PhDs, enough faculty that are available in this very specific study, or are we going to start like any other central university and look for faculty or leave the faculty as vacant in the coming years? सरस्वती जी। सभापति जी, एक प्रश्न मेरा था। जी। ये जो बिल है ये रेलवे और परिवहन दोनों के संदर्भ में है। आज सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं एक्सीडेंट में होती है, तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि परिवहन के ऊपर, खासतौर से ड्राइविंग सिस्टम के ऊपर भी रिसर्च का इस विश्वविद्यालय के अंदर कोई कार्य होगा, ये मैं जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से प्रश्न आए बहुत ही एनकरेजिंग है कि सभी ने इस प्रस्ताव का बहुत ही खुले दिल से स्वागत किया है और वाकई आज देश में जरूरत भी है कि किस तरह से हमारे अति महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए एक यूनिवर्सिटी बने। मैं 2 प्रश्नों का जवाब दूंगा, शेष प्रश्नों का जवाब माननीय मंत्री जी देंगे। फाइनेंस पे माननीय मेहताब साहब ने जो प्रश्न उठाया, इस बिल में अगर आप देखें तो बहुत क्लियरली दिया हुआ है, एनी रेफरेंस टू दी नेशनल, मैं पढ़ रहा हूं क्लॉज 4 सब क्लॉज 2, उसमें है जी, क्लियरली लिखा हुआ है, एनी रेफरेंस टू द नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट वडोदरा इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट shall be deemed as a reference to the Gati Shakti
विश्वविद्यालय स्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट, और उसके आगे सारी चीजें लिखी हुई है बहुत स्पष्ट, यानी एक तरीके से एक कंटिन्यूटी है पॉलिसी की। किस तरह से कि एनआरटीआई जो 2018 में बना गया था उसको अपग्रेड किया है, यानी एनआरटीआई का जितना भी बजट है और उसके जितने भी काम है वो सारे काम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होते हैं। एनआरटीयू का कितना बजट है इस वित्तीय वर्ष में? FY23 में एनआरटीयू के लिए 166 करोड़ का बजट है। सो माननीय मेहताब साहब, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। माननीय मेहताब साहब ने और भी कहा रिवर्स ब्रेन ड्रेन, ये मेरे सेक्टर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं कहूंगा आज अगर हम टेलीकॉम सेक्टर देखें, स्टार्टअप सेक्टर देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स देखें, आईटी देखें, हर एक सेक्टर में दुनिया भर में जो भारत से निकल के जो छात्र गए थे, अपने आप को स्टैब्लिश किया था, उन्होंने हिंदुस्तान में आके अपनी प्रतिभा का, अपने एक्सपीरियंस का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्टार्टअप इंडिया के विजन के साथ जोड़ के इतना बढ़िया इकोसिस्टम तैयार किया है माननीय अध्यक्ष जी कि आज भारत में 105 यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं, 74,000 स्टार्टअप्स हैं और दुनिया में जाना माना जाता है भारत का नाम स्टार्टअप इकोसिस्टम के हिसाब से। धन्यवाद। सभापति जी, जैसे मेरे मित्र अश्विनी जी ने स्पेसिफिक जो आदरणीय महताब जी के द्वारा उठाए गए उसकी फिनेंशियल एलोकेशन रेलवे की बजट में है या नहीं, इसकी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। मैं उसको थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं। ये बात सही है, जब इसकी एनविजन 2016 में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने कहा और 2018 में उस समय की रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी ने उसको बहुत बारीकी से सभी लोगों से चर्चा करके, आप तब भी रेलवे एमिनिटीज कमेटी रेलवे की कमेटी में आप वरिष्ठ, आपकी अध्यक्षता में कमेटी चलती थी, आप भी उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं, मेरा जितना जानकारी है। ये शुरू हुआ रेलवे से, लेकिन ये आज की उसकी मैं एक ही उदाहरण और जोड़ना चाहूंगा। इन दिनों में मोदी जी ने भारत की स्पेस पॉलिसी को रिफॉर्म किया है। स्पेस एक सरकारी चीज पहले था, अभी भारत की नौजवानों को, भारत की पढ़े लिखे रिसर्चर को, नई पीढ़ी की लोगों को स्पेस सेंट्रिक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए स्पेस पॉलिसी को अनबंडल किया, व्यापक किया। तब उसकी आवश्यकता जब बड़ी स्पेस रिलेटेड एडवांस रिसर्च क्या हो, क्या नया एंटरप्रेन्योरशिप आएगा, ये सारे को ध्यान में रखते हुए इसकी कैनवस को बड़ा किया गया, उसकी दायरा को बढ़ाया गया। अभी इसमें भी व्यवस्था रखा गया है। वर्तमान उसकी रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है, इसकी दो हिस्सा है। पॉलिसी वाला पार्ट भारत सरकार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत चलेगी, उसकी वाइस चांसलर, उसकी प्रोफेसर, उसकी एकेडमिक कैरिकुलम, ये एक यूनिवर्सिटी जैसे पॉलिसी के तहत बनेगी। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम नहीं करेंगे, हमें आवश्यकता की अनुजाई अगर विद्या को नहीं डालेंगे, तब अभी क्या होता था सभापति महोदय, आईआईटी हो या अन्य कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कोई ग्रेजुएट हो, वो पढ़ने के बाद उसको 1-1.5 साल मैनेजमेंट ट्रेनिंग करके जाना पड़ता था, उसको दोबारा काम सीखना पड़ता था। उसी 1-2 साल उसकी जो हुनर वाला पीरियड है, उसकी इनोवेटिव पीरियड है, उसकी क्रिएटिव पीरियड है, उसको विद्यार्थी रहते हुए वो कौन सी काम पे जाएगा, उसकी पढ़ाई अगर अभी से शुरू हो जाएगी तब वो जाके डिलीवरी सीधा सीधा करेगा। इसीलिए इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। इसकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कभी नहीं रहने वाला है। अभी जो मॉडल हम आगे, उन्होंने एक अच्छा प्रश्न उठाया, एक बीच में उनकी दूसरी क्वारी थी कि इसकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप की लोग रहेंगे उनकी सिक्योरिटी के बारे में क्या होगा। मैं आदरणीय महताब जी जैसे एक बहुत वरिष्ठ और अनुभवी पब्लिक पॉलिसी की एक्सपर्ट के सामने मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारी सरकार की अप्रोच को। देखिए, दुनिया में आज कॉन्ट्रैक्चुअल मॉडल नो मोर ए कंसर्न, ये एक अपॉर्चुनिटी है।
एक व्यक्ति कहीं फैक्ट्री में काम करेंगे, कहीं एक सीईओ करके काम करेंगे, इधर आके भी 2 क्लास लेके पढ़ाएंगे, उनकी एक मिनिमम रेम्यूनरेशन व्यवस्था रहेगा। इस प्रकार की इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे आईआईटीज में भी हमारे देश में इमर्ज कर गया, आईआईएम में भी इमर्ज कर गया। इस प्रकार की हम लोग जब एक एनविजन करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोविजन हमने भी रखा है। हमें इसको बॉटम हैवी नहीं करना है। कभी कभी लगता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए है या यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोगों के लिए है, ये एक यक्ष प्रश्न आ जाता है। इसी से बचने के लिए ये प्रोविजन रखा गया है। अंत में एक बात जिसके बारे में अश्विनी जी ने उत्तर दिया ही है, मैं उसकी अभी 2 उदाहरण के साथ इस सदन में रखूंगा तो शायद समझने के लिए अच्छा होगा। अभी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, केवल सरकारी फंडिंग से चलेगा, ये कल्पना को हमको छोड़ना ही पड़ेगा। समाज हमारा समृद्ध होने लगा है और एनईपी ने कहा है कि हमको पब्लिक डोनेशन से भी चलना पड़ेगा। महताब जी को उदाहरण अच्छा लगेगा, जो प्रांत से वो आते हैं, संयोग से मैं भी वहां से आता हूं। वहां की एक महानुभव सुब्रत बागची, माइंड ट्री की फाउंडर, उन्होंने अपने जिंदगी की अच्छा खासा कमाई का लगभग 300 करोड़ से ज्यादा दान देके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में, अभी रितेश जी या कोई मित्र राम मोहन कह रहे थे एडवांस रिसर्च क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, भारत बायोटेक अकेले क्यों एक वैक्सीन निकाला, हम और क्यों वैक्सीन नहीं निकाल पाएंगे। आईआईसी में पहली बार अभी अभी पिछले जून 20 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी की हाथ में पत्थर रखा गया। सुब्रत बागची और उनकी पार्टनर ने पैसा दिया, 300 करोड़ से ज्यादा फंडिंग हुई, पब्लिक फंडिंग हुई। उन्होंने पैसा देने का वहां यूनिवर्सिटी बना। हमें सौभाग्य मिला कानपुर में इंडिगो की जो एक प्रमुख स्टेक होल्डर है राकेश गंगवाल और सिंघानिया जैसे 4-5 आईआईटी कानपुर की पुराने प्रोडक्ट, हमारे अश्विनी जी की पुराने कैंपस में वहां गया। वहां लगभग 300 करोड़ रुपया पब्लिक फंडिंग से आज समय आ गया। हमारी आईआईटीएन, हमारे आईएम, हमारी एल्यूमिनी हमारी ताकत रखते हैं, समाज को लौटाना चाहते हैं, इसलिए उसमें से चिंतित ना रहे। सरकार तो है ही, समाज भी आज संपन्न होने लगा है, उसकी फंडिंग से भी इंस्टीट्यूशन इमर्ज कर रहा है। और बाकी फिर मैं, कई मित्रों ने कुछ विषय को कहा है, आपने उनको हमको संरक्षण दिया है, लेकिन मैं फिर एक रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूं, ये जो रिजर्वेशन वगैरह की लीगेसी प्रॉब्लम हमारी कार्यकाल की देन नहीं है। पीएचडी करने में 5 साल लगते हैं, हम कुल मिला के 75 साल की जर्नी में माननीय मोदी जी 8 साल की जिम्मेवारी है। कुछ लीगेसी इश्यू को हमारी नैतिकता है, हमें मोरल पावर हमारे पास है, जो सही हो सही, जो गलत गलत कहने के लिए। बाकी विषयों को जो दानिश भाई वगैरह विषय उठाते हैं, मैं उनको बिल्कुल मिलकर, मेरे पास बकायदा तथ्य आधारित रिपोर्ट है, इस विषय से संबंधित नहीं है, इसलिए उसका उत्तर मैं नहीं देता हूं। आपने फिर हमको एक एक्सप्लेनेशन देने का मौका दिया, धन्यवाद। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। माननीय सदस्यगण, कुछ माननीय सदस्यों ने संशोधन दिए हैं, परंतु वे उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मैं सारे खंडों को एक साथ सभा के निर्णय के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यथा विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। जी, सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस नाउ, उसको हम लेंगे। श्री अश्विनी वैष्णव जी। Sir, with your kind permission, I rise to move that the Data Protection Bill 2021, as reported by the Joint Committee, may be withdrawn. प्रश्न है कि विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब अपना विधेयक वापस ले सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा हो गया। And permission, I withdraw the Data Protection Bill 2021 as reported by Joint Committee. नियम 193 के अधीन एक चर्चा अभी शेष है, उस पर चर्चा होना। तो श्री निशिकांत दुबे जी। जी, स्पोर्ट्स के ऊपर जी चर्चा होना शेष। अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। चर्चा अभी बाकी है। चर्चा बाकी अभी बाकी, वो पिछले सत्र से चल रही है, पिछले सत्र से चल रही है। दानिश भाई अपना नाम दे सकते हैं आपको बोलना हो तो, प्लीज। धन्यवाद, धन्यवाद सभापति महोदय जी। हम लोग सभी लोकसभा अध्यक्ष के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में ये बातें कही थी कि लोगों को खेल की चर्चा में आना है। कई एक प्रश्न थे एक दिन, तो उन्होंने एक व्यवस्था दी कि हम 193 में जो है इस चर्चा को लेंगे। और अच्छी बात यह है कि ये लोकसभा अब स्पोर्ट्स के बारे में भी इतनी चिंतित है। कई एक सांसद बोल चुके हैं, कई एक सांसद बोलने वाले हैं, और मंत्री जी जो है वो नहीं, मैं पहली बार बोल रहा हूं। और इसमें एक नियम है कि यदि एक बार आप बोल लेते हैं तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलता है। तो इसीलिए मुझे चेयर ने जो है बोलने की अनुमति दी है, पार्टी ने अनुमति दी। और ये दिखाता है कि पहले की जो एक कहावत थी जिसको कि सुनते हुए हम लोग सभी बड़े हुए, हमारा यंगर जनरेशन, हमसे जो छोटा जनरेशन है, वो इन चीजों को बोलते हुए नहीं बढ़ा, लेकिन हम लोग बढ़े कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। आज पूरी दुनिया बदल गई और देश का जो माइंडसेट आजादी के बाद जो हमारा युवा है वो कितना बदला होगा और ये सरकार की सोच कितनी बदली होगी, वो दिखाता है कि जैसे उस दिन प्रश्न के उत्तर में आपको यदि ध्यान हो सर कि राज्यवर्धन राठौर साहब जो कि खेल मंत्री भी रहे, आईएनबी मिनिस्टर भी रहे, एक बड़े खिलाड़ी रहे जो कि मेडल जीत कर लाए, उन्होंने खुलेआम इस पार्लियामेंट में कहा एक सांसद को बोलते हुए कि मैं 2002 में मेडल जीतकर लाया इस देश के लिए। बड़ी बात थी उस वक्त, उस जमाने के लिए। लेकिन मेरा एक भी फोटोग्राफ 2002 से लेकर 2014 तक इस देश के प्रधानमंत्री जी के साथ दिखा दीजिए। इस सदन में बोल रहे थे। लेकिन आज क्या सिचुएशन है सर? खिलाड़ी कौन जा रहा है, जाते हुए प्रधानमंत्री जी मिलते हैं, जाते हुए प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। खिलाड़ी यदि मेडल लेता है, मेडल जीतता है, देश का नाम रोशन करता है, तो नहीं जीतता है तो भी उसको प्रोत्साहित करते हुए, यदि कोई रोता हुआ उनको दिखाई देता है या लगता है कि किसी कारणवश छोटी सी थोड़ी सी चूक हो गई, तो एक गार्जियन की तरह, एक देश के मुखिया होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते वो उस खिलाड़ी को बधाई भी देते हैं और उस खिलाड़ी को सांत्वना भी देते हैं। और जब वो लौट कर आते हैं, केवल ये नहीं कि ओलंपिक में जो जा रहे हैं, कॉमनवेल्थ में जो जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक में जा रहे हैं, इवन हमारे दिव्यांग बंधु यदि वो पारा ओलंपिक में भी जा रहे हैं, उनको भी वही सुविधा है और एक एक चीज का वो ख्याल रखते हैं। और यह दिखाता है हमारी सरकार का कमिटमेंट, यह दिखाता है माननीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट, और यह दिखाता है कि देश स्पोर्ट्स के बारे में किस तरह से चेंज हुआ है, किस तरह से पूरे देश की सोच बदली है। जो सिचुएशन है कि स्पोर्ट्स के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी या देश क्यों सोचता है। मेरे भी छोटे बच्चे हैं सर, अभी वो पढ़ ही रहे।
जो वातावरण है दुनिया का, उस दुनिया के वातावरण में आपको बच्चे स्वस्थ मानसिकता के चाहिए, और वो मानसिकता तब होती है कि वो केवल माल न्यूट्रिशन या इन चीजों से कि आप खाना पीना अच्छा खिला दिए तो उससे नहीं होता है। आज का जो समय है, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, भारत फिर भी काफी हद तक बचा हुआ है। कोई बच्चे ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं, कोई बच्चे अल्कोहल के शिकार हो जाते हैं, कोई बच्चों में विकार आ जाता है कि वो लड़ाई झगड़े मारपीट गुंडागर्दी पे उतारू हो जाते हैं। उनको बचने के लिए सर ये जो स्पोर्ट्स, ये सबसे बढ़िया तरीका है। क्योंकि हमेशा जगजीवन राम जी हमारे विश्वविद्यालय, जब भागलपुर विश्वविद्यालय गए थे सभापति महोदय, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। दीक्षांत समारोह में गए थे उप प्रधानमंत्री होने के नाते, तो उन्होंने कहा था कि ये जो 12 वर्ष से लेके 18-19 साल का जो समय है, ये शुद्ध युवा का समय है, यूथ का समय है। और जितने बच्चे हैं उनको मेढ़ तोड़कर चलना है। जो मेढ़ तोड़कर नहीं चलते हैं तो उनके बारे में एक सोचने की आवश्यकता है कि ये बच्चे जो है युवा हैं कि नहीं, मतलब वो अलग से, दुनिया से अलग हटकर काम करना चाहते हैं। और जब तक कि उनको एक पॉजिटिव वे में आप देश के प्रति नहीं जोड़ेंगे, अपने समाज के प्रति नहीं जोड़ेंगे, अपने समाज के प्रति उनको क्या करना है, यदि उनकी आवश्यकताओं को उस तरह से नहीं मोड़ेंगे तो इस देश में क्योस हो जाएगा। और इसी में स्पोर्ट्स की आवश्यकता पड़ती है कि जब बच्चे, उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि उस बच्चे को यदि आप किसी को फुटबॉल खेलने में, किसी को खो खो खेलने में, किसी को कबड्डी खेलने में, किसी को बैडमिंटन खेलने में, किसी को टेनिस खेलने में यदि आप लगा देते हैं तो बच्चे प्रतिस्पर्धा भी करते हैं, एक दूसरे से हार और जीत का जो है उनको एक सुकून होता है। हारने में भी वो दुखी होते हैं, जीतने में भी वो खुश होते हैं, लेकिन हार और जीत एक दूसरे के दुश्मनी में नहीं बदलता है। और जब इस तरह से हारने और जीतने का एक मानसिक प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, आपके दिमाग पर पड़ता है, तो वो स्वस्थ बच्चे जो है भविष्य में, ये नहीं कि वो मेडल ही जीते, वो देश के लिए खेलें ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के लिए खेलें ऐसा भी कोई जरूरी है नहीं है, लेकिन जब वो अपनी एनर्जी को फील्ड में एग्जॉस्ट करते हैं तो वो जो उनकी ताकत है वो इस देश की ताकत बनती है। और जो हम 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात करते हैं उसमें उसकी आवश्यकता है। इस कारण से आज जो ये डिस्कशन है ये सबसे महत्वपूर्ण है सर। लेकिन जो समस्या मैं देख पा रहा हूं, देखता हूं, अखबारों के माध्यम से पढ़ता हूं, सांसद होने के नाते प्रश्न जो होते हैं या लोगों से जो जानकारी मिलती है, सबसे बड़ा सवाल जो हमारे देश में है सर कि एक तो फेडरेशन जो है, उस फेडरेशन का जो खेल है वो सरकार के सीमा से बाहर है। फेडरेशन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। उस फेडरेशन में कौन मेंबर बनेगा, कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, और वो फेडरेशन किस आधार पर खिलाड़ियों का सिलेक्शन करता है यह भी सरकार की सीमा के बाहर है। उनका फाइनेंस कहां से आता है, उनका मैनेजमेंट कैसे होता है, और सरकार जो है, मुझे जितना समझ में आता है, मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मंत्री जी जवाब देते हुए मुझे इसके बारे में ज्ञान देंगे, बताएंगे। ये जो सिचुएशन है इसमें कई एक बार प्रयास हुए, क्योंकि हम छोटे जगह से आते हैं सर, ऐसे जगह से आते हैं जहां की बच्चों को कोई बहुत सुविधा नहीं है, अमीर बाप के बच्चे नहीं हैं। चाहे क्रिकेट का सवाल हो, महेंद्र सिंह धोनी से लेके जितने सचिन तेंदुलकर तक की यदि बात करें तो बहुत छोटे छोटे घर परिवार से जो है वो लोग निकले और देश के लिए जो है उन्होंने काम किया। मैं जहां से आता हूं सर, आप समझिए कि हॉकी के लिए हमारे लड़के और लड़कियां, झारखंड के जो बच्चे हैं वो लगातार अच्छा करते रहे, आर्चरी में लगातार बच्चे आगे बढ़ते रहे। लेकिन कई एक बार खबर आती है, क्योंकि फिर ये बातें होंगी कि एक फेडरेशन करता है और एक स्टेट का सब्जेक्ट, दो बातें हमेशा इस पार्लियामेंट में होती हैं कि आप जो बातें कह रहे हैं वो फेडरेशन का सवाल है, या आप जो बातें कह रहे हैं वो स्पोर्ट्स जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। ये हम और आप
कानून बनाने वाले समझ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे खेल रहे हैं सर, उनको तो एक मन में आशा है, आकांक्षा है, उत्साह है कि वो इस देश के लिए खेलेंगे। उन बच्चों के पास ना अच्छा स्टिक है हॉकी का, ना अच्छे जूते हैं। जो रांची, जो हमारे झारखंड से जो खबरें आती रहती हैं, स्टेट जो है, हरियाणा जैसा स्टेट तो बहुत काम करता है, गुजरात जैसा स्टेट तो बहुत काम करता है, उसके पास पैसे हैं, वो दे रहा है, लेकिन हमारा जैसा राज्य जो है वो यदि बच्चों को नहीं दे रहा है तो वो जो टैलेंट है, उस टैलेंट के लिए इवन जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो कई एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ, हजारीबाग में है और एक आध जगह जो है, और हॉकी के इंस्टीट्यूट इन्होंने बना रखे हैं, उसके अलावा टैलेंट को कैसे अपने साथ रखें, उनको हम कैसे सुविधा दें, ये झारखंड जैसे राज्य में नहीं। तो यदि सरकार नहीं करेगी, फेडरेशन नहीं करेगा, तो हम यहां से क्या करने वाले हैं? यदि इसका जवाब मिलेगा तो मुझे लगता है कि उन बच्चों के लिए हम बहुत बेनिफिशियल होंगे। दूसरा सवाल यह है कि भारत सरकार के पास कितना बजट है? बजट हमने बढ़ाया है। 2014 तक तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का मतलब होता था कि 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़। इसके बाद जो है स्पोर्ट्स और यूथ मिनिस्ट्री का तो कोई मतलब ही नहीं था। इवन यूथ हॉस्टल जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन थे सर, चाणक्यपुरी में है, इस पे भी केवल लिखा रहता है कि भारत सरकार से जो है वो मदद से ये बना हुआ है, लेकिन यूथ हॉस्टल का जो पोजीशनिंग है या जो उसका रख रखाव है या उसका जो मैनेजमेंट है, उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ का जो है कोई लेना देना नहीं। तो दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो केंद्र सरकार जो सपोर्ट बेस क्रिएट करती है फेडरेशन के, केंद्र सरकार जो सपोर्ट बेस क्रिएट करती है कि ओलंपिक में तैयारी करने के लिए किस तरह से हम इक्विपमेंट दें, किस तरह से सुविधा दें, जो बच्चे आगे बढ़े, कॉमनवेल्थ के लिए जो बच्चे जाएंगे उनको कैसे, क्योंकि हमको लगता है कि प्रत्येक 4-4 साल पे खेल होता है सर, लेकिन सबका जो कैलेंडर है वो लगभग हमको लगता है कि साल 2 साल में कोई ना कोई अच्छा खेल, एशियन गेम आ जाता है, कॉमनवेल्थ गेम आ जाता है, ओलंपिक आ जाता है और वर्ल्ड कप आ जाता है। तो ये चारों गेम यदि आप देख लेंगे, और उसके बाद नेशनल गेम है, नेशनल गेम में स्टेट जो है पार्टिसिपेट करता है, उसके नीचे फिर यूनिवर्सिटी का है। तो ये जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर में हम सालों भर किस तरह से स्टेट के कोच को अपने साथ रखते हैं, उनके प्राइवेट कोच को अपने साथ रखते हैं, केंद्र के कोच को अपने साथ रखते हैं, केंद्र के इंस्टीट्यूट का क्या रोल होता है, फेडरेशन के इंस्टीट्यूट का क्या रोल होता है, और हमारा जो स्टेट है इसका केंद्र स्टेट के कोच का या फेडरेशन का क्या रोल होता है, इसके बारे में जो है कोई क्लैरिटी नहीं। और यदि यह क्लैरिटी नहीं होगी सर, तो हम पैसा कुछ भी खर्चा करते रहें, इसका जो, क्योंकि हम उस दिन प्रश्न में जो है बहुत चर्चा करते हुए कह रहे थे कि इतना दिन हो गया, हमने ये 10 पदक लिया, हमने 13 पदक लिया, हमने 14 पदक लिया। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के जोश के कारण आपको मैं बताऊं कि ओलंपिक में भी हमने बहुत अच्छा पदक लिया, और हम जो है पैरा ओलंपिक में भी बहुत अच्छा करके आए। और अभी जो कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है उसमें लगातार जो है हमारे बच्चे बच्चियां लगातार जो है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीत रहे हैं। भारत का नाम बहुत आगे बढ़ रहा है, कर रहे हैं सर। लेकिन ये जो क्लैरिटी नहीं है, 130-135 करोड़ का देश, जब मेडल की टैली आती है उसमें लगता है कि यूएस से, क्योंकि ठीक है लेगेसी प्रॉब्लम है, 70 साल से हमने जिस तरह का भ्रष्टाचार देखा है और सारे चीजों में भ्रष्टाचार देखा है। ये अभी नेहरू स्टेडियम बनते हुए नजर आया सर, कि मैं अनुराग सिंह ठाकुर जी का धर्मशाला का स्टेडियम देखने के लिए गया, 50 करोड़ में उन्होंने खूबसूरत, यदि किसी को देखना हो सर तो जो मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, क्योंकि मुझे वहां खेलने का भी मौका मिला है और सांसद की टीम का मैनेजर होने के नाते, प्लेयर होने के नाते मैं वहां खेलता रहा हूं। 50 करोड़ में खूबसूरत स्टेडियम बनाया धर्मशाला का, और वही यदि आप देखिएगा सर तो 1100 करोड़ 1200 करोड़ रुपया खर्च करके हमने ये कॉमनवेल्थ के लिए नेहरू स्टेडियम बनाया। इतना बड़ा करप्शन होता रहा है सर। हमने यहाँ पीएससी के मेंबर होने के नाते सीडब्ल्यूजी की पूरी फाइल खंगाली है कि किस तरह से एक मंत्री ऐसा था जिसने कह दिया कि सीडब्ल्यूजी अपने को करना ही नहीं है, कॉमनवेल्थ करना ही नहीं है, और अंतिम में जब 2 साल बचा तो 2 साल के लिए
कि हमको वॉर फुटिंग पर काम करना है, हमको ये गेम करना ही करना है, उस तरह से सारे जगह करप्शन करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते थे कॉमनवेल्थ गेम के लिए, जो एशियन गेम का बेस हो सकता था, जो ओलंपिक गेम का बेस हो सकता था, उन चीजों से हम मरहूम हो गए। तो मेरा ये कहना है कि अंतिम समय में जो हम ये काम करते हैं, तो क्या हम एक ऐसा कैलेंडर बना सकते हैं जिसमें फेडरेशन को क्या काम करना है, स्टेट को क्या काम करना है, सेंटर को क्या काम करना है। और जिस तरह से अभी मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी, आप सबों को बधाई देना चाहता हूं कि आप वर्ल्ड चेस जो है यहां ओलंपिक करा पाने में सक्षम हो गए, जिसका उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी गए। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, फुटबॉल में भी एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, तो उसमें से हम कहां कहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। ये केवल दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और बेंगलोर में ये, क्योंकि खिलाड़ी जो हैं आपके वो शहरी क्षेत्र से ज्यादा, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज को मानता हूं कि पेट में यदि भूख नहीं हो और मन में आग नहीं हो तो कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। आज की डेट में मैक्सिमम लोग, मैं ये नहीं कहता कि कोई बड़े परिवार के बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में उदाहरण है, चाहे वो बिल गेट्स बढ़ते हुए नजर आए, चाहे यहां धीरू भाई अंबानी बढ़ते हुए नजर आए, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है राष्ट्रपति बनते हुए नजर आए, या माननीय प्रधानमंत्री जी चाय बेचते हुए यहां देश के प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आए। जिस आदमी के पेट में भूख है, और यह हमेशा कहा भी गया है विद्यार्थी के लिए, क्योंकि कोई भी जो खिलाड़ी है या कोई भी हम लोग यहां आते हैं, वो विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा श्लोक है। सभापति महोदय, आपको यदि ध्यान हो कि काक चेष्टा वको ध्यानं स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, जिसमें ये 5 लक्षण हो, जिसमें कौवे की तरह जो है चेष्टा हो, जिसमें बगुले की तरह ध्यान हो, जिसमें कि कुत्ते की तरह जो है उसकी निद्रा हो, जो अल्पाहारी हो और जो गृह त्यागी हो, वही विद्यार्थी होता है और वही विद्यार्थी सक्सेसफुल होता है जीवन में, वही लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए पेट की भूख का मतलब जो है गरीबी से नहीं है, पेट का भूख का मतलब है कि उसमें बढ़ने की क्षमता है, उसको देश के लिए कुछ कर गुजरने का सामर्थ्य है। और इसी कारण से आज जो तिरंगा यात्रा हमने की, उसमें भी यही था कि उन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण को निछावर कर दिए, जिनको कि किसी चीज की इच्छा आकांक्षा नहीं थी, उनको केवल यह था कि अंग्रेजों को भारत से निकालना है और इस देश को स्वतंत्र और आजाद करना है। तो मेरा यह कहना है कि उस तरह के जो छोटे छोटे जगहों से जो बच्चे आते हैं, जिनमें टैलेंट है, उस टैलेंट पूल के लिए हम क्या कोई ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं कि जैसे हम झारखंड से आते हैं तो वहां हॉकी का जो है पुरुष और महिला का हम काम कर सकते हैं, आर्चरी हमारा विषय होता है, या हरियाणा में आप जो है आपके पहलवान जो है वो होते हैं, मुक्केबाजी में नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं। आपने यूनिवर्सिटी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसे आज गति शक्ति विश्वविद्यालय बना रेलवे के लिए स्पेसिफिक, उसी तरह से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है मणिपुर के लिए बनाया गया है। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और जिससे कि हम देश दुनिया में अपने आप को कैसे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, रूस, इन सबों से मुकाबला कर पाए, क्योंकि चीन से खासकर अब तो सबसे ज्यादा थ्रेट जो है सभी खेलों में चीन से ही नजर आता है। 130-135 करोड़ के देश में हमको अच्छे खिलाड़ी पैदा करना है, वर्ल्ड क्लास के खिलाड़ी पैदा करना है, और एक ऐसा सिचुएशन लाना है जिसमें कि भारत नंबर 1 हो। जिस तरह से हम इकोनॉमी में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, और समय यदि ऐसा आया तो 5-10 साल, 15 साल के बाद हम दुनिया के जो है विश्व गुरु बनेंगे, और इकोनॉमी में जो माननीय निर्मला सीतारामन जी ने किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। तो स्पोर्ट्स में क्या हम इस तरह की कोई पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर आ सकते हैं, और कैसे फंडिंग, प्राइवेट फंडिंग के साथ कैसे सरकार की फंडिंग हम आगे बढ़ा सकते हैं। यदि इस सोच के बारे में हम आगे बढ़ें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने मुझे वक्त दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। श्री दानिश अली जी। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे 193 पर जो खेल और युवा मामलों के मंत्रालय पर चर्चा हो रही है उसमें भाग लेने का मौका दिया। अभी मेरे से पहले वरिष्ठ साथी निशिकांत दुबे जी ने बहुत अच्छी बातें करी कि किस तरीके से हमें खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए, और ये सच्चाई है कि जो इस देश में फेडरेशंस का रोल है
और सरकार का रोल है, उसमें कई जगह कंट्राडिक्शंस हैं और कई जगह मुझे कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि नेपोटिज्म जो है कई सारी फेडरेशंस में है, ये रिकॉर्ड पे है, सुप्रीम कोर्ट तक में ये मामले गए, लेकिन उसका कोई हल निकला नहीं है। एक तरीके से फेडरेशंस के ऊपर जो लोग बैठे हैं, रिफॉर्म्स की बात काफी समय से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन कितना हुआ, कितना हो पाएगा मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन ये बात हकीकत है कि जो देहात से, गांव से, ग्रामीण अंचलों से लोग आते हैं, नौजवान आते हैं, उनके अंदर प्रतिभा कहीं ज्यादा होती है। और मैं ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूं सभापति महोदय कि जितना फेडरेशंस के अंदर जो नेपोटिज्म है, अगर उसको न्यूट्रलाइज करके जितनी सुविधाएं एक सेक्शन को दी जाती हैं, उनके बच्चों को दी जाती हैं, अगर उसकी 1/4 भी सुविधाएं उन गांव देहात के नौजवानों को दे दी जाए, तो मैं समझता हूं कि भारत का जो रिकॉर्ड होगा ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो कई गुना बढ़ जाएगा। बहुत अच्छी बात कही कि आज सरकार की तरफ से एक आयोजन किया गया, आजादी के इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुझे खुशी है इस बात की कि जिन्होंने आजादी की स्वर्ण जयंती पर, जो जब गोल्डन जुबली सेलिब्रेट हो रही थी, उस वक्त अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया था, कम से कम आजादी के अमृत महोत्सव पर आरएसएस के हेडक्वार्टर पे तिरंगा फहराया जाएगा। 52 साल तक उन्होंने अपने हेडक्वार्टर पर, 52 साल तक उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स पर आरएसएस की बात नहीं जाएगी। आजादी के आप विषय पर बोलिए, आप विषय पर बोलिए। फैलाया जाएगा। गलत कह रहे हैं सर। अनिश अली जी, सर सभापति जी महोदय, ये अभी सब्जेक्ट्स के माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। सभापति जी, ये माननीय सदस्यों को चर्चा करते समय मंत्री जी बोल, कोई ऐसे संगठन का नाम नहीं लेना चाहिए जिसका कोई यहाँ रिलेशन नहीं है। ये लगातार ऐसे संगठन का नाम ले रहे हैं जो राष्ट्रभक्त संगठन है, जो देशभक्त संगठन है। कार्रवाई से निकाल दीजिएगा। खेल पे चर्चा हो रही है, उसमें ऐसा नाम क्यों ले रहे हैं? इररिलेवेंट टॉक है ये, इसको निकालिए। अपनी बात कर रहा हूँ, इररिलेवेंट टॉक को निकालिए, इररिलेवेंट टॉक को रिकॉर्ड से हटाइए। मैं क्या कर, कैसे इसकी संगठन, अरे आप तो क्या भाई, उस संगठन से प्रधानमंत्री जुड़ के आए हैं, उस संगठन से मेजॉरिटी इस सदन के अंदर बैठी है। मैंने क्या गलत कह दिया? दूसरा नाम बोल दूंगा। और तिरंगा यात्रा की बात, मैं अगला नाम पुकार दूंगा। तिरंगा यात्रा की बात जो है, तिरंगा यात्रा की बात इन्होंने शुरू करी। सभापति महोदय, अभी तो मैंने शुरू नहीं किया। हो गया। अध्यक्ष महोदय, आपका कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नो जी। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। मैं आपका बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि 193 की जो युवा और खेल के बारे में जो चर्चा हो रही है, आपने मुझे मौका दिया। कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है आपका। आप बैठ जाइए प्लीज। आदरणीय सत्यपाल सिंह जी, जी उन्हीं का रिकॉर्ड में जाएगा। जी बोलिए। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम सब लोग इस सदन के अंदर, हम सब लोग या सरकार के स्तर पर हम सभी प्रकार की जो है हम लोग जो है योजना बनाते हैं और जीवन का जो लक्ष्य है। गलत शब्द का उपयोग कर रहे हैं। कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, केवल सत्यपाल सिंह जी का रिकॉर्ड में जा रहा है। जीवन का लक्ष्य, हर एक व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य, शिक्षा का लक्ष्य कि
कि जीवन के अंदर हर एक आदमी को सुख शांति और समृद्धि मिले, ये हर एक व्यक्ति का, हर एक मानव का एक लक्ष्य है। हम लोग जो हैं, जब युवाओं के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हमारे उसमें ये लिखा है कि हर एक युवा, इस देश का युवा किस प्रकार का बने, उसको सुख शांति और समृद्धि मिले, उसको जीवन के अंदर खुशी मिले। और आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव के समय में, इस 75 वर्ष होने के बाद, हम लोग जिस प्रकार की इस देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी, इस देश के लिए जो उन्होंने कहा कि इस देश को जो है विश्व गुरु बनाना है, कि अगले जो 25 वर्ष हैं देश के लिए, ये 25 वर्ष इस देश के लिए एक अमृत काल है। इस देश में अगर अमृत काल है तो हमको जो है, हम किस प्रकार का संदेश अपने युवाओं को देना चाहते हैं, इस देश में हम किस प्रकार के नागरिक तैयार करना चाहते हैं, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं अपनी बात खेलों से पहले युवा संबंधी मेरे कुछ विचार है, मैं उस पर अपने विचार रखना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। देखिए, हम चीजों के लिए अगर हमको कोई लंबाई नापनी है तो लंबाई के लिए हम लोग मीटर रखते हैं, इंच रखते हैं, किलोमीटर रखते हैं। अगर हमको जो है हमको वजन नापना है तो वजन जो है हम किलो में नापते हैं, मनों में नापते हैं, कुंटल में नापते हैं, टनों में नापते हैं। लेकिन अगर जीवन की अगर खुशी अपने को नापनी हो, जिसका कोई पैमाना है या नहीं, ये कई बार ये प्रश्न पैदा होता है कि कौन आदमी कितना खुश है, ये समाज कितना खुश है, या देश कितना खुश है, इस बात का हमारे पास क्या पैमाना है। आजकल के शास्त्रियों से अगर जो शास्त्रज्ञ हैं अलग अलग फील्ड के, उनसे पूछें, जो मैनेजमेंट के गुरु हैं, जो इस विषय में जो है भाषण करते हैं कि आदमी की आनंद का, आदमी की खुशी का पैमाना क्या है, तो इस बात का वो जवाब उनके पास नहीं है कि आदमी की खुशी का जवाब क्या हो। लेकिन जब हम लोग अपने देश की संस्कृति जो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारे शास्त्रकारों ने इस बात का जवाब दिया कि इस देश का जो युवा है, समाज का जो युवा है, वो कैसा बने। और उन्होंने कहा, युवा सात साधु, युवा अध्यापक है, आशिष्टो हो, दर्दिष्टो हो, बलिष्ठ हो, तस्य पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णाशात स एको हो मानुष्य आनंद है। आनंद की इकाई क्या है, उसका नापने का तरीका क्या है। तो उन्होंने कहा, जिस समाज का, जिस देश का जो युवा होगा, उसका जो युवा है वो कितना बहुत अच्छे चरित्र का धनी होना चाहिए, वो बहुत अच्छे गुड कैरेक्टर का होना चाहिए, वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला होना चाहिए, बहुत विद्वान और ज्ञानी होना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा, आशिष्ट हो, दर्दिष्ट हो, बलिष्ठ हो, वो बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए कि उसको जीवन में कुछ करना है, जीवन में उसको प्रगति करना है, जीवन में उसको तरक्की करना है, और जो हर प्रकार से बलिष्ठ होना चाहिए। शरीर के रूप से बलिष्ठ हो, मानसिक रूप से बलिष्ठ हो, आत्मिक रूप से बलिष्ठ हो, वो ऐसा हमारा, वो कहते हैं अगर इस प्रकार के युवा, ये समाज, ये देश अगर तैयार करेगा तो निश्चित रूप से न केवल भारतवर्ष में लेकिन पूरी दुनिया के अंदर सावित्तस्य पूर्णाशात, जो कहते हैं कि एक पृथ्वी के ऊपर कितना जो आनंद है, एको मनुष्य आनंद है, वो एक आनंद की एक इकाई है। तो हम लोग जो है हमारे इस देश के अंदर भी या दुनिया के अंदर भी हम सब प्रकार की हम योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन क्या मानव निर्माण की हमारे पास योजना है या नहीं, इसके बारे में हम लोग बहुत कम जो है विचार करते हैं। हमारी शिक्षा जैसी हो, हमारे खेल कैसे हो, क्या हम अपने देश के अंदर इस प्रकार के युवा, इस प्रकार के मानव का निर्माण कर सकते हैं। कि मुझे लगता है कि हमारे माननीय मंत्री जी को भी उनका जो युवा और खेलों का जो है इस विषय में ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे किस प्रकार के युवा हमको चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा उनके लिए चाहिए, किस प्रकार का माहौल उनके लिए चाहिए। मैं कई बार उसको कहता हूँ, अगर पढ़े लिखे लोग जो है बार बार अगर बीमार होते हैं, मुझको लगता है, मुझे डाउट होता है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। अगर हम अपने को स्वस्थ नहीं रख सकते, क्या हमारे बच्चों को आज ये सिखाया जाता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है, केवल मात्र खेल जरूरी नहीं है, केवल मात्र जो है एक्सरसाइज जरूरी है, केवल मात्र उसके कारण से जो कोई जो है स्वस्थ नहीं रह सकता। खेल भी जरूरी है, लेकिन स्वस्थता के लिए, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए बहुत कुछ बातें जरूरी है। और कुछ बातों में हमको ज्यादा इस बात के रिसर्च करने की जरूरत नहीं। जो हजारों लाखों वर्षों से जो रिसर्च होती आई है, हमारे देश के ऋषि मुनि जो रिसर्च करते आए हैं और उन्होंने जो लिखा है, हमारे ऋषि मुनि जो है हर एक उनकी एक एक बात आप तो उसको कहते हैं आप उपदेश हो शब्द है।
उनका एक एक वाक्य शब्द जो है सत्य था, क्योंकि वो मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने जो कुछ लिखा उसने केवल भारतवर्ष के लिए लिखा, सारी मानवता के लिए लिखा, और उन्होंने लिखा कि अगर स्वस्थ रहना है तो उसके लिए 3 बातें बहुत जरूरी है। हम लोग किस प्रकार का खाना खाएंगे, किस प्रकार से सोएंगे और जागेंगे, और किस प्रकार का हम लोग व्यायाम करेंगे। और इसलिए हम लोग जब बात करते हैं खेलों के बारे में, जब बात करते हैं, मैं तो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं इस देश के अंदर खेलों का एक नया प्रकार का वातावरण, नई प्रकार की परिस्थिति जो तैयार हुई है। हम लोग खेलो इंडिया के माध्यम से हम गांव गांव जा रहे हैं, प्रदेश प्रदेश जा रहे हैं, और अभी कुछ दिनों पहले लगभग प्रत्येक सांसद ने अपने यहाँ सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। और एक सांसद खेल प्रतियोगिता के मैं तो अपने अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरी जो सांसद निधि होती है, मैंने अपनी पूरी की पूरी सांसद निधि इस बार के जब मैंने कहा कि मेरे बागपत जो लोकसभा क्षेत्र है, मेरी सारी की सारी सांसद निधि जो है वो केवल खेलों के लिए जो है खर्च की जाए। तो मैं इस बात को कह रहा था कि हम लोग जो खेलों के बारे में हम लोग करें तो क्या करें। जैसे हमारे निशिकांत दुबे जी कह रहे थे कि इस प्रकार की एक पॉलिसी, इस प्रकार की एक नीति बनाने की जरूरत है कि हमारे बहुत से हमारे बच्चे जो शहरों में नहीं आ पाते, गाँव में रहते हैं, उनके पास है जो हमारी जो स्कीमें, हमारी जो योजनाएं हैं, उनको पहुंच नहीं पाते, उनको मालूम नहीं चलता। लेकिन ये जो टैलेंट का जो स्काउटिंग करना है उसको पता हम कैसे कर सकें, इसलिए गाँव के अंदर पता करने के लिए हर एक गांव में जो है मुझको लगता है कि हमको जो है हर एक जो जिस क्षेत्र के अंदर जो भी खेल जो है वो लोकप्रिय है उसके अंदर हम जो है प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करें, कंपटीशन ऑर्गेनाइज करें, और निश्चित रूप से वहाँ के बच्चे जो है उसमें जब आप भाग लेंगे तो जो निखर करके आएंगे उससे चल करके वो निश्चित रूप से जो है उसमें आगे बढ़ेंगे। मैं ये कहता हूँ खेल जो है एक ऐसी चीज है जो है स्वास्थ्य भी देती है, जो सम्मान भी देती है, और आजकल के जमाने में वो रोजगार भी देती है, वो स्टेटस भी देती है। इसलिए आजकल के बच्चों में इस बात के लिए प्रति अच्छे खिलाड़ी हम लोग बन सकें, उसके लिए हम लोग किस प्रकार की एक नीति हम तैयार करें कि विशेष रूप से जो इंटीरियर एरियाज हैं, हमारे ग्रामीण एरिया हैं, हमारे जो तथाकथित आदिवासी वनवासी जो एरिया हैं, हम अपने बच्चों को वहाँ किस प्रकार के खेल का किस तरह उनको लाएं, इस बात की वो जो हमको जो है बहुत जरूरत है। मुझे याद आता है कई वर्ष पहले मैंने पढ़ा था कि जर्मनी के अंदर एक दिन ऐसा आता है, साल भर में एक बार ऐसा आता है कि पूरे जर्मनी के लोग बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब उस दिन दौड़ लगाते, पूरा का पूरा देश जो है दौड़ लगाता है। ऐसे जर्मनी के अंदर जो खेलों के बारे में जो भावना पैदा हुई, क्या हमारे देश के अंदर हम लोगों का भी जो जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है, लेकिन आजकल के जब उसमें पता नहीं जिस प्रकार से क्रिकेट का बहुत महत्व बढ़ गया है या दूसरे खेलों का हर एक खेल का महत्व है, लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय खेल है जिसको हम हॉकी कहते हैं, या तो हम खेल के राष्ट्रीय में जो खेल का नाम बदलें, हम दूसरे किसी खेल का रखें। अगर हम राष्ट्रीय खेल हॉकी को मानते हैं तो हॉकी को भी गांव गांव जो है पहचान जो है पहुंचाने की जरूरत है। उसके बारे में निश्चित रूप से हमें जो है एक योजना बनाने की जरूरत है। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मेरा बागपत क्षेत्र खेलों के बारे में विशेष रूप से शूटिंग के क्षेत्र में पूरे देश के लगभग 50% बच्चे अकेला बागपत देता है शूटिंग के क्षेत्र में। और माननीय मंत्री जी को भी इस बात का शायद मालूम होगा कि शूटिंग के क्षेत्र में इतने बच्चे जो हैं हमारे उसमें आते हैं। मैं भी इससे बहुत वर्षों से 25-30 वर्षों से मैं भी इस शूटिंग के क्षेत्र में मैं जुड़ा हुआ हूं। हमारे क्षेत्र के अंदर कुश्ती में 6 बागपत छोटा सा जिले है, वहां पर 6 अर्जुन अवार्डीज हैं। हमारे उसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, आर्चरी पूरे देश के अंदर शायद 2 सेंटर होंगे। एक सेंटर हमारे बागपत में है कि आर्चरी में जो धनुष्मान उसको सिखाते हैं, वो आर्चरी का सेंटर जो है हमारे बागपत के अंदर है। दादी भी है, वो शूटिंग में दादी भी है, शूटिंग में दादी भी है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। इसलिए बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक दादी की उम्र तक सब लोग जो है शूटिंग में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, प्रतिभागी बनते हैं। तो एक माहौल है और जगह जगह स्कूल के अंदर, कॉलेजों के अंदर इस प्रकार के शूटिंग रेंज बने हुए हैं। हमारे बच्चों के पास इन खेलों के अंदर एथलेटिक्स हैं, हमारे बच्चों के पास में कोई सुविधा ही नहीं है। और इसलिए बागपत के बच्चे ज्यादातर हरियाणा में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, वहां जाकर के प्रशिक्षण लेते हैं, वहां जाकर के ट्रेनिंग लेते हैं। पिछले कई वर्षों से जब से मेरे क्षेत्र के लोगों ने आशीर्वाद देकर के मुझे इस संसद में भेजा है, मैं इस बात की मांग करता रहा हूं
कि बागपत के अंदर एक नेशनल खेल संस्थान बनाया जाए, एक राष्ट्रीय खेल संस्थान बनाने की जरूरत है। और ये केवल बागपत के लिए काम नहीं आएगा, आसपास के हमारे हरियाणा का जो क्षेत्र है उसके भी काम आएगा, आसपास के हमारे जो जिले हैं वहां पर भी काम आएगा। मैं ये जो मुझे मौका आपने दिया है इसके समय इसमें हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी बड़ा आभार व्यक्त करता हूं और देश के प्रधानमंत्री जी का भी, कि हमारे यहाँ प्रदेश की सबसे पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है आपके जो है मेरठ में बन रही है। तो आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं, उसमें आपका भी प्रेजेंस रहा है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं कि एक यूनिवर्सिटी जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर बनाई जा रही है। तो ऐसे एक खेल संस्थान की मैं मांग करता हूं कि बागपत के अंदर जो है उसको बनाया जाए। एक और जो आपने देखा होगा, अलग अलग खेलों में जो देश अभी अपने दुबे जी कह रहे थे, निशिकांत जी कह रहे थे कि 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में हम लोगों को जो मेडल मिलते हैं, जो पदक मिलते हैं, क्या उससे हम सेटिस्फाई हैं? क्या उससे हम संतुष्ट हैं? कोई भी उससे संतुष्ट नहीं हो सकता। छोटे छोटे देश जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ होगी, 2 करोड़ होगी, वो हमसे ज्यादा पदक लेते हैं, मेडल्स लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? और इसके पीछे जो मैंने जो है जानने की कोशिश की है, वो कारण है कि वहां पर उन खेलों के बच्चों को जो 5-6 साल की उम्र से ही बच्चों को खेलों में डाला जाता है, उनको एक कैरियर बनाया जाता है। सरकार उसमें खर्च करती है, समाज उसमें खर्च करती है और परिवार उसमें जो ध्यान देता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इस विषय में जो है ध्यान देने की जरूरत है। मैं पुनः अध्यक्ष महोदय आपका मैं धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। आजकल मैं क्योंकि पुलिस में रहा हूं, मैं इस बात को कई बार कोट करता हूं कि दिल्ली, बम्बई, बड़े बड़े शहरों के अंदर या मेरठ जैसे छोटे शहरों के अंदर जितने मर्डर्स होते, जितनी हत्याएं होती हैं, उससे लगभग 6 गुणी आत्महत्याएं होती हैं। और आत्महत्याओं का ज्यादा पेपर में नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि हम लोग इस बात में फेल हो चुके हैं, असफल हो गए कि हम अपने बच्चों को इस बात को जो है नहीं सिखा पाए कि इस मानव जीवन की कीमत क्या है। और ये केवल बात ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोग इस बात आत्महत्या करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी, प्रोफेसर भी, डॉक्टर्स भी, इंजीनियर्स भी, बड़े बड़े लोग जो हैं उसमें जो पढ़े लिखे लोग भी आत्महत्या करते हैं। इसका मतलब हम युवा कल जो है खेल मंत्रालय को इस बात पर सोचने की जरूरत है। हमारे युवा क्यों आत्महत्या करते हैं? जरा सा को टेंशन हो जाए, जरा सा को गम हो जाए, उसमें आत्महत्या करने लगते हैं। इन आत्महत्याओं से हमारे जो है समाज बचे और मर्डर से बचे, अपराध समाज के अंदर कम हो। इसलिए जैसे मैंने कहा था, हमारे पास सब प्रकार की योजनाएं हैं। हमारे पास स्कूल बनाने की योजनाएं हैं, रोड बनाने की योजनाएं हैं, हॉस्पिटल बनाने की योजनाएं हैं, अच्छी बिल्डिंग बनाने की योजनाएं हैं, पर मानव निर्माण बनाने की योजना हमारे पास नहीं है। हम मानव निर्माण की योजना बनाएं, एक अच्छा, बहुत सफल, बहुत अच्छा नागरिक जो है, एक अच्छा युवा हम कैसे तैयार कर सके, इस विषय में हम लोगों को बहुत गंभीर विचार करने की जरूरत है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। श्री विजय कुमार जी। सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 193 के तहत भारत में खेलो इंडिया के तहत भारत में खेलों के संवर्धन तथा सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर चर्चा में भाग लेने के लिए जदयू की तरफ से समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। आज खेल के बारे में कई साथी बोल रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से रहे खेल। उसके संबंध में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। भारत सरकार जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेल के प्रति और सभी खिलाड़ियों से लगभग निरंतर संपर्क में रहे, खेल जब हो रहा था ओलंपिक खेल, और उसका परिणाम हुआ कि भारत में मेडल जीत के लाए। और बिहार में माननीय नीतीश जी भी खेल को बढ़ावा देने के लिए हर ब्लॉक में स्टेडियम बनाने का संकल्प लिया और बना रहे हैं। आज खिलाड़ियों के सम्मान के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए वो काफी सराहनीय रहा और उसका परिणाम ये रहा कि खिलाड़ी लोग अच्छे से खेले और उनका मान सम्मान भी बढ़ा और काफी उत्साह से खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लिए और काफी मेडल जीत के लाए। और अभी जो खेल हाल ही में हुआ है उसका भी अच्छा रिजल्ट भी मिला है। कई खिलाड़ियों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं किए,
उसके साथ भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से संपर्क करते रहे कि फिर से आप खेल में बिना दबाव किसी दबाव को फिर खेलिए और बेहतर प्रदर्शन करिएगा। उसी का परिणाम रहा कि फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद मिला उससे फिर अच्छा खेल कर मेडल जीत कर रहा। तो अभी कई साथी जो बता रहे थे लोकल खेल के बारे में, बिहार में भी कबड्डी कई ऐसे खेल हैं जो खेलते रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में और बहुत अच्छा उसमें लगता था। उसमें किसी तरह का प्रतिद्वंदिता नहीं रहती है। खेल ऐसा विषय है कि हर एक दूसरे साथी झगड़ते हैं, लड़ते हैं और खेल का जब समय आता है तो सब एकजुटता से भी खेल का अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उस समय देहात में गुल्ली डंडा बिहार में काफी प्रचलित रहता था, कबड्डी काफी प्रचलित रहता था। आज हम लोग फुटबॉल टूर्नामेंट के तरह टूर्नामेंट फुटबॉल हाल ही में हम लोग कराए थे अपने संसदीय क्षेत्र गया में और बहुत अच्छा रहा। खेल का जो खेल प्रेमी है, हम जिस समाज से आते हैं मांझी परिवार, बहुत गरीब परिवार हमारा समाज है, वो भी देखे कि अच्छा से अच्छा खेल खेला और उसका रिजल्ट भी अच्छा रहा। तो हम चाहते हैं कि खेल को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे खेल प्रेमी को, खिलाड़ी को जैसे प्रोत्साहित करते रहते हैं, उसी तरह से ये खेलो इंडिया को सेंट्रल के नहीं सभी राज्य को खेलो इंडिया में शामिल करते हुए जो ग्रामीण क्षेत्र में खिलाड़ी हैं जो अच्छे प्रभाव की तरह खेलते हैं और उसको मान सम्मान देने की आवश्यकता है, उसको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। चूंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी हैं उसको शहर में जाने के बाद उसको प्रशिक्षण देना पड़ता, काफी खर्च होता है और उसको संसाधन कम मिलता है। इसलिए हम चाहेंगे कि हर जिला में संसाधन मुहैया कराया जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग खिलाड़ी उत्कृष्ट के खेल के लिए प्रोत्साहित हो और हम उसका लाभ उठाएं, भारत उसका लाभ उठाए। चूंकि भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ का संस्कृति और यहाँ का जो विचारधारा है खेल के प्रति अच्छा है और हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री का जो सोच है उससे काफ़ी अच्छा हुआ है और हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ा है। पहले 50-60 के साल पहले ये खेल को अगर बढ़ावा मिलता तो निश्चित तौर पर जो आज चर्चा होती है कि भारत काफ़ी पीछे खेल में है, निश्चित तौर पर अगर 50-60 साल पहले से अगर ये तैयारी होते तो हमारा पूरे दुनिया में भारत एक नंबर रहता और आज भी भारत आगे बढ़ रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर आगे बढ़ते रहेगा, खेल में भी और हर तरह में, चाहे विकास हो, रोड के मामला में हो, हर आधारभूत संरचना में भारत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ते रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वक्तव्य को समाप्त करता हूं और सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद। अंबिका पाल जी। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि नियम 193 के अंतर्गत भारत में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए, खिलाड़ियों के संवर्धन के लिए और किस तरह से दुनिया की पदक तालिका में भारत को हम सर्वोच्च स्थान दिला सकें, इस गंभीर और इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे भी भाग लेने का अवसर दिया और सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, मैं आभारी हूं। लेकिन मैं आज इस सदन में जब स्पोर्ट्स पे चर्चा हो रही हो और जिस तरह से स्पोर्ट्स की चर्चा में भाग लेते हुए जहां हमारा आज केवल नैतिक दायित्व बनता है या हमारा कर्तव्य बनता है कि हम केवल देश के खिलाड़ियों के बारे में, देश के खेल के प्रोत्साहन के बारे में बात करें, वहां उससे इतर बातें हुई। निश्चित तौर से एक मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूं और मुझे भी इस बात का दुख है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पिछले दिनों पहले चाहे ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम में या किसी भी टूर्नामेंट में लोग जाते थे, कब टीम जाती थी, कब टीम लौट आती थी, शायद देश को इस बात का एहसास भी नहीं होता था। लेकिन अगर आज हम इस भारत के सर्वोच्च सदन में
हम खेलों के प्रोत्साहन पे चर्चा कर रहे हैं, तो यकीनन हमारे लिए सौभाग्य है कि जहां हम और खेलों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, वहीं अभी जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, उस कॉमनवेल्थ गेम में हमारे भारत के खिलाड़ियों ने 13 मेडल हासिल किया है। मैं इस सदन के माध्यम से उन खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 5 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल, ये 2022 के अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने 13 मेडल प्राप्त किया। ये ऐसे नहीं होता। यहां तमाम सदन में कही गई बात बिल्कुल सही है। ये कहा गया कि साहब दुनिया के दूसरे देशों में बचपन से ही टैलेंट का सर्च होता है और उस टैलेंट के सर्च के बाद उन बच्चों का ट्रायल होता है, उसके बाद फिर सरकार उनकी सारी जिम्मेदारी लेती है, उनको कोचेज देती है, उनको ट्रेनिंग, उनके पढ़ाई का, लिखाई का, खेल का सारा, और तब वो दुनिया में स्थान बना पाते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है और ये सच्चाई है। ये काम नहीं हुआ था जिसके कारण टैलेंट रहने के बावजूद भी हमारे देश के खिलाड़ी जो दुनिया में स्थान पा सकते थे वो नहीं पाए। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपनी सरकार को कि हमारी सरकार 2014 में आई, 2017 में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से 14 के बाद से ही, चाहे वो खेलो इंडिया प्रोग्राम हो, चाहे फिट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे स्पेशल अवार्ड्स हो खिलाड़ियों को, चाहे मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन को पेंशन देने की बात हो, चाहे नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड बनाने की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर हो, ये सारे फैसले लिए गए जिसके कारण आज हमको गोल्ड भी स्पोर्ट्स में टोक्यो में मिला है, जिसके लिए पूरा भारत अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज वो परंपरा हमारे इस स्पोर्ट्स मंत्रालय ने शुरू किया, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू किया। 2017 में पहली बार भारत में आजादी के बाद हमारी सरकार ने स्पोर्ट टैलेंट सर्च पोर्टल लॉन्च किया कि अगर कोई भी लड़का, कोई भी यूथ, कोई खिलाड़ी होनहार है, देश के किसी नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ कन्याकुमारी से कश्मीर के किसी गांव में अगर वो खिलाड़ी है, पैसे का अभाव है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टैलेंट कोई किसी पर्टिकुलर खास, वो गरीब के घर में भी, कुटिया झोपड़ी में भी होती, उस टैलेंट्स को भी तराशने का काम करने के लिए 2017 में हमारी सरकार ने स्पोर्ट टैलेंट सर्च पोर्टल लॉन्च किया और उसमें कहा कि जो बेस्ट टैलेंट है वो अपने को उस पोर्टल पे, हमारे यूथ, खिलाड़ी, यंगस्टर उस पे अपलोड करें। उसके बाद उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनका ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद जब क्वालिफाइड हो जाएंगे तो उनके खिलाड़ी के ऊपर आने वाली सारे खर्चे को भारत सरकार और साई स्पोर्ट्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेगी। ये हमने भी शुरू कर दिया। तो यकीनन कम से कम जो चिंता हमारे सदन की है कि अगर दुनिया के दूसरे देशों में अगर लोग जिनमें टैलेंट्स है, उन टैलेंट्स के आधार पे उनको सरकार पैसा देती है या खर्च करती है, और आप चिंता की बात करते हैं। यहाँ तो जब ओलंपिक आता था, कॉमनवेल्थ आता था, वर्ल्ड गेम्स होते थे तो तैयारी होती थी, एसोसिएशन सारी जल्दी जल्दी से टीमें होती थी, लास्ट मोमेंट तक टीम का सिलेक्शन नहीं, टीम भेजने की तैयारी नहीं। आज हमारी सरकार जिसने एक द एम्पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी बनाई है, आखिर क्या रोल है एम्पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी का? हमारे तमाम विद्वान लोग बैठे हुए हैं कि ये 2017 में हमने इसलिए बनाई कि हमें केवल टोक्यो के उस ओलंपिक की चिंता 2021 की नहीं थी। हमारी चिंता डॉक्टर साहब 2024 में पेरिस में होने वाली उस ओलंपिक की भी चिंता है, और 2028 में जब लॉस एंजलिस में होगी उसकी भी चिंता है। और यकीन करिए एम्पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी कैसे उन खिलाड़ियों को प्रिपेयर किया जाए, उन खिलाड़ियों को किस तरीके से तैयार किया जाए, एक टास्क फोर्स बना करके उनके लिए फार रीचिंग प्रिपरेशन करने की, पावरफुल पार्टिसिपेशन की, कि किस तरह से हमारे इंडियन प्लेयर्स पावरफुल पार्टिसिपेशन कर सकें। मैं खेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार इस तरह की एम्पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी बनी, जहां जिसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हुआ कि पहली बार हमने टोक्यो में किस तरह का अचीवमेंट किया, पहली बार हमने स्पोर्ट्स में हमने गोल्ड हासिल किया। और आपने देखा कि 7 मेडल हमारे आए टोक्यो में, जिसमें 2020 में हमने एक गोल्ड हासिल किया, 2 सिल्वर हासिल किया और 4 ब्रॉन्ज किया। और उसके बाद पैरालंपिक हुआ, जहां 7 हमने ओलंपिक में मेडल मिला, वहीं टोक्यो के पैरा ओलंपिक में
इंडिया ने अपना एक हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया, 19 मेडल लेकर के आए हैं। पूरा देश गौरवान्वित है। एक बार मैं फिर बधाई देना चाहता हूं अपनी सरकार को, अपने खेल विभाग के उस मंत्रालय के उन उठाए गए कदम को। और इसलिए हुआ है कि हमने बजट भी बढ़ाया है और इस बात को सुनिश्चित भी किया है कि उस बजट का यूटिलाइजेशन भी हो। आप पिछले 5 सालों का अगर आप देखना चाहें, मैं केवल खेल तक सीमित रहना चाहता हूं कि ड्यूरिंग द लास्ट 5 years गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड ₹12,788 करोड़, 12,788 करोड़ रुपया केवल इन खिलाड़ियों के लिए भारत सरकार ने फंड एलोकेट किया। और इस बात का हमें संतोष है कि पहले फंड एलोकेट हो जाता था, उन खिलाड़ियों तक पैसा दिया नहीं जाता था, और वो पैसा मिलने के बावजूद भी जो उनको सही मायने में, आप रोज आए दिन अखबारों में शिकायत आती थी कि उनको ट्रेनिंग हो रही है, उनको जितनी कैलोरी, जितना उनका फूड न्यूट्रिशन होना चाहिए उतना उनको मिलता भी नहीं था। और लेकिन आज संतोष का विषय है कि हमने अगर 12,788 करोड़ हमने एलोकेट किया हमारी सरकार ने, तो उसमें से 11,482 करोड़ उन खिलाड़ियों पर खर्च किया है जो आज चाहे इस हमारे ओलंपिक में मेडल लेकर के आ रहे हैं या कॉमनवेल्थ गेम में लेकर के आ रहे हैं। और आप यकीन करेंगे कि किस तरीके से हमारी सरकार ने इस लॉस एंजलिस के लिए, पेरिस के लिए बातें आई कि कोचेज की बात। आप देखिए कि अभी 615 हमारे खेल मंत्रालय ने 615 कोचेज रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट किया है। आप पहले जिलों के स्टेडियम में जाते थे, हम लोग सांसद हैं, हम जाते थे, कहते थे साहब स्विमिंग का कोई कोच नहीं, कोई हॉकी का कोच नहीं। हम लोग भी इंटरवर्सिटी खेले हैं हॉकी में, फुटबॉल में, हम लोगों को भी कोचेज का अभाव रहता था। किस तरीके से बचपन में डंडहिया से शुरू करके और किस तरीके से खिलाड़ी बनते थे। लेकिन आज खुशी है कि आज उस खिलाड़ी में अगर हुनर है तो इस बात की हम चिंता कर रहे हैं कि उनको तराशने का काम, आज उस खिलाड़ी के हुनर का काम हमारा खेल मंत्रालय करेगा। और खेल मंत्रालय उसके लिए देश के माने जाने नहीं, देश और दुनिया के जो अच्छे से अच्छे कोचेज हैं उनको नियुक्त करने का काम कर रहा है रेगुलर बेसिस पे 24 और 28 के लिए। और उसका नतीजा है कि 615 कोचेज रेगुलर बेसिस पे हुए हैं और 416 कोचेज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। आज सभी स्टेडियम में कोचेज दिए जा रहे हैं। आज ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो उसका एक पर्पज है इस रिक्रूटमेंट का कि जितना एथलीट्स को जिस टाइप का भी सपोर्ट हो सके उनको सारा सपोर्ट दे करके हम इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, चाहे ओलंपिक 2024 या 2028, कभी इस सदन में चर्चा हुई कि किसी सरकार ने अभी एक ओलंपिक खत्म न हुआ हो तो दूसरे ओलंपिक की तैयारी शुरू कर दे? ये काम यूएसए करता था, ये काम रूस करता था, ये काम चाइना करता था। आज वो काम जो यूएसए और रूस और चाइना कर रहा है, मैं आज कह सकता हूं कि वो काम भारत सरकार भी कर रही है और भारत के भी खिलाड़ियों को हम 24 और 28 की तैयारी के लिए काम कर रहे हैं। और यही नहीं है, आप देखिए अगर हमारा स्पोर्ट्स का बजट भी, कि हमने स्पोर्ट्स का बजट इस बार जो 22-23 का बजट है, हमने उस बजट को इंक्रीज किया और इस बार 3,062 करोड़ हमने स्पोर्ट्स का बजट बढ़ाया है, 3,062.60 करोड़। और पिछले साल की तुलना में पिछले साल 2,752, जहां 2000, जबकि रोज इस बात की चिंता सदन में, चाहे सत्ता पक्ष के बैठे हों चाहे प्रतिपक्ष के बैठे हों, इस बात की चिंता होती थी कि साहब हम सड़क के लिए बजट दे रहे हैं, हम और विभागों के लिए बजट दे रहे हैं, लेकिन जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों के लिए हमारा बजट कम होता जा रहा है। आज हमारी सरकार लगातार इस बजट को बढ़ाने का काम कर रही है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज जिस तरीके से इस ट्रेनिंग सेंटर को स्थापित करके पिछले 8 सालों में जो आज हमारे खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को आज 5 लाख रुपया लगातार उनको दिया जा रहा पर ईयर, कि जिससे कि हम उनको दुनिया के उन तमाम प्रतिस्पर्धाओं में ले जा सके। आपने देखा नहीं कि 2014 में जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ लिया, सरकार बनी, जहां उनको देश की चिंता खेत खलिहान गांव के गरीबों की, किसानों की थी, जहां भारत की पार्लियामेंट की दहलीज पे, चौखट पे उन्होंने कहा कि हमारे लिए समर्पित की सरकार, गरीबों के लिए समर्पित, मजलूमों की समर्पित सरकार है, वहीं उन्होंने सबसे पहले उसी समय खेलो इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया। और ये एक अपने आप में एक रिवोल्यूशन था जो स्पोर्ट्स कल्चर एक पैदा किया, खेल की संस्कृति को उन्होंने बदलने का काम किया और एक रिवाइव करने का काम किया कि भारत के
गाँव में, जिलों में, केवल हरियाणा में जिस तरीके से पंजाब में स्टेडियम थे, इंटरनेशनल स्टेडियम थे, आज अभी मेरठ की बात आपने स्वयं की, इसी तरीके से आज नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से यूपी में यूनिवर्सिटी बन रही है, तो इसलिए कि इनको आज आवश्यकता थी कि उन टैलेंटेड प्लेयर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी, उनको ट्रेनिंग की जरूरत थी, उनको टेक केयर की जरूरत थी। आपने किसी को नहीं कहा, हम ही को आपने नहीं। मैं कर रहा हूँ। इसी तरह से फिर चलिए मैं जल्दी जल्दी एक एक पॉइंट छू दे रहा हूँ। फिर उसके बाद फिट इंडिया मूवमेंट, आपके पास ज्ञान का भंडार रहता है, इसलिए 2019 को मैं उल्लेख कर दूं, प्रधानमंत्री ने किया है। साहब देखिए, जब एक तरफ कहेंगे साहब खेल के लिए क्या सरकार ने किया, तो मैं तो सिलसिलेवार बताना चाहता हूँ, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। फिर 29 अगस्त को और भी सदस्य हैं, और भी बात नहीं, और भी मान्य सदस्य हैं। 29 अगस्त 2019 को फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, उनका मेन फोकस था एक मूवमेंट के रूप में कहा कि एक अवेयरनेस हो, फिट इंडिया मूवमेंट। कभी फिट इंडिया मूवमेंट, मैं योगा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक फिटनेस पे ध्यान दिया, ये नहीं कि केवल खिलाड़ियों के लिए, हम लोग भी फिट रहे, आप कॉमन मैन फिट रहे, इम्यूनिटी पावर बढ़े। आज पूरी दुनिया में कोविड में अगर सबसे ज्यादा इम्यूनिटी पावर थी तो भारत के लोगों की थी। इतनी बड़ी आबादी में शायद दुनिया के लोग 24 करोड़ में, यूएसए जिस तरीके से कोलैप्स के वर्ज पे था, आज हम 135 करोड़ में भी पूरी दुनिया में सबसे अच्छा काम किया। तो इसलिए किया कि जो दिन की हमारी डेली लाइफ थी या जिस तरीके से हम लोग काम करते थे उसमें किया। फिर स्पेशल अवार्ड देने की बात कही कि जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में होंगे, उनके कोचेज होंगे, उनको सबको हम स्पेशल अवार्ड देंगे। उसका नतीजा ये मेडल मिल रहा। आज उन बच्चों के टैलेंट्स को पहचान करके उनकी कोचिंग हो रही है, उनको हम हॉस्टल में रख रहे हैं, हॉकी के हॉस्टल में, फुटबॉल के, स्पोर्ट्स के, और आज हर स्टेट्स में जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट पे ईस्ट लुक का फोकस दिया। प्रधानमंत्री जी बनने के बाद हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, हर मंत्री महीने में एक बार नॉर्थ ईस्ट जाएगा। कभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ ख्याल करते थे? ये मैं सच्चाई कह रहा हूं, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। हर मंत्री, और जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में टैलेंट है, आज नॉर्थ ईस्ट के लोग जिस तरीके से, चाहे ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, वहां पे जिस तरीके से लोगों ने, आज इस सरकार की देन है कि उसका नतीजा कि आज मेडल बना रहे हैं। इसी तरीके से पेंशन देने की योजना अपने मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन को शुरू हुआ। हमने फंड बनाने का काम किया, मैं केवल बस उल्लेख कर दे रहा हूं। और इसी तरह से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात हुई, जो साई अथॉरिटी के, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में उसने किया। और इसी तरीके से मैं कहता हूं कि कमेटी टू एड्रेस वीमेन ग्रीवांसेज भी हुआ। कितनी महिला खिलाड़ियां थी, कितनी शिकायतें आती थी। 2017 में वो भी इंटरनेशनल वीमेन डे पे प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, हमारे स्पोर्ट्स बैठे हुए हैं, और इन्होंने भी जिस तरीके से हमारी सरकार ने एक कमेटी टू एड्रेस वीमेन ग्रीवांसेज, और इसी तरह से ऐसी होगा। हमारा टारगेट था कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसका ऑब्जेक्ट क्या था? टू आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट पोटेंशियल मेडल प्रोस्पेक्ट्स 2024-2028। तो इसके लिए मेन सेंटर था कि हम एथलीट्स में, बैडमिंटन में, बॉक्सिंग में, आर्चरी में, रेसलिंग में या शूटिंग में, हम किस तरीके से एक टारगेट करके और ओलंपिक पोडियम पे हमारे स्पोर्ट्स खड़े हों। और जब तिरंगा, जिसको आज फहराने की बात हुई है बाइक रैली में, ये बाइक रैली में पूछिए अगर इनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो जब इंटरनेशनल ओलंपिक में टोक्यो में जब तिरंगा फहराता है तो इन्हें अच्छा लगे न लगे, पूरे देश के लोग अपने को गौरवान्वित करते हैं, पूरे देश के लोग हर्षित होते हैं। इसी तरीके से माननीय गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है 24 में, 28 में, वो है। इसी तरह से अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट का हुआ है जून 2020 में, उन्होंने एक प्लान किया है कि हम 1000 न्यू खेलो इंडिया सेंटर बनाएंगे, और उसको 4 साल में। और उसमें आपको जानकर के खुशी होगी सदन को कि हम 217 खेलो इंडिया सेंटर अब तक इस्टेब्लिश हो चुका, ओपन हो चुका। और आज वो उस इलाके के जो गांव के ग्रामीण खिलाड़ी हैं, उस खेलो इंडिया, जो भारत की आजादी के बाद पहली बार ये मूवमेंट आया खेलो इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्या विजन था कि आज उसकी देन है कि हजारों खिलाड़ी उस खेलो इंडिया के माध्यम से अपने टैलेंट को निखारने का काम कर रहे हैं, तराशने का काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में मेडल हासिल करेंगे, भारत का सम्मान, भारत का गौरव बढ़ाएंगे। इसी तरह से गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट के लिए अनाउंस किया, और जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के लिए किया, वहां पे उन्होंने
न केवल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए भी, जहां के हमारे हसनैन मसूदी साहब बैठे, अंडमान निकोबार, मैं खत्म कर रहा हूं बस 1-2 मिनट। इट इज ऑलरेडी 16-17 मिनट्स। बस आई विल कंक्लूड विद इन 2 मिनट। अंडमान निकोबार आइसलैंड में अभी हम लोग जम्मू कश्मीर हसनैन मसूदी साहब के साथ गए भी, लक्षद्वीप या लद्दाख, ये सब जगह इतनी रिमोट थी कि दिल्ली से लगता था कि हम कहाँ हैं और वहां के लोगों के मन में क्या फीलिंग होती थी। आज एक एक डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे लक्षद्वीप हो, चाहे निकोबार हो, चाहे अंडमान हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के, एक एक डिस्ट्रिक्ट में जहां हम इधर एक एक खेलो इंडिया सेंटर दे रहे हैं, यहाँ सब जगह हम 2-2 खेलो इंडिया सेंटर देने जा रहे हैं। ये हमारा तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। श्रीमती जी माधवी जी। Thank you very much, sir. Sir, I'm very proud to say India is a country with a rich sports culture. Sir, ancient sports like kabaddi and kusti are still popular throughout the country with the regional variations. This is the proof enough to say that India is a country with a rich sports culture. Sir, I would like to specially request the Honourable Minister to kindly take a special interest for the encouraging the sports among the tribal population in the country. Due to the varieties of factors, they have natural advantages, sir. Not only that, because of lack of awareness and due to poor financial conditions, having the sports career in an assurance for the better income among the tribal population, sir. Sir, myself, I'm a physical education teacher who had teach in the tribal area, sir. The sports kits and other accessories are very costly, and the students from the tribal community are not able to afford to buy them, sir. I request the Honourable Minister to kindly provide the sports kits and accessories to promote the tribal students who have in future in the sports, sir. Suggest steps to measure to, I would like to suggest the steps to develop the sports in India. Sir, the National Education Policy 2020 offers a window of opportunity to integrate sports as a part of the curriculum in schools and colleges, creating a network of schools and conducting regular sports meets would narrate the culture of sports in the students right from the childhood, sir. India is a land of diversity. There is a various indigenous sports and extremely popular regionally like kusti and kabaddi. Piloting the schemes namely one state, one sport, where within an indigenous or traditional sports may be identified in the states and promoted. This would also preserve the rich culture in India, sir. Sir, in Ekalavya model schools, it's already been planned. Providing adequate funding and creating necessary infrastructure would promote the sports, even the tribal areas of the country. Sir, there is just one national sports university in India, sir, which is inadequate for countries for Indian size. There is a need to establish a large 2 or 3 national sports universities in different parts of the country in order to promote the sports education and research, sir. Sir, and also request you, sir, Andhra Pradesh is a state which is a rich culture and sports, but not even a single national center of the excellence has been established by the Sports Authority of India to promote the sports in the state. I request the Honourable Minister, Sports Minister, to sanction the NCOC for the Andhra Pradesh, sir. Sir, also CRS funding, sir. CRS sports sector have been very low in India. The CRS spending on sports is less than 2% of the total CRS spending in India. There is a need to encourage the cooperative to utilize the large portion to their CRS funds for building the sports infrastructure and sporting talent, especially in the rural areas and tribal areas, sir. Sir, myself, I'm a sports person from the tribal area, sir. Due to lack of facilities and lack of awareness, sir, I lost my sports career. And though I'm studying in Navodaya school, in that school I have a Sai Academy. Because of that Sai Academy, I'm
state player of volleyball. But in my tribal area, though I am also worked as a physical education teacher and also sports person, I know the problems of students, and I know the problems of teachers who are worked in tribal areas, sir. Myself, I am requesting you, sir, in my area, tribal area, the person who are they get chance in states, but because of lack of funding, because of their position, they are not able to go further their achievements, sir. Please provide special fund for ITDS to develop the tribal sports persons. This is my special request, sir. Please consider this, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Shri Gopal Shetty ji. नियम 193 के तहत जो खेल के बारे में चर्चा यहाँ पर चल रहा है, उसमें मुझे भाग लेने का आपने अवसर दिया, इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद अदा करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री और सभी खेल मंत्रियों को मैं विशेष करके धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने 2014 के बाद में खेल के एक स्तर को बहुत ऊंचा उठाया और हमारे देश के जो बच्चे हैं उन सारे बच्चों को ये लगने लगा कि हमने भी खेल कूद में भाग लेना चाहिए, हमारा भी कोई नाम होगा। और इन दिनों में बड़े पैमाने पे बच्चे खेल से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे। ओलंपिक हो या तो फिर जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल पर खेलों का आयोजन होता तो भारत देश के बच्चे बड़े पैमाने पर मेडल लाते हैं और हम गौरवान्वित होते हैं कि हमारे देश को सिल्वर मिला, ब्रॉन्ज मिला, गोल्ड मेडल मिला। लेकिन मैं सत्यपाल सिंह जी के बात से सहमत हूं कि भारत इतना बड़ा देश है, कितना बड़ा देश है ये हमको कोरोना काल में पता चला कि 57 देशों का जितनी लोक संख्या आबादी है उतनी आबादी हमारे एक देश का है। 57 देश के आबादी को जितने 57 प्रधानमंत्री देश को चलाते हैं उतने बड़े आबादी वाले देश को हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी अकेले चलाते हैं। इसलिए मेडल जो मिल रहा है लोक संख्या के दृष्टि से वो बहुत कम है और वो कम है, इसलिए खेलो इंडिया के कंसेप्ट के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ने बच्चों को प्रोत्साहित करना प्रारंभ किया और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज लोकसभा में इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित हमारे खेल मंत्री को जब मैं यहाँ पर देखता हूँ प्रश्नकाल में उत्तर देते समय तो कागज पेपर हाथ में लिए भी और जवाब देते हैं, इससे पता चलता है कि खेल के बारे में उनकी दिलचस्पी कितनी है और खेल के बारे में उनकी जो सोच कितनी गहरी है ये उससे पता चलता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले क्या बात है तो आने वाले दिनों में निश्चित खेल भारत देश में बहुत आगे बढ़ेगा। मैं एक विषय को टच करना चाहता हूं, भारत देश में अगर क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोगों ने अगर कंट्रोल नहीं किया होता तो ये क्रिकेट भी इतना बड़ा नहीं हुआ होता। और क्रिकेट में पैसा बहुत है। मुझे बचपन में कभी क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद मैं पार्लियामेंट के आज इस हाउस में क्रिकेट को समर्थन इसलिए दूंगा कि हमारी जो बीसीसीआई की संस्था है वो संस्था हर साल 150 करोड़ रुपया का रेवेन्यू देश के तिजोरी में आता है। ये मुझे पता चला, उसको अगर फिगर में कोई ज्यादा कम हो तो उसको खेल मंत्री करेक्ट करेंगे। निश्चित इसमें शरद पवार जी से लेके अरुण जेटली जी को हम याद करेंगे, अनुराग ठाकुर जी है, हमारे मुंबई का आशीष सेलार है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस संस्थाओं के माध्यम से काम करके क्रिकेट को जीवित रखने का काम किया है। मैं कभी कभी थोड़ा दुखी भी होता हूं कि क्रिकेट का जब ये टूर्नामेंट बड़े पैमाने पे होता है तो उसको कुछ राज्य के लोग बंदी भी डालते हैं। मैं मानता हूं कि इसको बंदी डालना नहीं चाहिए। क्रिकेट एक बड़ा खेल है, क्रिकेट के माध्यम से पैसा आता है, तो और प्रोत्साहित हमको आने वाले दिनों में क्रिकेट को करना चाहिए ताकि क्रिकेट के माध्यम से और बड़े पैमाने पे भारत सरकार की तिजोरी में पैसा आए। और उसके साथ साथ में मैं ये मांग करूंगा कि ये सेक्टर में से जो भी पैसा आएगा वो सारा का सारा पैसा और उसमें उतना ही मैचिंग ग्रांट्स केंद्र सरकार ने लगाकर खेलो इंडिया के माध्यम से सभी राज्यों को पैसे का बंटवारा करना चाहिए ताकि खेल को हम आने वाले दिनों में और बड़ा कर पाएंगे। अध्यक्ष महोदय जी, मैं कहूंगा कि देखिए हम सिर्फ गरीबों की सर बात करेंगे तो गरीबों को कोई भला होने वाला नहीं है। जिनके पास पैसा है उनको पैसे के माध्यम से खेलने दो,
वो पैसा, उसका लाभ गरीबों के लिए लेकर अन्य खेलों को हम प्रोत्साहित करेंगे तो बड़े पैमाने पे खेल को हम बहुत ऊंचा स्तर दे सकते हैं आने वाले दिनों में। इसके लिए हमको इसके बारे में काम करना पड़ेगा। खेलो इंडिया के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा इंदौर जो है, प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान लाया, इंदौर को 5 बार पहला नंबर मिला है। मैं जिस मुंबई शहर से आता हूं, मुंबई महानगर पालिका में 15 साल कॉर्पोरेटर के रूप में काम करके आया। हमारी मुंबई महानगर पालिका इन दिनों में इंदौर से कॉम्पीट कर रही है। मैं चाहूंगा कि अगले साल का पुरस्कार मुंबई महानगर पालिका को मिले, उसका सबसे ज्यादा समाधान मुझे मिलेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान का प्रधानमंत्री ने लाके ये सारे शहरों को जोड़कर स्वच्छता के साथ में जोड़ दिया है, वैसे खेल को भी सारे शहर के लोगों के साथ में जोड़ना चाहिए, ताकि गुजरात महाराष्ट्र के साथ में कॉम्पीट करे, महाराष्ट्र कर्नाटक के साथ में कॉम्पीट करे, राज्य के कंपटीशन हो, शहरों का कंपटीशन हो। तो मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में खेल बड़े पैमाने पे तेजी से आगे बढ़ेगा और बड़े पैमाने पे लोग इसके साथ में जुड़ेंगे। सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अब खाली स्पोर्ट्समैन लोगों का है, थोड़े पॉलिटिशियन लोग उनको सपोर्ट करते हैं, तो कुछ जगह पर चल रहा है। खेलो इंडिया के माध्यम से संसद खेल महोत्सव भी प्रधानमंत्री ने कहा करने के लिए, तो हम जैसे लोग बहुत सारे लोग करते रहते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि बड़े पैमाने पे डीपली इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और शहर के जो कॉर्पोरेशन के लोग हैं उन्होंने इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। केंद्र के सरकार ने राज्य से और कॉर्पोरेशन के पास से हिसाब भी लेना पड़ेगा कि आपने कितने खेल के आयोजन किए, कितने बच्चों ने उसमें भाग लिया। इस प्रकार का भी एक स्पर्धा और इस प्रकार का भी कॉम्पिटिशन होगा तो मैं मानता हूं कि इसमें बड़े पैमाने पे हमको आने वाले दिनों में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। अध्यक्ष महोदय जी, साई अथॉरिटी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी यहाँ पर बात हुई। मेरे मतदार संघ में 35 एकड़ का जगह है, जिसमें से 3 एकड़ झोपड़पट्टी हो गई, 32 एकड़ बचे हुए। शेट्टी जी, बहुत ही कम आप कंटिन्यू कीजिएगा आगे, आप अगली बार कंटिन्यू कीजिए, चर्चा भी आगे जारी रहेगी। सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 4 अगस्त 2022 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाए। धन्यवाद। Free metro cities. So 5 + 5, 10 transactions.